तो हाय एवरीवन, स्वागत करता हूं आज की इस न्यू वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चन आंसर के सीरीज को देखने वाले हैं। देखिए, बहुत सारे पार्ट्स में ना जितने भी चैप्टर्स हैं, जितने भी टॉपिक्स हैं, उनको मैंने जियोलॉजी में टॉपिक्स वाइज करके क्वेश्चन आंसर को तैयार किया हुआ है। सारे क्वेश्चन आंसर कंप्यूटराइज हैं। आपको हम पहले भी बोल रहे थे कि नोट्स के माध्यम से, जो भी है स्क्रीन रिकॉर्डिंग के माध्यम से आपको क्वेश्चन आंसर करवाया जाएगा। तो आपको यहाँ पर ही पूरा प्रैक्टिस करना है, क्योंकि ये मेरा टारगेट रहता है कि जब भी आप क्लास में आते हैं, चाहे वो ऑनलाइन हो या ऑफलाइन हो, आपको 70% यहाँ पर ही याद करना है। और बाकी इस चीज़ को अगर आप कॉपी में लिखते चलते हैं तब वो आपको 30% ऑटोमेटिक याद हो जाते हैं। ठीक है, तो इसी कॉन्सेप्ट के साथ चलिए हम लोग अपने बढ़ते हैं प्रश्न की ओर। तो आज का प्रश्न बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है सब एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, और सारे प्रश्न आए हुए हैं, कोई मॉडल पेपर में, कोई प्रीवियस ईयर्स में। और ध्यान दीजिएगा, अभी बहुत सारी चीजें बाकी है। मॉडल ऐसा नहीं कि जो इस बार क्वेश्चन पढ़ेंगे वो पिछला बार वाला नहीं पढ़ना है, पिछला साल वाला भी पढ़ना है। अगर उस टाइप का आपका कंटेंट दिखता है तो आप उसको भी देखेंगे। लेकिन सबसे पहले आप ध्यान दीजिएगा कि जितना मैंने लेक्चर करवा दिया है, लगभग 29 या 30 के लगभग में लेक्चर है, इन 30 लेक्चर को पहले फाइनल करके उसके बाद क्वेश्चन आंसर देखिएगा, तब समझ आएगा। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। फ्रेंड्स, हम आ चुके हैं अपने स्क्रीन पे और आप देख सकते हैं हमारे पास यहाँ पे है क्वेश्चंस, और सारे क्वेश्चंस का हम लोग बहुत ही बारीकी से एक एक पॉइंट को समझेंगे, एक एक शब्दों का अर्थ समझेंगे, ताकि एक भी प्रश्न का ऐसा ना हो कि आपको अर्थ समझना आए और आप एग्जाम में गलत परफॉर्म करके आ जाओ। ऐसा कभी नहीं होने देना है, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, और जो भी नोट्स है ये कंप्यूटराइज नोट्स है। इसका वीडियो पुराने अंदाज में पिछले साल का भी चैनल पे अवेलेबल है, बट नहीं, हम फिर से इसे कुछ इंप्रूवमेंट के साथ, कुछ अलग कॉन्सेप्ट के साथ आपको देने का प्रयास करेंगे, ताकि आप और भी बेहतर ढंग से याद कर सकेंगे। जैसा कि मैंने बताया, अभी 70% आपको यहाँ पर ही याद करवा दूंगा। चलो रिपीट करते चलना, चैट बॉक्स में अवेलेबल रहना, फटाफट कमेंट बॉक्स में रहना, फटाफट क्लियर हम लोग करते चलते हैं। तो सबसे पहला यहाँ पे आप देख सकते हो, क्लास 12th जियोलॉजी के लिए ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर के लिए हम लोग बात करेंगे, जो 2024 में एग्जाम जो दे रहे हैं उनको काम करेगा। ठीक है, देखिए एक चीज में ना बेस बता देता हूँ। बहुत सारे ना स्टूडेंट्स जो होते हैं वो ये समझते हैं कि भाई ये जो क्लास 11th 12th के लिए करवाते हैं तो सिर्फ क्लास 11th 12th के लिए ही इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं है। कॉम्पिटिटिव लेवल में भी जो लोग जा रहे हैं, भाई जो मेरा लेक्चर होता है वो मैं तो बोलता हूँ कि भाई 12th वाले स्टूडेंट्स के उनको ज्यादा जरूरत है इसको, इसलिए मैं उसे मतलब ज्यादा बार बार बोलता हूँ कि ये क्लास 11th के लिए है, 12th के लिए। बट ऐसा नहीं है। जो क्वेश्चन आंसर है या जो कॉन्सेप्ट है, ये जो मेरा रिवीजन का भी जो कॉन्सेप्ट है, सभी लोग देख सकते हैं, भाई अनिवार्य है। ठीक है, ये सब चीजें जानना अनिवार्य है पूरा। तो देखिए यहाँ पे कुछ ना ये लिखा हुआ है, इसको आप पढ़ लेना, थोड़ा सा बहुत जरूरी है। ठीक है, क्योंकि दिक्कत होता है, बहुत सारे स्टूडेंट्स मेरे इस चीज़ का मिसयूज कर देते हैं अगर हम किसी को नोट्स देते हैं। इसीलिए यहाँ पे मैं फेस वीडियो भी रख चुका हूँ, ताकि कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, नहीं तो री अपलोड कर देते हैं मेरे चैनल पर, फिर इधर दिक्कत हो जाता है। तो भाई मैं ऐसा कर दूंगा, क्योंकि यहाँ पे जो मैंने लिखा हुआ है ये मैं कर सकता हूँ। अगर कोई भी मेरे साथ अगर इस टाइप का हरकत करता है, कोई भी स्टूडेंट्स या कोई भी अदर टीचर, ये मेरे स्टूडेंट्स ऐसा नहीं करते हैं, ठीक है, टीचर करते हैं, तो इस टाइप की हरकत यदि करने पर हम नहीं छोड़ने वाले हैं। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। तो ऑल चैप्टर्स वीवीआई क्वेश्चन आंसर के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। ऑल चैप्टर्स का मतलब लिमिट नहीं है, जितना हम लोग जियोलॉजी में रिवीजन किए हुए हैं, जितना हम लोग के पास सिलेबस था, उन सभी सिलेबस के हम लोग प्रश्न उत्तर के बारे में यहाँ पे देखने वाले हैं। सो आप देख सकते हैं हमारे पास यहाँ पे पहला प्रश्न आता है, आपको आंसर अभी नहीं मिलेगा, समझिएगा ध्यान से। मान लीजिए 3 ऑप्शन ही है आपके पास। पहला क्वेश्चन यहाँ पे ये दिख रहा है कि भाई पृथ्वी की आंतरिक संरचना, पृथ्वी की आंतरिक संरचना में अगर हम लोग देखें यहाँ पे कि भू रसायन के अंतर्गत किसका स्टडी किया जाता है, ये क्वेश्चन क्रिएट किया हुआ है, सारे चैप्टर वाइज हमने इसे तैयार किया है। भू रसायन के अंतर्गत किसका स्टडी हम लोग करते हैं, बताइए। पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में पढ़ेंगे क्या? अभी कहा नहीं जा सकता। कभी भी एक ऑप्शन देखकर आपको टिक नहीं करना। पहला ऑप्शन आपको ये ध्यान रखना है कि कभी भी एक चीज को देखकर आपको टिक नहीं करना। दूसरा, पृथ्वी की द्रव्य रचना, द्रव्य का मतलब होता है पदार्थ, उसमें लावा मैग्मा टोटल आ जाएगा, द्रव्य रचना। तीसरा है पृथ्वी की रचना, क्या है? पृथ्वी की रचना। चलिए आगे हम लोग बढ़ लेते हैं। तो आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे हमें मिलता है इनमें से कोई नहीं, तो क्या है? पृथ्वी की द्रव्य रचना। जैसा कि मैंने अभी जस्ट बताया कि भाई अगर हम पृथ्वी के अंदर, यानी कि पृथ्वी के अंदर में देखिए बहुत सारी चीज होती है। पृथ्वी के अंदर की संरचना में आपको यदि जाते हो तो आपको 3 चीज मिलता है। पृथ्वी के ऊपर वाले को हम लोग परपट्टी बोल देते हैं, बीच वाले को मेंटल, नीचे वाले को कोर कहते हैं। उससे हमें यहाँ पे लेना देना ही नहीं है। हमें मेन समझना है भू रसायन, इसे इंग्लिश में कहते हैं जियो केमिस्ट्री। तो जियो केमिस्ट्री के अंतर्गत क्या करेंगे भाई? तो जियो केमिस्ट्री जिसमें एलिमेंट्स हो, ये हो। तो पेट्रोलॉजी, और पेट्रोलॉजी डेवलप किससे हुआ है? लावा तथा मैग्मा से। ऐसे में तो लावा मैग्मा को ही हम लोग क्या बोलते हैं? अंदर की द्रव्य संरचना। ऐसे में तो यहाँ पे हम लोग क्या देंगे? ये ऑप्शन में आपको जाकर खपकना नहीं है। यहाँ पे पृथ्वी की क्या हो जाएगा? द्रव्य संरचना के बारे में बात करेंगे। पृथ्वी की रचना नहीं, पृथ्वी की रचना में उत्पत्ति भी हो जाएगा ना, ये नहीं। दूसरा ऑप्शन करेक्ट है यहाँ पे। ठीक है, चलिए इस प्रकार से आप यहाँ पे कंप्लीट कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है आपके पास, आप देख सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, क्वेश्चन ये कह रहा है कि नीस जो होता है, नीस, नीस एक पत्थर का एग्जांपल है। नीस मतलब यहाँ दूसरा चीज मत समझिएगा। जब मैं करवाया हूँ लेक्चर तो उसमें मैंने बताया हुआ है कि नीस आपका कौन सा चट्टान है। तो नीस कौन सा चट्टान का उदाहरण है? रूपांतरित। रूपांतरित का ही दूसरा नाम होता है आपका क्या चीज? मेटामॉर्फिक। क्या होता है? मेटामॉर्फिक। अवसादी, अवसादी को इंग्लिश में सेडिमेंट्री बोलते हैं। आग्नेय को हम लोग बोल देते हैं इग्नियस। इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा ऑप्शन इसका करेक्ट है? आप देख सकते हैं नीस। तो नीस और संगमरमर, याद रखना 2 चीज। अभी तो नीस दिया हूं ना, अभी हो सकता है संगमरमर भी आ जाए। नीस तथा संगमरमर ये 2 ऐसे सेल हैं जो कयांत्रित सेल होते हैं। कयांत्रित सेल
का ही दूसरा नाम रूपांतरित भी होता है और उसी को इंग्लिश में हम लोग मेटामॉर्फिक कहते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? रूपांतरित सेल हो जाएगा। तो देखो यहाँ पे रूपांतरित चट्टान आपका करेक्ट आंसर है। आप इसे यहाँ से ही नोट करते चलेंगे पूरा पूरा। चलिए आगे हम लोग बात कर लेते हैं तीसरा अगले प्रश्न की ओर, जो कि कहता है कि जब आग्नेय अंतर प्रविष्ट लगभग ऊर्ध्वाधर स्थिति में रहते हैं तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? एक बात समझिएगा, आपको मैं बताता हूँ ऊर्ध्वाधर का मतलब क्या। देखो मेरा हाथ देखो यहाँ पे, ये मेरा हाथ है ना, ऐसे ऐसे है मेरा हाथ, इस ऐसे लेयर में ऐसे, तो ऐसे वाले भाग को ना हम लोग क्या बोलते हैं? क्षैतिज। क्या बोलते हैं? क्षैतिज। लेकिन इसी हाथ को हम ऐसे कर दें, ऐसे कर दें, ऐसे कर दें हाथ को, तो ये मेरा हो गया ऊर्ध्वाधर, यानी कि स्तंभ टाइप के खड़ा हो गया। तो वही चीज यहां पर आती है भाई कि जब आग्नेय अंतर प्रविष्ट लगभग, मतलब जो अंदर में अंतर्वेदी सेल यदि है हमारे पास, इसको मैं कैमरा को थोड़ा बड़ा कर देता हूं ताकि आप हमें ना फेस से बढ़िया क्लियर कर पाओ अच्छे से। ज्यादा बड़ा करना भी सही नहीं होगा, ठीक है। चलिए यहाँ पे हम टॉप लेवल पे इसको रखते हैं यहाँ पे, और जो भी क्वेश्चन आएगा हम यहाँ पे इसको डिस्कस करते चलेंगे। चलिए ठीक है। देखो तो भाई यहाँ पे आपको ये समझना है कि जब आग्नेय अंतर प्रविष्ट, अंतर प्रविष्ट का मतलब होता है धरती के अंदर वाले सेल, तो उसको हम लोग अंतर्वेदी बोलते हैं। तो उस टाइप के अंतर प्रविष्ट यदि लगभग इस स्थिति में होगा तो उस वाले सेल को हम लोग क्या बोलते हैं? ठीक है, उस वाले सेल को हम लोग क्या बोलते हैं? ये फिगर के माध्यम से आपको बताया हुआ है, तो उसको हम लोग डाइक कहते हैं। क्या कहते हैं? उसको डाइक कहा जाता है, याद रखिएगा। आपको डाइक का फॉर्मूला आप क्या करोगे, मेरे पेट्रोलॉजी के बहुत सारे वीडियोज हैं, उसको जाकर देखो, उसमें आपको पढ़ाया हूं मैं। अगर पूरे चट्टान का फोटो बनाकर लैकोलिथ फैकोलिथ में उसी में है सील तथा डाइक दोनों ये बताया हुआ है। इस टाइप से यदि है सेल, ठीक है, और ऐसे धरती का लेयर इस टाइप से ऐसे रहेगा, इसको हम लोग डाइक कहते हैं, याद रखिएगा, ये पढ़ाया हुआ है। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, रेशेदार खनिज को हम लोग क्या बोलते हैं? रेशेदार खनिज को हम लोग क्या बोल देते हैं? तो एस्बेस्टस दिया है, रेशेदार पदार्थ दिया है। तो देखिए ऑप्शन से ना स्टूडेंट्स रिलेट कर पाते हैं ज्यादा। तो रेशेदार यहाँ भी दिख रहा है, रेशेदार यहाँ भी दिख रहा है, तो लोग ना मैक्सिमम टाइम में रेशेदार को ही टिक कर देता है। क्या कर देगा? रेशेदार को टिक कर देगा, जबकि ऐसा नहीं होता है। रेशेदार को हम लोग एस्बेस्टस कहते हैं। रेशेदार हमारे पास रेशा नहीं है, यहाँ पे रेशादार, रेशों की तरह संरचना वाला कोई खनिज है, तो उस खनिज को हम लोग क्या बोलते हैं? एस्बेस्टस बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? एस्बेस्टस बोल देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। चलिए ध्यान रखिएगा, चारों ऑप्शन को पढ़ना आपको बेहद जरूरी है। यहां पे देखिए अगला क्वेश्चन है कि जुरासिक काल आ गया ना, जियोलॉजिकल टाइम स्केल। मैं बोला था भाई साहब कि जियोलॉजिकल टाइम स्केल से बहुत सारे क्वेश्चन आता है। तो जुरासिक काल की कुल आयु लगभग कितना करोड़ वर्ष आंकी गई है? दैट मीन्स कि कितना करोड़ वर्ष तक लगभग अंदाजा लगाया गया है, अनुमानित लगाया गया है, अनुमान लगाया गया है। तो यहाँ पे दिया है 30 करोड़ वर्ष, 45 करोड़ वर्ष, 40 करोड़ वर्ष या 55 करोड़ वर्ष तक। आंसर करेक्ट एकदम याद रखिएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 45 करोड़ वर्ष। कितना करोड़ वर्ष? 45 करोड़ वर्ष, इसका कंप्लीट एकदम आप आंसर याद रखोगे। चलिए अगला है क्वेश्चन यहाँ पे हमारे पास। तो क्वेश्चन हमारे पास ये है कि नर्मदा और ताप्ती नदी, दो नदी है हमारे पास, एक है नर्मदा नदी और एक है ताप्ती नदी, के बीच एक पहाड़ी स्थित है। नर्मदा और ताप्ती नदी के बीच में एक पहाड़ी स्थित है, उस पहाड़ी का नाम क्या है? तो पहाड़ी का नाम पहले चारों याद रखिएगा, पांचों जो भी ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ है। पहला दिया हुआ है सतपुड़ा, दूसरा है मैकाल और तीसरा है पंचमठी। क्या है? पंचमठी। तो एकदम आंसर को गांठ बांध लो, खोपड़िया में यहाँ पे ठूस लो कि होता है आंसर इसका सतपुड़ा। क्या होता है? सतपुड़ा। नर्मदा और ताप्ती नदियों के बीच जो पहाड़ी स्थित है उसे हम लोग बोलते हैं सतपुड़ा। कोई दिक्कत नहीं, उस पहाड़ी का नाम क्या है? सतपुड़ा। कोई दिक्कत? चलिए अभी बहुत सारे क्वेश्चन है भाई, बहुत क्वेश्चन मैं पूछूंगा आप लोगों से और आप लोग बताइएगा, नहीं बताइएगा तो भाई दिक्कत हो जाएगा। अगला देखो, अगला गोंडवाना आपको पढ़ाया हुआ है। गोंडवाना दो प्रकार का होता है, एक होता है निचली गोंडवाना, एक होता है ऊपरी गोंडवाना, ये भी पढ़ाया हुआ है। तो प्रश्न आया कि निचली गोंडवाना क्रम की कौन से परत में कोयला के तह पाया जाता है? मतलब कोयला तो पाया जाता है ना, गोंडवाना क्रम के कोयला भारत में अवेलेबल है, चट्टान भी अवेलेबल है। तो कौन से क्रम, मतलब गोंडवाना क्रम की कौन सी परत, उस परत का क्या नाम है जिसमें कोयला की तह पाया जाता है? दैट मीन्स कि उसका परत पाया जाता है। समझ आ गया? उस परत को भाई साहब हम लोग कहते हैं कहारवाड़ी। क्या कहते हैं उसको? कहारवाड़ी। याद हो जाएगा ना? याद हो जाएगा। निचली गोंडवाना क्रम, गोंडवाना का पहला चीज दो प्रकार, कितना प्रकार? दो प्रकार। पहला प्रकार को ऊपरी गोंडवाना, ऊपरी गोंडवाना, निचले वाले को निचली गोंडवाना, दो नंबर वाले को निचली गोंडवाना। अब जो ऊपरी गोंडवाना है ये तो हम लोग इजीली प्राप्त कर लेते हैं, लेकिन निचली गोंडवाना में हमें कोयला प्राप्त होता है और उस क्षेत्र को, उस क्रम को हम लोग कहते हैं कहारवाड़ी और उसी में मिलता है हमें कोयला। क्या मिलता है? कोयला। तो आंसर इज करेक्ट, क्या हो जाएगा? कहारवाड़ी। अगला क्वेश्चन है भाई साहब मेरे पास यहाँ पे छोटा सा क्वेश्चन है, रीवा एवं भंडेर सीरीज के बीच, ये भी कोई स्थान है। क्या है? कोई स्थान है। रीवा एवं भंडेर सीरीज के बीच खाली स्थान विषम विन्यासों के उदाहरण प्रस्तुत करते हैं। किस चीज का वहां पे ये हमें प्राप्त होता है? तो ऑप्शन देखिए, खनिज युक्त विषम विन्यास प्राप्त होता है क्या? पत्थरयुक्त खनिज पत्थरयुक्त खनिज का विषम विन्यास प्राप्त होता है क्या? या हीरा युक्त प्राप्त होता है? तो आंसर इसका करेक्ट क्या हो जाएगा हमारा? हीरा युक्त। क्या हो जाता है? हीरा युक्त हो जाता है। साथ साथ आंसर भी आपको मिल रहा है। अगला क्वेश्चन, थोड़ा सा बायोलॉजी में जाते हैं हम लोग, थोड़ा सा बायोलॉजी में हम लोग जाते हैं। इसमें क्वेश्चन आपका यह है कि गैस्ट्रोपोड, गैस्ट्रोपोड
पढ़ना है जीवाश्मिकी में, ये अभी आपका पढ़ाई नहीं हुआ है सिलेबस में, ठीक है। गैस्ट्रोपोड, लेकिन याद कर लो भाई, क्वेश्चन आ गया तो याद करना है। गैस्ट्रोपोड के मार्फोलॉजिकल प्रकार के जीवों को किस फाइलम में रखा गया है? गैस्ट्रोपोड के मार्फोलॉजिकल, मार्फोलॉजिकल का मतलब होता है आकारिकी, जैसे मेरा शरीर का आकार ये है तो ये मेरा मॉर्फोलॉजिकल स्ट्रक्चर है। तो गैस्ट्रोपोड के मॉर्फोलॉजिकल मतलब गैस्ट्रोपोड जो होता है एक जीवाश्म होता है और उसके मॉर्फोलॉजिकल प्रकार के जीवों को किस फाइलम में रखा गया है? जैसा कि आपको पता है ना, जीवों को फाइलम में रखा जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा मोलस्का। किसमें रखा गया है? मोलस्का। समझ में आ गया? मोलस्का। आर्थ्रोपोडा में मैं बता दूं बाकियों में क्या रखा जाएगा। आर्थ्रोपोडा में जितने भी कीड़े मकोड़े होते हैं उसको हम लोग आर्थ्रोपोडा में चिपकाते हैं। ये वाला भाई साहब में आर्थ्रोपोडा में चिपकाते हैं। मेमेलिया में क्या होता है? जंतु। क्या होता है? जंतु। हमनी में मेमेलिया में आते हैं, मेमेलिया में, ठीक है, हम लोग मेमेलिया में आते हैं। लेकिन मोलस्का में आते हैं कोमल शरीर वाले आते हैं। किसमें? मोलस्का में। कोमल शरीर वाले जंतु किसमें आ जाते हैं? मोलस्का में। आप बायो वाले स्टूडेंट्स हैं तो आप बेहतर तरीके से जानते होंगे। तो क्या हो जाएगा? गैस्ट्रोपोड जीवाश्म है और ये किन में आते हैं? आपका मोलस्का में आते हैं। कोई दिक्कत? यस नो? जल्दी से चलिए, यहाँ पे तो आपको आंसर भी मैं चाहता नहीं हूँ कि दिखाऊं, लेकिन देख लीजिए, कोई बात नहीं। कयांत्रित चट्टान का उदाहरण आपसे एक तो यहाँ पे देख लिया ना, दो बताऊं मैं। कयांत्रित चट्टान का दो एग्जाम्पल बताना है आपको। पहला अभी जस्ट मैंने बताया था, एक शुरू में ही आया था, नीस। क्या था? नीस। इसके बाद कैल्शियम कार्बोनेट यानी कि संगमरमर। क्या गया? संगमरमर। चूना पत्थर भी हो सकता है, लेकिन चूना पत्थर ही जब लंबे समय तक रहता है ना तो वो संगमरमर का यानी कि मार्बल का रूप पकड़ लेता है। तो नीस तथा संगमरमर ये आपका क्या हो जाते हैं? आपका ये इसमें आ जाते हैं कयांत्रित चट्टान के उदाहरण में। तो यहाँ पे देखिए संगमरमर हमने लिखा हुआ है, जिसको हम लोग मार्बल कहते हैं। क्या बोलते हैं? मार्बल। अगला क्वेश्चन आप नीचे देखो, नीचे 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 इसमें लिखा हुआ है कि एल्युमिनियम का अयस्क का नाम बताइए भैया। एल्युमिनियम का अयस्क का क्या बताइए? नाम बताइए, और उसका संरचना के सूत्र भी लिख दो। क्या लिख दो? संरचना का सूत्र भी लिख दो। पूरा केमिस्ट्री है, पूरा केमिस्ट्री है। एक चैप्टर था केमिस्ट्री में तत्वों का निष्कर्षण एवं सिद्धांत, उसको भैया डिलीट कर दिया जाए बोर्ड कह रहा है कि नहीं पढ़ो। क्यों नहीं पढ़ो? क्योंकि उसमें आधा जियोलॉजी था। अगर आपको जियोलॉजी पढ़ना है, तत्वों के बारे में, खनिजों के बारे में और बेहतर जानकारी चाहिए कैसे निकाला जाता है, तो आप जाकर उसे पढ़ लो। पहले सिलेबस हटा दियो तो क्या हो गया भाई? क्या दिक्कत क्या है? असल में इसमें ना लाइट आ गया तब मेरा चेहरा खराब आ रहा है आज, ऐसे कैसे हो सकता है? फिल्टर हटा दो, कोई बात नहीं। देखिए, एल्युमिनियम के पहला अयस्क का नाम आप सभी को पता है, उसको हम लोग बॉक्साइट कहते हैं। क्या कहते हैं? बॉक्साइट कहते हैं। कोई दिक्कत? क्या कहते हैं? बॉक्साइट। और याद रखिएगा, बॉक्साइट होता है लाल लाल मटर के दाना के आकार का होता है बॉक्साइट, पढ़ाया हुआ है। और फॉर्मूला होता है Al2। लिख दूं? क्या होता है? Al2O3 होता है फॉर्मूला। किसका? बॉक्साइट का। एल्युमिनियम ऑक्साइड, दैट मीन्स बॉक्साइट। देखो यहाँ पे लिखा ना, एल्युमिनियम का अयस्क क्या है? बॉक्साइट है, और सूत्र क्या? Al2O3 2H2O। समझ आ गया? अगला क्वेश्चन, जिस चट्टान का निर्माण मैग्मा और लावा के ठंडे होने से, यानी कि जिस चट्टान का निर्माण मैग्मा के ठंडे होने से होता है, उसे हमने क्या कहते हैं? क्या कहते हैं जी? क्या कहते हैं उसको बता दीजिए। तो बहुत इजी क्वेश्चन है, चैट बॉक्स में एकदम भर जाओ, चैट बॉक्स में भर जाओ, जगह कम नहीं होना चाहिए। चलिए, जिस चट्टान से या जिस चट्टान का निर्माण मैग्मा के ठंडा होने से हुआ है उसे हम लोग क्या कहते हैं? तो उसे हम लोग कहते हैं, हिंट दूं, प्राथमिक चट्टान, प्राइमरी रॉक्स। उसी को कहते हैं इग्नियस रॉक, हिंदी में कहते हैं आग्नेय शैल। उसी को कहते हैं बेसाल्ट, उसी को कहते हैं ग्रेनाइट, उसी को कहते हैं रायोलाइट। ऐसा समझ में? तो इस प्रकार से जितने भी चट्टान हैं आपके क्या होते हैं? मैग्मा से ठंडे होकर बनते हैं। तो देखो, उस प्रकार के चट्टान को हम लोग क्या बोलते हैं? आग्नेय शैल। कितनी बार यार आप लोग को पढ़ाया हुआ है, क्या डिस्कस, मजा आता है, मजा आना चाहिए। अगला बहुत ईजी बच्चों का खेल, जीवाश्म के अध्ययन को क्या बोलिएगा आप? जैसे जीवों का स्टडी को आप जीव विज्ञान कहते हो, उसी प्रकार से जीवाश्म के बारे में स्टडी करोगे तो क्या बोलोगे? जीवाश्म विज्ञान। जिस प्रकार से सेल के बारे में आप स्टडी करते हैं तो उसको सेल विज्ञान कहते हैं, उसको सेल की कहते हैं। क्या कहते हैं? सेल की। उसी प्रकार से जीवाश्मों के बारे में स्टडी करोगे तो क्या कहना पड़ेगा? जीवाश्म की। जीवाश्म विज्ञान को क्या कहोगे? जीवाश्म की। भाई टाइफाइड हुआ है, बहुत हालत खराब है मेरा ना, ऐसे। चलिए, तो क्या बोलते हैं इसको? जीवाश्म बोलेंगे या तो जीवाश्म विज्ञान बोल देते हैं यहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम लोग। चलिए, अयस्क में उपस्थित धातु की मात्रा को हम लोग क्या बोलेंगे? अयस्क में उपस्थित धातु की मात्रा को हम लोग क्या बोलेंगे? अयस्क का मतलब आपको पता है ना, शुद्ध रूप होता है, धात्विक रूप होता है। तो उसमें जो धातुआ होता है ना, उस धातु को हम लोग क्या बोलेंगे? उस धातुआ को बोलना है यहाँ पे धात्विक खनिज। क्या बोलना है जी? धात्विक खनिज। अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। लोहा के प्रमुख अयस्कों का नाम बताइए। बहुत ईजी, लोहा के प्रमुख अयस्कों का नाम आप बचपन से पढ़ते आ रहे हो, 11th में मैंने पढ़ाया है। चलो बताओ जल्दी से, ठीक है। तो क्या होता है? सबसे पहला, यहाँ देखो, यहाँ देखो, यहाँ देखो, यहाँ 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 सभी लोग, एक मिनट, कहाँ गया? इधर 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 इधर। हाँ, तो क्या आता है? हेमेटाइट। क्या आता है सबसे पहला? हेमेटाइट। इसके बाद आता है मैग्नेटाइट। क्या आता है? मैग्नेटाइट। फॉर्मूला भी लिखवा दें तो देखिए, फॉर्मूला में ये हो जाएगा आपका सबसे पहला, इसको साइज में थोड़ी सी ना मोटा करो, इसका फॉर्मूला ये हो जाता है Fe2O3। ये होता है आपका हेमेटाइट का।
और Fe3O4 ये होता है आपका मैग्नेटाइट का। दो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो हैं ये आपको पूछते हैं एग्जाम में, तो दोनों को जानना बहुत जरूरी है। देखिए लोहा के प्रमुख अयस्क क्या हो गया आपका, हेमेटाइट हो गया। चलिए आगे बढ़ जाते हैं हम लोग। गोंडवाना क्रम किसके भंडार के लिए, मतलब गोंडवाना क्रम में सभी सेल कौन से हैं, याद रखना गोंडवाना क्रम के सभी सेल कौन से सेल हैं, मतलब सेल के तीन प्रकार, एक इग्नियस, सेडिमेंट्री, मेटामॉर्फिक। तो कौन सा होता है, सेडिमेंट्री यानी कि अवसादी सेल, सभी क्या होते हैं, अवसादी सेल। कंप्लीट। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग अपने क्वेश्चन को लेकर यहाँ पे, जो कि पूछ रहा है झारखंड में हजारीबाग है, हजारीबाग और कोडरमा है, वहां में अवरक भंडार को हम लोग क्या बोलते हैं। मतलब आपको पता होगा कि झारखंड में सबसे ज्यादा अवरक पेटी जो है वो कोडरमा में पाया जाता है, अवरक बहुत ज्यादा वहां पे पाया जाता है पूरे झारखंड में और हजारीबाग में। तो उस भंडार को हम लोग क्या बोलते हैं, तो उसको बोलते हैं अवरक पेटी। जब क्वेश्चन पढ़ रहे थे तभी हम आंसर बोल दिए थे, ठीक है। चलिए तो क्या बोलते हैं उसको, अवरक पेटी। अयस्क किसे कहते हैं भाई, शानदार क्वेश्चन। चलो यहाँ देखो, यहाँ पे नजर गड़ाओ और यहाँ देखिए अवरक अयस्क किसे कहते हैं, व्हाट इज ओर, खनिजों में उपस्थित, ध्यान से बात समझिए, खनिजों में उपस्थित धातुओं की मात्रा को, शुद्ध धातुओं की मात्रा को हम लोग क्या बोल सकते हैं, अयस्क बोलेंगे। देखिए यहाँ पे दिया है ना आंसर कि किसी भी खनिज में प्राकृतिक या किसी भी प्राकृतिक खनिज में धातुओं की अधिकतम मात्रा को हम लोग क्या बोलते हैं, अयस्क कहते हैं। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अगला, अयस्क कहलाने के लिए क्या क्या होना चाहिए, ये तो देखिए यहाँ पे कुछ चीजें हैं जो कि आपको जानना चाहिए। ये आप सब्जेक्टिव में हम लोग धीरे धीरे आगे की ओर बढ़ रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। चलिए तो देखिए पहला चीज, अगर हमें अयस्क कहलाना है तो हमें क्या क्या आवश्यक शर्तों को फॉलो करना पड़ेगा, यानी कि कोई हमारे पास खनिज है उसको अयस्क बनाना है तो क्या क्या चाहिए। सबसे पहला कीमती होना चाहिए, उसके लिए कंडीशन है आर्थिक एवं भूवैज्ञानिक दृष्टिकोण से लाभकारी। दो बस ये पूछता 1 नंबर का है, पूछेगा कितने नंबर का, 1 मार्क्स का, और जिसमें आपको 2 कॉन्सेप्ट को लिखना पड़ेगा, एकदम अनिवार्य है। चलिए अगला बात कर लेते हैं हम लोग, जो कि है क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। आग्नेय सेल कितने प्रकार के होते हैं, आग्नेय सेल कितने प्रकार के होते हैं, तो आग्नेय सेल 2 प्रकार के होते हैं। एक होते हैं धरती के बाहर, यानी कि ज्वालामुखी जब फटता है तो मैग्मा बाहर आते हैं तो बाहर में ठंडे होंगे, और एक ज्वालामुखी जो धरती के अंदर में ही ठंडे हो जाते हैं। तो एक आता है एक्सट्रसिव जो बाहर, और एक इंट्रसिव, 2 प्रकार के होते हैं ये। तो देखो यहाँ पे लिखा हुआ ना, लिखे हैं यहाँ पे आग्नेय सेल कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। पहला 2 प्रकार, एक होता है आंतरिक आग्नेय सेल यानी कि इंट्रसिव, इसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इंट्रसिव इग्नियस रॉक बोलेंगे। इसको क्या बोलेंगे, एक्सट्रसिव इग्नियस रॉक यानी कि बाह्य आग्नेय सेल बोलते हैं। अगला, झारखंड के किस राज्य में कोयला सर्वाधिक पाया जाता है, झारखंड के किस राज्य में, उल्टा दिमाग खराब है, झारखंड के किस क्षेत्र में या झारखंड के किस जिले में, तो झारखंड के किस जिले में पाई जाती है, बहुत ईजी, धनबाद में। कहाँ पे, प्यार से सुनना, धनबाद में। कहाँ पे, धनबाद में। धनबाद का एक इलाका है जिसको हम लोग बोलते हैं झरिया, वहां पर ही पाया जाता है कोयला सर्वाधिक मात्रा में। समझ में आ गई बात, आगे बढ़ते हैं। तो अगला है कि बनावट की प्रक्रिया के आधार पर चट्टानों को कितने मतलब भागों में बांटा गया। बनावट की प्रक्रिया के आधार पर चट्टानों को कितने भागों में बांटा गया है, 3 भागों में। ये बच्चा तक को पता है, 7 क्लास तक के, ठीक है। 3 भागों में, पहला आग्नेय सेल, इसे इंग्लिश में इग्नियस रॉक, दूसरा अवसादी सेल सेडिमेंट्री रॉक्स, तीसरा कायांतरित सेल यानी कि मेटामॉर्फिक। इन सभी का ना दोनों का अलग अलग नाम मैं बताता हूँ। इसको भैया आग्नेय सेल को ना हम लोग प्राथमिक चट्टान भी कहते हैं, यानी कि प्राइमरी रॉक्स। इसको हम लोग ना क्या बोलते हैं, उसको क्या बोलते हैं, अवसादी को एक बोलते हैं, समझ नहीं आ रहा है अभी, अच्छा ठीक है बताते हैं थोड़ा सा। और इसको तो रूपांतरित बोलेंगे, क्या बोलेंगे इसको, रूपांतरित। इसको पता नहीं, एक सेकंड, हाँ, अवसादी को तलछटी चट्टान भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, तलछटी चट्टान भी इसे कहा जाता है, याद रखिएगा, ठीक है। अवसादी को तलछटी भी कहा जाता है, कायांतरित को क्या बोलते हैं हम लोग, रूपांतरित बोलते हैं, और आग्नेय को क्या बोलते हैं, प्राथमिक सेल भी कहते हैं। तो ये 2-3 नाम है इनके, इसी के नाम से बुलवा कर देते रहता है भाई। चलिए अगला, तो ट्राइलोबीटा किस प्रकार के जीवों के फाइले में आता है भाई। ट्राइलोबीटा से 2 क्वेश्चन आएगा। एक आएगा ट्राइलोबीटा का शरीर तिरछे ढंग से देखेंगे तो 2 भागों में दिखेगा या 3 भागों में दिखेगा, ये क्वेश्चन पूछेगा, जो कि आगे अभी बताया जाएगा। इसमें अगर होगा, इसमें एड ऑन किए होंगे तो होगा, नहीं तो नेक्स्ट पार्ट में हम लोग देख लेंगे। लेकिन ट्राइलोबीटा हम आपको बताया बिना फाइलम के बारे में कि जीवों को फाइलम में रखा गया है। तो ट्राइलोबीटा है ना, कीड़े मकोड़े जैसे आते थे, कीड़े मकोड़े जीवाश्म आज भी उनका पाया गया है, इसीलिए उनके बारे में हम लोग जियोलॉजी में स्टडी करते हैं। तो वो छोटे होते थे साइज में, इसलिए उनका छोटे कीड़े मकोड़े के वाला फाइलम में रखा गया, जिसको हम लोग आर्थ्रोपोडा कहते हैं। और आर्थ्रोपोडा पृथ्वी के 1/3, इस धरती के 1/3 जीवों को अकेले रखने का प्रयास करता है, अकेले रखने की ताकत रखता है कौन, आर्थ्रोपोडा, और रखा गया है उसमें, ठीक है। आर्थ्रोपोडा हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। किस फाइलम में रखा गया, आर्थ्रोपोडा में। और एक आया था अभी हम लोग के पास वहां पे, क्या बोलते हैं, गैस्ट्रोपोड। तो गैस्ट्रोपोड को हम लोग मोलस्का में रखे हैं, गैस्ट्रोपोड को मोलस्का में रखे हैं, और ट्राइलोबीटा को किसमें रखे हैं, आर्थ्रोपोडा में, क्योंकि कीड़ा है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ लेते हैं हम लोग। तो आग्नेय सेल का 2 उदाहरण अभी आपको शुरू में बताया हुआ है, अब स्पीड में हम लोग को चलना पड़ेगा। ग्रेनाइट और एक बेसाल्ट होता है, इंग्लिश में भी ग्रेनाइट और बेसाल्ट ही लिखा जाता है। अगला, झारखंड के 2 जिलों का नाम बताइए जहां अवरक का बहुत ज्यादा उत्पादन होता है। तो सबसे पहला तो आ जाएगा आपका कोडरमा, दूसरा में अभी जस्ट मैंने बताया था, हजारीबाग भी बताया हुआ था, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है कोडरमा और हजारीबाग। उभयचरों को क्या कहते हैं, उभयचरों को कुछ नहीं कहते, इन्हीं का उभयचर जो होते हैं ना, उन्हीं को इंग्लिश में हम लोग एम्पियन कहते हैं। क्या कहते हैं, एम्फीबियन, हमारे एम्फीबियन कहते हैं, एम्फीबियन, ठीक है, एम्फीबियम, ठीक है।
तो इस प्रकार से है, उभयचरों को एम्फीबियन कहा जाता है। जीवाश्म बनने के लिए शरीर को कैसा होना चाहिए? अगर कोई जीव का जीवाश्म बनाना है तो शरीर कैसा होना चाहिए? जीवाश्म की में पढ़ाया है आपको, कैसा होना चाहिए? शरीर का कड़ा होना चाहिए, धरती के अंदर मिट्टी में पूरा पूरा दबा होना चाहिए, वहां पर वायु अनुपस्थित होना चाहिए, सिर्फ प्रेशर लगना चाहिए। इस कंडीशन में यदि वो लाखों समय तक है, लाखों साल तक है, तब उससे हम लोग बोल सकते हैं कि अब ये धीरे धीरे जीवाश्म में परिवर्तित हो रहा है। इसके साथ साथ एक और पॉइंट, उसका शरीर का कड़ा भाग और मुलायम भाग दोनों तीनों सब होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे जीवाश्म बनने के लिए शरीर को होना चाहिए कड़े, ये ऑप्शन देता है, ऐसा ऑप्शन देगा कड़े, ठीक है। अगला, भूपटल में खनिजों का वितरण क्या है? असमान है। क्या है? असमान। क्वेश्चन पूछा हुआ है ना, असमान। सारे क्वेश्चन पूछे हुए हैं भाई, ये सब क्या है? असमान है, मतलब कहाँ कहाँ कौन खनिज है कोई पता नहीं है, असमान। अगला क्वेश्चन, एक ज्वालामुखी आग्नेय सेल का उदाहरण दीजिए। मैं एक बात बताता हूँ आपको, अगर लावा मैग्मा आपको पता है ना धरती का नीचे है, धरती ये मान लीजिए धरती है, ये परत है मेरा, इसके नीचे जो लावा मैग्मा दब गया धरती के अंदर, इसके नीचे बनता है तो उसको हम लोग ग्रेनाइट बोलते हैं। इसके ऊपर, इस सतह के ऊपर यदि जाता है तो उसे हम लोग बेसाल्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बेसाल्ट बोलते हैं। अगला क्वेश्चन, एक ज्वालामुखी आग्नेय सेल, यानी कि ज्वालामुखी का मतलब कि ज्वालामुखी के द्वारा लावा मैग्मा ऊपर आ चुका है, तो ऊपर आने के बाद जो सेल बनेगा उसे हम लोग क्या बोलते हैं? बेसाल्ट बोलते हैं। क्लियर? अगला 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 झारखंड में सर्वाधिक तांबा किस जिला में पाया जाता है? तो ये पाया जाता है सिंहभूम में, एकदम याद करके रखो, सिंहभूम में पाया जाता है, ठीक है। अगला, कोयले के लिए प्राथमिक आवश्यक तत्व क्या है? तो कोयले के लिए तत्व क्या हो सकता है? कार्बन, कोयला, C4 कार्बन, C4 कोयला, ऐसे, ठीक है। कोल, तो यहाँ पे क्या होता है? कार्बन। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, जीवाश्म जीव जंतुओं के अवशिष्ट किस चट्टान में पाए जाते हैं? दैट मीन्स कहने का एक लाइन में मतलब है कि जो जितने भी जीवाश्म होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल ट्राइलोबाइट्स मिले हमें, गैस्ट्रोपोड मिले, ये सब कौन प्रकार के सेल में मिलेगा भाई? तो मिलेगा कौन सेल में? इग्नियस में है? नहीं, इग्नियस तो बहुत कड़ा होता है। मेटामॉर्फिक में? नहीं, बहुत परत बाई परत होता है, ठीक है। हाँ, परत से याद आया, अवसादी सेल को जो हम लोग तलछट्टी बोले थे ना, यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पर, तो इसका एक और नाम है परतदार सेल, यही याद नहीं आ रहा था मेरे को। इसका 3 नाम है, अवसादी, तलछट्टी, परतदार और इंग्लिश में सेडिमेंट्री, 4 ऐसे, ठीक है। चलिए, यही याद नहीं आता, होता है कभी कभी याद आता है। तो किस चट्टान में कोई भी जीवाश्म कहाँ पाया जाएगा? अवसादी चट्टानों में। अवसादी चट्टान चूंकि बालू जैसा, आप सिंपली ना अवसादी चट्टान नाम आता है तो बालू समझो, बालू में आपको सभी प्रकार के सेल मिल सकते हैं, मतलब कोई भी प्रकार के जीवाश्म को पहचानने में बहुत ईजी हो सकता है बालू वाले इलाकों में, ठीक है, क्योंकि उसमें मतलब उनका रिक्त स्थान बहुत ज्यादा होता है ना, तो वो आराम से क्या होते हैं? रह लेते हैं आपके कोई भी जीवाश्म। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, हेमेटाइट का फॉर्मूला भी जस्ट मैंने बताया था। देखो, हेमेटाइट का फॉर्मूला होता है Fe2O3। एक आता है हेमेटाइट का ही बड़का भाई है, जिसको मैग्नेट, जिससे चुंबक उम्बक बनता है, लोहा का प्रकार। मैक्सिमम हेमेटाइट का यूज हम लोग करते हैं, चाहे जितना भी हम लोग लोहा यूज करते हैं ना, मैक्सिमम क्या यूज करते हैं? ये लोहा का एक अयस्क होता है हेमेटाइट, तो उसका मैक्सिमम हम लोग यूज करते हैं हेमेटाइट को। लेकिन एक और आता है जो उसको मैग्नेट के रूप में हम लोग यूज करते हैं, उसका फॉर्मूला होता है Fe3O4। क्या होता है? Fe3O4 हो सकता है शायद दे दे इसी में। चलिए आगे हम लोग बात करते हैं। तो हेमेटाइट का फॉर्मूला याद रखिएगा Fe2O3, और उसमें एक एक को आगे बढ़ा देना है। देखिए, हेमेटाइट छोटका भाई, उसके बड़का भाई को मैग्नेटाइट बोलते हैं। छोटका का पावर Fe2O3 है, तो बड़का का भाई के पावर हो जाएगा Fe3O4 हो जाएगा, याद रखना, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि मैं बार बार ऐसे बोलता नहीं हूं, लेकिन अभी क्वेश्चन आंसर का सीरीज चल रहा है तो बहुत सारे लोग छूट जाते हैं, और उन तक शेयर कर दीजिएगा जो हर एक स्टूडेंट जो जियोलॉजी लिए हुए हैं और जो मतलब जो वीडियो की तलाश कर रहे हैं। तो यहाँ पे तो दिख रहा है हमारे पास प्रश्न है, यहाँ पे जियोलॉजी मोस्ट इंपॉर्टेंट, ऑब्जेक्टिव एंड सब्जेक्टिव दोनों होगा, लेकिन यहाँ पे आपको ऑप्शन नहीं मिलेगा, आपको हम सीधा ऐसे ही पूछेंगे। देखो नीचे यहाँ पे प्रश्न दिख रहा है हमें, ग्रेनाइट कौन सा सेल है, साथ साथ आपको नीचे कॉर्नर की ओर देखना है यहाँ पे, ठीक है ना। ग्रेनाइट कौन सा सेल है? कल अगर आप क्लास देखे होंगे पार्ट 1 तो आपको पता होगा, ग्रेनाइट, बेसाल्ट, ये सारा चीज बताया हुआ है। तो आप देखिएगा ग्रेनाइट कौन सा सेल होता है। आप मेरे लेक्चर भी देखिएगा, आपको हम बोल रहे हैं कि यदि आप पिछला लेक्चर नहीं देखे हैं तो उसका वीडियो का लिंक, पूरा प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप कुछ नहीं पढ़े हैं जियोलॉजी में, कोई बात नहीं, शुरू से लेकर लास्ट तक आप यहाँ से देखिएगा, कंप्लीट हो जाएगा पूरा, ठीक है। तो ग्रेनाइट कौन सा सेल है? तो ग्रेनाइट आपको पता होना चाहिए कि जैसे ज्वालामुखी विस्फोट होता है तो ऊपर जाता है तो उससे बेसाल्ट बनता है, और नीचे आता है तो आपका वो ग्रेनाइट बनता है। यानी कि जब धरती के अंदर ही लावा मैग्मा जमकर ठंडा होता है तो उससे जो सेल बनता है उस वाले सेल को हम लोग ग्रेनाइट बोलते हैं। ऐसा में इसी के अंतर्गत पातालीय सेल इसको भी कहा जाता है, ग्रेनाइट को ही हम लोग पातालीय सेल भी कहते हैं। तो ग्रेनाइट कौन सा सेल है? आग्नेय सेल हो जाएगा। यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या आप देख पा रहे हैं? यहाँ पे आग्नेय सेल हो गया। इस प्रकार से चलिए हम लोग बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, जो कि यहाँ पे आप देख सकते हैं, सिलिका का संरचनात्मक सूत्र क्या होता है? सिलिका का संरचनात्मक सूत्र क्या होता है मैं आपको बता दूं। सिलिका आप एक लाइन में समझिएगा ना, इसका दूसरा नाम सिलिका ऑक्साइड भी हो सकता है। क्या हो सकता है? सिलिका ऑक्साइड। तो इसका फॉर्मूला ASiO2 के लगभग हो जाएगा। क्या हो जाएगा इसका फॉर्मूला? ASiO2। इसको भी याद रखिएगा, पूरा क्वेश्चन मिल रहा है आपको, मतलब स्टेप बाय स्टेप स्क्रीनशॉट लेते चलिएगा। और कोई भी अगर टीचर ये मेरे वीडियोज को देख रहे हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा यूट्यूबर्स जो होते हैं ना, मेरे वीडियो को ही पूरे सीधे उठाकर अपलोड कर देते हैं, इस टाइप से कीजिएगा भैया, बहुत ज़्यादा मिस्टेक करने वाले हैं आप, ठीक है। चलिए अगला मेरा क्वेश्चन है, साइनाइड कौन सा सेल है? साइनाइड भी आपको पेट्रोलॉजी में हमने बताया हुआ है कि ये आपका कौन सा सेल है? आग्नेय सेल है। कौन सा सेल है?
आग्नेय सेल है। इसके बाद एक अगला क्वेश्चन है नोराइट, ये सब याद रखिएगा, पूछा हुआ क्वेश्चन है ना। नोराइट कौन सा सेल है, तो नोराइट क्या है, तो नोराइट जो है आपका एक प्रकार का सेल नहीं है, ये गैस होता है जो कि हाइपरस्थीन युक्त गैस इसे कहा जाता है। याद रखिएगा, ये ऑब्जेक्टिव में पूछता है क्वेश्चन। अगला, कोई एक अल्पवर्णी आग्नेय सेल का उदाहरण दीजिए। पहले क्वेश्चन आपको समझना है, उसके बाद आंसर की ओर हम लोग बात करेंगे। अल्प मतलब होता है थोड़ा सा, वर्णी मतलब होता है रंग, मतलब अल्पवर्णी मतलब उसमें हल्का हल्का रंग रहेगा, ऐसा कुछ आग्नेय सेल है, उसका नाम बताइए। तो उसका नाम है, यहाँ पे देख सकते हैं आप, पेग्माटाइट। क्या नाम है उसका, पेग्माटाइट उसका नाम हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला, लाल किला किस सेल से निर्मित है, ऑब्जेक्टिव भाई साहब क्वेश्चन पूछा हुआ है, लाल किला किस सेल से निर्मित हुआ पड़ा है। तो लाल किला आपका निर्मित हुआ है अवसादी सेल से। कौन से सेल से, अवसादी सेल से। अब अवसादी सेल क्या होता है, तो आपको हमने बताया हुआ है कि अवसादी सेल में आपका चूना पत्थर हो सकता है। क्या हो सकता है, चूना पत्थर हो सकता है, हो सकता है हम बोल रहे हैं ना। इसके बाद बलुआ पत्थर होता है। क्या होता है, बलुआ पत्थर। तो चूना पत्थर से एक टाइम बाद संगमरमर बन जाता है, जिसको हम लोग मार्बल बोलते हैं। क्या बोलते हैं अपने भाषा में, मार्बल इंग्लिश में बोल देते हैं, और संगमरमर हिंदी होता है। संगमरमर से, सफेद संगमरमर से आपका ताजमहल बना है। याद रखिएगा, लाल किला अभी बता रहे हैं, लेकिन उससे पहले समझिए ताजमहल जो बना है वो चूना पत्थर, आपका चूना पत्थर से बना मार्बल, और उस मार्बल मतलब संगमरमर, उस संगमरमर के पत्थर से क्या बना है आपका, ताजमहल बना है। और लाल किला बना है आपका लाल बलुआ पत्थर से। किस चीज से बना है, लाल बलुआ पत्थर से बना है। देखो यहाँ पे आंसर देख पा रहे हैं आप, यहाँ पे लाल बलुआ पत्थर से, ऐसे भी लाल उसका नाम क्यों पड़ा, लाल बलुआ पत्थर से बना हुआ है। याद रखना, सेडिमेंट्री रॉक्स होता है। बलुआ पत्थर कौन सा सेल होता है, अवसादी चट्टान, यानी कि परतदार सेल, तलछट्टी सेल, जो भी आपका कह लो, 3-4 इसका नाम होता है। ध्यान देना, पार्ट 1 वीडियो को देख लेना, लिंक एकदम सीधे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, वहां पे जाइए और उसको देखिए। अगला क्वेश्चन है, जीवाश्म कौन से सेल में उपस्थित हो सकते हैं। ये भी क्वेश्चन कल आया हुआ था, जो क्वेश्चन बहुत बार बार रिपीट हो रहा है, वो क्वेश्चन आप समझो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो जीवाश्म कौन से सेल में उपस्थित आपका हो सकते हैं, तो जीवाश्म कभी भी सेल में उपस्थित, देखिए सेल 3 प्रकार का होता है ना, एक होता है आग्नेय सेल, आग्नेय में तो हो नहीं सकता, क्यों, क्योंकि लावा मैग्मा से सीधा बना है, उसमें बीच में मतलब उसका संरचना क्रिस्टलीय होता है। फिर आपका बीच में सेडिमेंट्री हो गया, सेडिमेंट्री मतलब बलुआ पत्थर, बालू समझो, बालू, सेडिमेंट्री का मतलब है समझो सैंड मतलब बालू होता है, ठीक है। तो मतलब बालू में क्या कोई भी चीज का चिन्ह पाया जा सकता है, जी यस पाया जा सकता है। क्यों, क्योंकि उनके बीच में रिक्त स्थान पाया जाता है। और उसके बाद एक आता है मेटामॉर्फिक, तो मेटामॉर्फिक तो परत बाई परत करके होता है ना, तो उसमें पॉसिबल नहीं है, उसमें सिर्फ सुराग मिलता है, नाम के लिए अंश मिलता है। तो जीवाश्म जो सेल में मिलता है वो सेल होता है अवसादी चट्टान, यानी कि परतदार सेल, उसी को तलछट्टी चट्टान भी कहते हैं। दुनिया के कोई भी जीवाश्म जो आज तक मिला है, यदि वो पत्थर में पाया जा रहा है, और ऐसे मैक्सिमम जो है पत्थरों में ही पाया जाता है, तो वो पत्थर होता है आपका अवसादी चट्टान। कौन सा चट्टान होता है, अवसादी चट्टान। तो आपको हम बता दिए, अवसादी में मैक्सिमम पाया जाएगा, और कयांत्रित में उसका सुराग पाया जाता है। क्या पाया जाता है, सुराग पाया जाता है। तो मैक्सिमम जो आपका ऑप्शन पूछेगा, उस ऑप्शन में आपको क्या टिक करना है, अवसादी। इसीलिए हमने यहाँ पे दोनों नाम को क्या कर दिया है, लिख दिया है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे कि चूना पत्थर के कयांतरण के बाद, ध्यान दो यहाँ पे समझना है आपको, कहाँ पे, यहाँ देखो, यहाँ पे निशान यहाँ होना चाहिए, ठीक है। चूना पत्थर के कयांतरण के बाद कौन सा सेल निर्मित होता है, ऐसा समझ में। ये क्वेश्चन बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और अभी जस्ट आपको ताजमहल वाला बताए थे कि जब चूना पत्थर होता है, तो चूना पत्थर आपका अवसादी सेल है, चूना पत्थर अवसादी सेल है। चूना पत्थर के बाद कौन सा सेल बनेगा, मतलब चूना पत्थर का ही कयांतरण, मतलब समझो रूपांतरण। कयांतरण का मतलब क्या होता है, रूपांतरण। चूना पत्थर को लंबे समय तक रख दिया जाए शुद्ध रूप में, तो वो चूना पत्थर एक टाइम बाद मार्बल बन जाता है। क्या बन जाता है, मार्बल, यानी कि संगमरमर। क्या बन जाता है, संगमरमर। तो यहाँ पे देख सकते हैं आंसर क्या आपका, संगमरमर, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, कयांत्रित सेल बोलते हैं। कंप्लीट, कोई दिक्कत नहीं। चलो, तो जल्दी जल्दी फिर से आप सभी को हम ये बता दे रहे हैं कि जो भी क्वेश्चन आंसर करवा रहे हैं, लिखते चलो लिखते चलो लिखते चलो। इसीलिए क्वेश्चन को हम थोड़ा एक्सप्लेन कर रहे हैं। नोट्स आपको व्हाट्सएप पे अभी नहीं, एग्जाम टाइम में आपको अवेलेबल कराया जाएगा, ताकि आप प्रिंट आउट करवा के इसे रिवीजन करा सकते हो, या कर सकते हो, या दोस्तों में शेयर कर सकते हो, ठीक है। अभी नहीं, अभी आपको वीडियोस के माध्यम से क्या करना है, पूरा पूरा रिपीट करना है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। अभी जस्ट आपको बताया था, क्वेश्चन यहाँ पे आ रहा है कि ताजमहल कौन से सेल से निर्मित है, जस्ट अभी पूछे थे, जस्ट बता दो। ये कमेंट डाउन करो जल्दी से, चैट बॉक्स नीचे दिख रहा होगा, चैट बॉक्स में जल्दी से बताइए ताजमहल कौन से सेल से निर्मित है। अभी तुरंत बताया हुआ है, तो बताइए। संगमरमर से, कौन सा, सफेद संगमरमर के पत्थर से हुआ है ना, संगमरमर के पत्थर से, ये बताया हुआ था। चलो कंप्लीट। अगला बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर, जो कि आपके पास है भाई साहब यहाँ पे हेमेटाइट।
कल ये क्वेश्चन आया हुआ था। चलिए बताइए हेमेटाइट, हेमेटाइट का फॉर्मूला क्या होता है हेमेटाइट का? तो क्या होता है, देखो इस टाइप से हेमेटाइट पहले समझिए क्या होता है। हेमेटाइट जो होता है लोहा के अयस्क होता है। क्या होता है? लोहा के अयस्क होता है। एक होता है हेमेटाइट और एक होता है मैग्नेटाइट। एक क्या होता है? मैग्नेटाइट होता है और एक होता है आपका हेमेटाइट। क्या होता है? हेमेटाइट। कोई दिक्कत नहीं ना। अब देखिए, अब जो हेमेटाइट है, कल ट्रिक बताया था, याद रखिएगा, बहुत पूछता है। हेमेटाइट जो होता है इसका फॉर्मूला होता है Fe2O3, ये हो गया हेमेटाइट का, H4 हेमेटाइट। अब अगला होता है, एक एक आगे बढ़ना है, Fe3O4, देखो यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, O3O4, ये होता है आपका मैग्नेटाइट का। किसका होता है? मैग्नेटाइट का। याद रखिएगा, दोनों आएगा, दोनों कंप्लीट करेंगे हम लोग, ठीक है। चलो ये पेट्रोलॉजी का मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो देखो यहाँ पे Fe2O3 आ गया आपका, किसका फॉर्मूला? हेमेटाइट का आ गया, कंप्लीट, कोई दिक्कत नहीं। अगले क्वेश्चन 11 नंबर क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं, जो कि है मैग्नेटाइट का संरचनात्मक फॉर्मूला क्या होता है? अभी जस्ट आपको बताया Fe3O4 होता है। क्या होता है? Fe3O4 आपको पहले ही हम बता दे रहे हैं, फटाफट यहाँ पे कंप्लीट आप करते चलो। तो याद रखिएगा, हेमेटाइट का फॉर्मूला होता है Fe2O3 और मैग्नेटाइट का होता है Fe3O4। कोई दिक्कत नहीं। चलो बढ़ते हैं अपने अगले नंबर प्रश्न की ओर। देखिए, सबसे उत्तम किस्म का लोहा हम लोग किसे कहते हैं? मतलब सबसे जो हाई क्वालिटी का जो लोहा होता है, उस लोहे को हम लोग ना क्या बोल देते हैं, बताइए। तो सबसे ऊंचे लोहे को हम लोग क्या बोलते हैं? इस टाइप से एरो दे तो और बेहतर होगा, ठीक है। सबसे उत्तम किस्म का लोहा को हम लोग क्या बोल देते हैं? तो क्या बोलते हैं, उसका आंसर देख सकते हैं आप यहाँ पे, उसको मैग्नेटाइट बोलते हैं। भाई क्वालिटी देखो, क्वालिटी इसका यदि आप नाम देख रहे हैं ना इसका, तो देखो इसका नाम आप देख पा रहे हैं यहाँ पे कि Fe2O3 है, तो क्वालिटी में जाओगे तो Fe3O4। इसका थोड़ा सा स्ट्रक्चर जटिल है, तो जो जटिल है तो इससे उत्तम किस्म का बोला जाता है। ऐसे में चलिए आगे बढ़ लेते हैं हम लोग। कोयला की उत्पत्ति किस युग में हुई थी? जब हम आपको पढ़ाए थे जियोलॉजिकल टाइम, इसके लगभग 3 घंटे का वो क्लास था। कितने घंटे का था? 3 घंटे का वो क्लास था। उसमें हमने बहुत अच्छे से आपको एक्सप्लेन करके बताया हुआ है कि आपको कार्बोनिफेरस युग क्या होता है, डायनासोर कब आते हैं, कब उनकी मतलब मृत्यु होती है, कैसे होती है, फिर उनका कोयला में रूपांतरण कैसे होता है, ये सारा चीज़ पढ़ाया हुआ है। तो कोयला की उत्पत्ति होती है कार्बोनिफेरस युग में। किसमें होती है? कार्बोनिफेरस युग में। आपको वो 3 घंटे का क्लास देख लीजिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे हम लोग बात करते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? कार्बोनिफेरस युग में। कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़ जाएं। क्वेश्चन नंबर 15, भारत में सर्वाधिक कोयला निक्षेप किस राज्य में? निक्षेप मतलब होता है भंडार, ठीक है। तो भारत में सबसे ज्यादा, सर्वाधिक माने सबसे ज्यादा कोयला किस राज्य में पाया जाता है? तो सबसे ज्यादा कोयला पाया जाता है वो तो झारखंड में ही पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? झारखंड में पाया जाता है। और बता दूं, झारखंड में एक जिला है धनबाद, और धनबाद में एक क्षेत्र है झरिया, यहाँ पर पाया जाता है भारत में सबसे ज्यादा कोयला का निक्षेप। तो देखो यहाँ पे आंसर आप देख पा रहे हैं, यहाँ पे है झारखंड। भारत में सर्वाधिक कोयला निक्षेप किस राज्य में? झारखंड में है। कोई दिक्कत नहीं, अगला बढ़ते हैं। तो देखो यहाँ पे वही एक एक क्वेश्चन को ना तोड़ तोड़ के, ये क्वेश्चन अपने से क्रिएट किया हुआ है, अपने से बनाया हुआ है, ठीक है ना। तो जो भी टीचर्स देख रहे होंगे भाई, हमारा रिक्वेस्ट रहेगा कि आपको जो भी टॉपिक्स मिल रहा है उस पर आप अपने से थोड़ा क्वेश्चन तैयार करें। मेरे कंटेंट को देखकर सीधा ब्लाइंड फॉलोवर जैसा मत कर दें, ऐसे सही नहीं है। अपना कॉन्सेप्ट, अपना ऑब्जेक्टिव बनाए तो बेटर होगा, ठीक है। देखिए झारखंड में कोयला जो होता है किस क्षेत्र में सर्वाधिक पाया जाता है? तो क्षेत्र का नाम अभी बताया था झरिया। क्या बताया था? झरिया, जो कि कहाँ पे? धनबाद डिस्ट्रिक्ट में, धनबाद डिस्ट्रिक्ट में। अगला क्वेश्चन है, पीट बिटुमिन तथा एंथ्रासाइट किसके प्रकार होते हैं? देखिए इसको समझाने से पहले हम आते हैं इधर बगल में, और बगल में आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हैं। समझ गए? कहाँ जगह कहाँ है? हाँ चलो, यहाँ पे पूरा ब्लैंक स्पेस। देखिए ध्यान से बातों को समझिएगा ना, गौर कीजिएगा थोड़ा सा, ठीक है। देखो हमारे पास आता है कोयला, और कोयला हमारे पास जो आता है ना, कोयला 3 प्रकार के मेन हम लोग पढ़ते हैं। कितने प्रकार के? 3। ऐसे तो 4-5 प्रकार का होता है, लेकिन 3 प्रकार हम लोग पढ़े हैं। एक होता है पीट, एक कोयला क्या प्रकार है? पीट। और एक कोयला होता है हमारे पास, ऐसे होता है अर्ध बिटुमिन, और एक होता है बिटुमिन। अगर चारों को बता दे तो एक होता है आपका अर्ध बिटुमिन, एक होता है अर्ध बिटुमिन, एक होता है अर्ध बिटुमिन, ठीक है, और एक होता है सिर्फ बिटुमिन। एक क्या होता है? सिर्फ बिटुमिन। और चौथा होता है आपका एंथ्रासाइट। क्या नाम है उसका? एंथ्रासाइट होता है, एंथ्रासाइट। तो ये कोयला के प्रकार हैं। इसमें यदि आप उच्चतम क्वालिटी का, इसमें आप क्या समझ रहे हो? उच्चतम क्वालिटी का एकदम आप कोयला के बारे में जानना चाहते हो तो वो होता है एंथ्रासाइट, क्योंकि टॉप मॉडल होता है वो। क्या होता है?
टॉप मॉडल उसको जैसे पहले के समय में भाप इंजन जो बनता था ना, तो भाप इंजन में यूज होता था वो कोयला, ऐसा समझ में। और खाना वाना बनाने के लिए जो कोयला का यूज होता था नॉर्मल घर का खर्चा के लिए, ठीक है, इस सब में यूज आपका पीट होता है, पीट यानी कि प्राथमिक कोयला। ये सब पूरा डीप में पढ़ाया हुआ, लेक्चरर वीडियो आप जाकर देखो, पूरा समझ में आ जाएगा। अगला तो यहाँ हो गया पीट, बिटुमिन तथा एंथ्रासाइट किसके प्रकार होते हैं भाई, ये तो बता दिया आपको। तो क्या होता है, कोयला के। किसके प्रकार है, कोयला के। ऑब्जेक्टिव फाइनल यहाँ पे। चलिए 17 नंबर क्वेश्चन, काला सोना हम लोग किसे कहते हैं, काला सोना किसे कहते हैं। देखिए काला सोना यानी कि ब्लैक गोल्ड के मतलब एक लाइन में यहाँ पे आप समझना ना, एक चीज है नया चीज कि देखो काला माने काला होता है, करिया, ब्लैक, ठीक है, और सोना माने कीमती। सोना मतलब यहाँ पे गोल्ड नहीं समझना है, सोना मतलब क्या समझना है, कीमती। तो काला कलर का क्या होता है, काला कलर का कोयला होता है। तो कोयला और पेट्रोलियम यानी कि एक लाइन में कह सकते हैं कि जीवाश्मों से संबंधित यदि कोई हमारे पास ऑप्शन आता है तो उसे हम लोग काला सोना कहते हैं। क्या कहते हैं, काला सोना कहते हैं। तो ऑप्शन देखो यहाँ पेट्रोलियम तथा कोयला को हम लोग क्या बोल देंगे, यहाँ पे काला सोना कहेंगे। ट्रिक याद रखिएगा, जो जो कॉन्सेप्ट बता रहे हैं उसको आपको याद रखना है। अगला, झारखंड का सर्वाधिक अबरख उत्पादन करने वाला जिला कौन सा है, मतलब झारखंड में वो कौन सा जिला है जहाँ पे बहुत ज्यादा अबरख उत्पादित होता है। तो है कोडरमा नंबर 1 पे, और नंबर 1 पे कोडरमा, और नंबर 2 पे है हजारीबाग। नंबर 2 पे क्या है, हजारीबाग, ये कल पढ़ाया हुआ है, ठीक है। तो क्या होगा यहाँ पे, कोडरमा। चलिए अगला बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 19, जो कि है अबरख के प्रकार पूछा है कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ माइका, क्योंकि अबरख का इंग्लिश क्या होता है आपका, माइका। ऐसा समझो, तो अबरख कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। एक होते हैं सफेद अबरख और एक होते हैं गुलाबी अबरख। एक होते हैं सफेद अबरख और एक होता है गुलाबी अबरख, ठीक है, 2 प्रकार के होते हैं अबरख। यहाँ पे रूबी अबरख एक पूछा है, रूबी अबरख ये प्रकार है, और ये क्वेश्चन पूछता है कितने प्रकार के होते हैं, ये नहीं पूछता है, बस पूछता है रूबी अबरख क्या होता है। तो रूबी अबरख हम लोग कौन से वाले को बोलेंगे, सफेद को कि गुलाबी को। तो सफेद वाले का एक और नाम है रूबी अबरख। क्या बोलते हैं उसको, रूबी अबरख, रूबी अबरख। रूबी अबरख किसे कहते हैं, सफेद अबरख को बोलते हैं रूबी अबरख, ऐसा में। चलिए आगे बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की ओर, जो कि मेरे पास यहाँ है, अबरख कौन से सेल में पाए जाते हैं, अबरख कौन से सेल में पाए जाते हैं। तो ये आपको पाए जाएंगे, देखो यहाँ पे छोटे छोटे टुकड़ों के रूप में तो पाए जाते हैं, लेकिन आग्नेय में भी ये पाए जा सकते हैं। किसे पाए जा सकते हैं, आग्नेय में ये पाए जा सकते हैं, और कायांतरित में भी और आग्नेय में भी ये पाए जाते हैं। याद रखिएगा अबरख कौन कौन सेल में, आग्नेय में और कायांतरित में, दोनों में पाए जाएंगे। अगला, बायोटाइट अबरख किसे कहते हैं, बायोटाइट अबरख किसे कहते हैं, ठीक है। तो ये इसको गुलाबी को बोलते हैं। देखो 2 कॉन्सेप्ट मिल गया आपको, अबरख 2 प्रकार के, एक होते हैं सफेद, एक होते हैं गुलाबी। एक होते हैं सफेद, एक होते हैं गुलाबी। सफेद को हम लोग क्या बोलते हैं, सफेद को क्या बोले थे अभी, सफेद को यहाँ पे हम लोग रूबी अबरख बोले थे। क्या बोले थे, रूबी अबरख। और जो गुलाबी था, गुलाबी अबरख को हम लोग बोलते हैं बायोटाइट। क्या बोलते हैं, बायोटाइट बोलते हैं। याद हो गया। अबरख कितने प्रकार, 2 प्रकार, एक हो गया सफेद, एक हो गया गुलाबी। सफेद को बोलते हैं रूबी और गुलाबी को बोलते हैं बायोटाइट, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, विश्व का सर्वाधिक अबरख कौन से देश में है, मतलब विश्व में सबसे ज्यादा अबरख किस देश में उत्पादित किया जाता है। तो लगता है मेरे को ना भारत ही हो जाएगा, और भारत में सबसे ज्यादा झारखंड में। पूरे दुनिया में झारखंड नंबर 1 पे भैया, खनिजों का राजा झारखंड को इसीलिए कहा जाता है, ठीक है। कोयला का नंबर 1 पे आपका झरिया हो गया, धन्यवाद। दूसरा चीज, विश्व का सर्वाधिक अबरख भारत में है, झारखंड में है। झारखंड के कौन से डिस्ट्रिक्ट में, कोडरमा में। नंबर 2 पे, नंबर 1 पे कोडरमा, नंबर 2 पे आपका कौन आ जाता है, हजारीबाग। कौन आता है, हजारीबाग। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं, लिमोनाइट का संरचनात्मक फॉर्मूला क्या होता है, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला क्या होता है, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला ऑफ लिमोनाइट। तो क्या होता है इसका फॉर्मूला, देखो यहाँ पे Fe3O3 2H2O, इसको बैलेंस करने के बाद, संतुलित बनाने के बाद लगता है 2Fe3O3 एंड 3H2O। इसे आप याद कर लीजिएगा, जो भी स्ट्रक्चर है उसको एक जगह पे लिख लीजिएगा और उसको याद कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 25, जो कि है सीडेराइट का संरचनात्मक फॉर्मूला लिखो, यानी कि क्या लिखना है आपको, राइट द स्ट्रक्चरल फॉर्मूला ऑफ सीडेराइट। तो इसका क्या होता है, इसका भी नाम फेरस कार्बोनेट इसे कहते हैं, FeCO3, फेरस कार्बोनेट सीडेराइट होता है। यानी कि सीडेराइट, हेमेटाइट, मैग्नेटाइट ये होता है लोहा का अयस्क होता है, लोहा का अयस्क जो मैक्सिमम, सीडेराइट तो नहीं पूछता है आपका, ज़्यादातर हेमेटाइट पूछेगा, मैग्नेटाइट पूछेगा, मैक्सिमम टाइम यही पूछता है, लेकिन सीडेराइट भी याद कर लीजिएगा, क्या पता जैक बोर्ड है, हाफ माइंड, ठीक है। अगला, झारखंड में सर्वाधिक तांबा किस जिला में है, मतलब झारखंड में वो कौन सा जिला है जहाँ पे बहुत ज़्यादा आपका तांबा मिलता है। तो यह सिंहभूम, क्या है, सिंहभूम। आप पश्चिमी पूर्वी नहीं बता सकते, वो सिंहभूम इलाका में सभी आ जाते हैं, ठीक है। वहाँ पे सिंहभूम जिले में क्या होता है, सर्वाधिक तांबा मिलता है। एल्यूमिनियम का अयस्क को क्या कहते हैं, नाम से ही स्पष्ट है भैया, बहुत पढ़ा है। मटर के दाना जैसा लाल रंग का कलर है, और उसको कहते हैं बॉक्साइट। क्या कहते हैं, बॉक्साइट। तो ये होता है एल्युमिनियम, उसका फॉर्मूला होता है Al2O3 2H2O, ऐसा पढ़ा हुआ है, ठीक है। तो इसको बोलते हैं बॉक्साइट। क्या बोलते हैं, बॉक्साइट। समझ में आई बात,
अगला बढ़े हैं, रेशेदार खनिज को हम लोग क्या बोलते हैं, कल भी पूछा हुआ था, रेशेदार खनिज को क्या कहते हैं, उसे कहते हैं एस्बेस्टस। क्या कहते हैं, एस्बेस्टस, याद रहेगा, एस्बेस्टस को बोलते हैं रेशेदार खनिज। कोई दिक्कत। चंद्रमा का निर्माण किस युग में हुआ, यह भी पढ़ाया हुआ है, चंद्रमा का निर्माण किस युग में हुआ। आपको पता है कार्बोनिफेरस ना छोटा युग नहीं था, बहुत बड़ा था। चंद्रमा का जब निर्माण हुआ और एक इजिप्टा नामक क्या गिरा था, उल्का पिंड गिरा था हमारे पास, तो उसी समय जो है चंद्रमा का निर्माण हुआ था, वो भी समय था कार्बोनिफेरस का, और उसी में डायनासोर का अंत भी हुआ था। तो कार्बोनिफेरस युग में क्या होता है, चंद्रमा का उत्पत्ति हुआ था। एक क्वेश्चन बहुत ज्यादा एक इंपॉर्टेंट है, ये भी पूछता है, ये भी इंपॉर्टेंट है। एक और क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, कोई था जियोलॉजिस्ट, उन्होंने कहा था कि वर्तमान भूत की कुंजी है, यानी कि जो अभी का जो समय है ना, ये भूत यानी कि पास्ट काल जो है, पास्ट टाइम जो है, उसका क्या है, कुंजी है। तो ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा है, लगभग तो 4-5 साल, आप अगर क्वेश्चन बैंक उठाकर देखते हो जियोलॉजी का, तो 4-5 साल ये सवाल रिपीटेड किया हुआ है। तो वही क्वेश्चन यहाँ पर मैंने ऐड ऑन कर दिया कि वर्तमान भूत की कुंजी है, यह कथन किसका है। तो भैया वो थे हमारे जेम्स हटन। कौन थे, जेम्स हटन। तो जेम्स हटन नामक एक थे जियोलॉजिस्ट, उन्होंने ही बताया था कि वर्तमान भूत की कुंजी है। तो देखो यहाँ पे नाम याद रखना, जेम्स हटन, जेम्स हटन। चलिए आगे बढ़ जाएं, अगला 30 क्वेश्चन हो गया फाइनल, अब आगे नहीं है, आगे बढ़ेंगे तो ऊपर जाना पड़ेगा हमें, ठीक है। चलिए, तो आई होप दैट आपको पूरा चीज याद हो गया है, और किसी प्रकार के कोई भी डाउट है तो आप हमें देखो कांटेक्ट कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। आपको एक बार ना चेक करना है, कहाँ पे, डिस्क्रिप्शन बॉक्स, यहाँ पे आपको मिल जाएगा मेरा कॉन्टैक्ट लिस्ट, इंस्टा आईडी, कहीं पर भी आप कोई भी इंक्वायरी के लिए मुझसे संपर्क कर सकते हैं। व्हाट्सअप ग्रुप लिंक मिल जाएगा, खुद मेरा पर्सनल व्हाट्सअप नंबर भी मिल जाएगा आपको, टेलीग्राम लिंक मिल जाएगा, वहाँ पर बहुत सारा पिछले साल का भी, प्रीवियस ईयर्स का भी कुछ चीज़ें जो है, मटेरियल जो है अपलोड किया हुआ है ऑलरेडी, ठीक है। तो वहाँ से आप चीज़ों को प्राप्त कर सकते हैं और अपने पढ़ाई को कंटिन्यू कर सकते हैं। 4 मुख्य उदाहरण हैं जो बोर्ड एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछते हैं, जो कि सबसे पहला हमने बताया हुआ था ब्रैकियोपोड, गैस्ट्रोपोड, नंबर 2 पे आता है गैस्ट्रोपोड, नंबर 1 पे ब्रैकियोपोड, नंबर 2 पे गैस्ट्रोपोड, नंबर 3 पे आता है लेम्बली ब्रोंक, एंड नंबर 4 पे आता है आपका ट्राइलोबाइट्स, ठीक है। 4 था। तो इसमें देखिए कुछ कॉन्सेप्ट ऐसा होता है ना जो आपको नॉर्मल ऐसा बुक से नहीं मिल पाता है, तो उसे हम अपने तरीके से उसको कवर अप किए हैं, पूरा तैयार कर चुके हैं, और आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं ब्रैकियोपोड के बारे में। स्टूडेंट्स, आप सभी जानते हैं कि जीवाश्म जो है पूरे जीवों का अवशेष होता है, लेकिन कुछ जीव ऐसे हैं ना, कुछ जीव जो हमें आज भी कुछ अलग रूप में मिलते हैं, मतलब उनकी उपस्थिति आज भी है, जो बहुत प्री कैम्ब्रियन समय से, मतलब जियोलॉजिकल टाइम स्केल का वीडियो मेरे चैनल पे 3 घंटे का है, उस वीडियो को आपने देखा होगा, तो उसमें हमने बहुत सारी चीज़ों के बारे में बताया होगा कि प्री कैम्ब्रियन क्या है, कैम्ब्रियन क्या था, वे सब बहुत पुराने समय का, ठीक है, आज भी आपको कुछ न कुछ अपडेट के रूप में मिलते रहते हैं। तो आपको हम फोटो भी दिखाने का प्रयास करते रहेंगे, और बीच में ये बताने का प्रयास करेंगे कि कहाँ पे कौन सा फिगर आपको ड्रॉ करना है। मैं जिस टॉपिक के बारे में आज बात करने वाला हूं, दैट मीन्स कि ब्रैकियोपोड के बारे में, ये ब्रैकियोपोड जो हैं आपके बोर्ड एग्जाम में 5 मार्क्स में आएंगे ही आएंगे, एकदम फिक्स है, ठीक है। तो इसमें आपको देखिए 5 मार्क्स से कोई भी अगर आपके पास क्वेश्चन आता है ना, तो उसमें एक चीज का आपको ख्याल रखना है कि इसमें आपको 5 का है ना, तो 1/2 यानी कि 5/2 यानी कि 2.5 नंबर जो है आपको सिर्फ और सिर्फ फिगर पे मिलेगा, याद रखिएगा। 5 में से आपको 2.5 नंबर जो है आपको किस में मिल जाएगा, आपको पूरा फिगर पे मिलेगा, और बाकी आप किस प्रकार से आप थ्योरी लिखते हैं, उस थ्योरी पे आपको नंबर को लिखा जाता है, ठीक है। चलिए आगे हम लोग बढ़ लेते हैं। तो हम लोग बात करते हैं कि इन जीवों की उपस्थिति होता कहाँ है भाई। ब्रैकियोपोड नाम से लग रहा है, ब्रैकियोपोड, गैस्ट्रोपोड, नाम से कोई अर्थ नहीं भैया, अलग अलग नाम है इसका पूरा, ठीक है। तो चलिए आज के इस वीडियो में पूरा निचोड़, पूरा कंप्लीट हम लोग सॉल्यूशन देखने वाले हैं, कोई वीडियो छोड़कर नहीं भगेगा, ठीक है। क्लास लेट है इसका मतलब ये नहीं कि आपका क्लास नहीं लिया जाएगा, पूरा क्लास लूंगा, ठीक है। क्वेश्चन आंसर का सीरीज रेडी कर रहा हूँ भाई साहब, पूरा कंप्यूटराइज नोट्स करना होता है ना, वो सब सारा चीज रेडी है, लेकिन जो मेन जो टॉपिक्स जो बचा हुआ है, इसका प्रैक्टिस आपको करना है। ये ऐसा टॉपिक है, आप इसे पढ़ाई कीजिएगा तो कुछ अलग अलग प्रकार के इसमें ना नाम आता है, तो वो नाम को आपको रटना नहीं है, उसको लिख लिख कर प्रैक्टिस करना है। क्योंकि देखिए हम इंसान है, हमारा नाक है, हमारा कान है, हमारा आंख है, ये सब चीजों को हम पहचान सकते हैं, लेकिन एकदम कोई छोटा सा जीव है, उस छोटे से जीव के
कोई सिरा पढ़ना है तो कहाँ पे आपको सेल पढ़ना है, कहाँ पे टेस्ट पढ़ना है, ये सारा चीज। कहाँ पे उसका चोंच, पक्षियों का चोंच होता है तो यहाँ चोंच को अम्बो कहना है, याद रखना, अभी क्लास स्टार्ट नहीं हुआ है। चोंच है, चोंच को अम्बो कहते हैं, अम्बो, अम्बो, ठीक है, अम्ब्रेला वाला अम्बो, ठीक है। इस टाइप से अलग अलग प्रकार के नाम आया हुआ है, तो पूरी चीजों को हम लोग देखते हैं। देखो सबसे पहले जो ब्रैकियोपोडा है, इसको इंग्लिश में भी ब्रैकियोपोडा ही कहते हैं, दोनों मीडियम वाले समझेंगे थोड़ा ध्यान से, ठीक है। देखो परिचय, सबसे पहले समझो इंट्रोडक्शन कि ये पाए कहाँ जाते हैं, ठीक है। थोड़ा सा माइक को मैं अपने हैंडल में कर लेता हूँ ताकि और भी बेहतर हम इसे समझा सकें। देखिए ब्रैकियोपोडा की जो उपस्थिति है ये आपको समुद्र में मिलेंगे। कहाँ पे मिलते हैं? समुद्र में मिलते हैं। इधर आपको बीच में कहीं नहीं देखने को मिलेगा, कोई भी आपको स्थल मंडल पे ब्रैकियोपोड देखने को नहीं मिलेंगे। अब एक और बात कि जल में वे सुरक्षित हैं, जल में आज भी पाए जाते हैं, लेकिन उसके लिए भी कंडीशन है। कहाँ पाया जाएगा? आप समुद्र जानते हैं, समुद्र, इसी को सागर कहते हैं। सागर का ही दूसरा नाम समुद्र होता है। ये आप क्लास 11th के जियोलॉजी में ही पढ़ चुके हैं, मेरे वीडियोज को अगर आप देखें हैं तो, ठीक है। तो उसके छिछला, छिछला का मतलब क्या होता है? ऊपरी सतह, ऊपरी सतह, और उस समुद्र के गहराई वाले भाग पे जहां उसका गहराई हो और उसके ऊपर का एक सरफेस हो, इसको बोलते हैं छिछला भाग, ठीक है। तो देखिए जो ब्रैकियोपोडा है एक समुद्री जीव होता है जो सागर के तट पर पाया जाता है। तट का मतलब क्या होता है? बैंक ऑफ द सी, यानी कि सागर के किनारा, ठीक है। तो वो किनारों पर ये पाए जाएंगे। छिछले तथा जितने भी डीप वाले जितने भी भाग हैं, ठीक है, ये भाग पर ये पाए जाते हैं, ठीक है। कंप्लीट, कोई दिक्कत नहीं। कहाँ पाए जाते हैं? कंप्लीट ये एकदम याद करना मेरे साथ एक वर्ड को आपको नहीं छोड़ना है, फटाफट चलो बोलते चलते हैं, साथ साथ बढ़ते हैं आगे ना। देखिए क्या है, सबसे पहले ब्रैकियोपोड कहाँ मिलेंगे? तो आपको समुद्र के छिछले भाग में मिलेंगे। ऐसा भाग, किनारा वाला भाग जो गहराई से पूरा एकदम पूरित हो, उस वाले छिछले भाग पर क्या मिलते हैं? आपको ब्रैकियोपोड मिलते हैं। मैं जिस प्रकार से, अभी लिखना नहीं है भैया, अभी केवल समझना है। लिखने के लिए मैं स्क्रीनशॉट लेने का पूरा टाइमिंग दूंगा आपको, उस टाइम आप लिखिएगा इसको, ठीक है। चलिए तो संरचना देखते हैं भैया, इसका स्ट्रक्चर कैसा रहेगा। मैं एक चीज दूं, फोटो देखो उधर, ठीक है। फोटो देखिए, उसमें आपको एक फिगर ऊपर की ओर से दिखेगा, जैसे हमारा ये शरीर है, ऊपर की ओर से हम ढचकल पचकल जैसे भी दिख रहे हैं, लेकिन अंदर का स्ट्रक्चर क्या है? अंदर में अमाशय होगा, अमाशय में क्या भरे हैं क्या नहीं भरे हैं, ग्रास नली है, ये सब कुछ है ना। तो ये सब अलग अलग प्रकार के स्ट्रक्चर के बारे में हमें जानना होगा। किसके बारे में? ब्रैकियोपोडा के बारे में, ठीक है। तो चलिए पूरा कंप्लीट इसके स्ट्रक्चर के बारे में जानते हैं। देखिए आपको दिक्कत पता है कहाँ होगा भाई? स्ट्रक्चर में ही दिक्कत होने वाला है, बाकी कोई दिक्कत नहीं होगा, लेकिन आपको उसको प्रैक्टिस करना है। मेन है फिगर, मैंने बता दिया, अगर आप इसे पूरा भी कंप्लीट कर लोगे ना, आपको 2.5 नंबर ही मिलेगा। आपको 2.5 नंबर के लिए फिगर बनाना ही पड़ेगा। नेक्स्ट देखिए, इनमें एक सेल या टेस्ट होता है। सेल पाया जाता है। सेल का मतलब आपको यहाँ पे रॉक्स नहीं समझना है, याद रखना, रॉक्स नहीं, यहाँ पे हम पेट्रोलॉजी नहीं पढ़ रहे हैं, यहाँ पैलेंटोलॉजी पढ़ रहे हैं, यानी कि जीवाश्म विज्ञान पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे एक सेल पाया जाता है। क्या पाया जाता है? सेल। इस सेल का स्पेलिंग आप देखो यहाँ पे SHELL, सेल। ये सेल देखिए क्या होता है? सेल होता है कवच। फॉर एग्जांपल ये कवच है, जैसा कि अगर इस टाइप का मेरे पास डिब्बा नहीं है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैं एक चीज़ बताने का आपको प्रयास करता हूँ। फॉर एग्जाम्पल ये मेरा इंक है, ये मेरा क्या है? इंक है। तो इंक के अंदर में देखो यहाँ इसको हमने रख दिया। ये मान लो कि जीव है, ये जीव है, इसको हमने रख दिया। तो क्या वो इसको बोल सकते हैं कि ये इसका ऊपर वाला भाग है, ये इसका ऊपर का जो ढक्कन है ना, जिसको हम कवर कह रहे हैं, यही इसी का नाम हमने सेल दिया है। SHELL, सेल। इस सेल को अगर नहीं समझ में आ रहा है, सेल यहाँ पे रोक्सनी हम बोल रहे हैं, बार बार बताने का प्रयास कर रहे हैं। इसके अंदर में जीव रहता है, इसके अंदर में जीव रहता है। और ये जो भाग बना हुआ है ना, ये किस चीज का सेल बना होता है? तो ये बना होता है कैल्शियम कार्बोनेट का, यानी कि चूना पत्थर का बना होता है। किस चीज का बना होता है? चूना पत्थर का बना होता है। इसी प्रकार से देखिए, ये जो टेस्ट होता है, ध्यान से बात समझिएगा, स्ट्रक्चर, इनमें एक सेल या टेस्ट होता है। इसी सेल अगर आपको याद नहीं रह रहा है तो टेस्ट याद रखना। इसका इंग्लिश भी होता है TEST। क्या होता है? TEST, टेस्ट। टेस्ट का मतलब यहाँ चेक नहीं कर रहे हैं, जांच नहीं हम कर रहे हैं, जांच परीक्षा नहीं ले रहे हैं, आपका टेस्ट है, ठीक है। इसी सेल का ही दूसरा नाम क्या होता है? टेस्ट होता है, ठीक है। और ये टेस्ट जो होता है ना, 2 असमान भागों में, असमान यानी कि बराबर नहीं रहेगा, कोई छोटा रहेगा कोई बड़ा रहेगा, ऐसे 2 असमान भागों के द्वारा बना होता है। इसी में क्या करता है? जीव निवास करता है। इसी में जीव क्या करता है? आपका निवास करता है। वहां पे चमक रहा है, कोई बात नहीं, ठीक है। तो इसी में जीव क्या करता है? निवास कर देता है। बहुत सिंपल स्ट्रक्चर। भैया याद नहीं हुआ क्या? क्यों नहीं याद हुआ? परिचय कहां पाया जाएगा? समुद्र के तट पर पाया जाएगा।
गहराई वाले भाग पे पाया जाएगा, उसके छिछले वाले भाग पे पाया जाएगा। यह एक समुद्री जीव है। कंप्लीट हो गया, कोई डाउट है क्या? इसके साथ ही आगे अगर बात करें इसके स्ट्रक्चर की, तो स्ट्रक्चर क्या है इसका? बहुत सिंपल है। इसमें एक सेल पाया जाता है, SHELL सेल पाया जाता है। इस सेल को हम लोग क्या बोलते हैं? यहाँ पे टेस्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? टेस्ट। ठीक है। और ये जो टेस्ट होते हैं दो असमान भागों द्वारा बना होता है। ये टेस्ट दो असमान भागों द्वारा बना होता है, जिसमें जीव निवास करता है। जिसमें जीव क्या कर देता है? देखो यहाँ लिख दिया, निवास करता है। अब आपको मैं एक फिगर दिखाऊं। फिगर देखो, देखिए किनारे में आप फिगर को देख सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, और हम भी यहाँ पे फिगर को निकाल लेते हैं। देखो, आपको सबसे पहला स्टेप में इसी फिगर को बनाना है जो आप देख पा रहे हैं। सबसे पहला स्टेप में आपको इस फिगर को बना देना है। समझ आ गया? अब आप इसे कैसे भी बनाइए, आपको ये फिगर को बनाना ही है। इस फिगर को हम अपने व्हाट्सएप चैनल पे भी अपलोड कर देंगे। व्हाट्सएप चैनल मेरा लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा, उसमें हम इसको बढ़िया से यहाँ पे पोस्ट आपके लिए कर देंगे। ठीक है। और ये तो हो गया पहला स्ट्रक्चर। ये स्ट्रक्चर ऊपर की ओर से दिख रहा है। कैसे दिख रहा है? ऊपर की ओर से। अभी इस पूरे स्ट्रक्चर के बारे में हमें लिख कर बताना होगा कि भाई ये क्या है और ये क्या है। ठीक है, ये हो गया आपका ऊपर का भाग। अभी चलो इसके अंदर में चलते हैं, क्योंकि जैसे हमारा ये ऊपर का भाग है ऐसे हम दिख रहे हैं, अभी अंदर में कैसा है उसके बारे में भी देखना है। तो इसके अंदर में एक छिद्र युक्त संरचना पाई जाती है। क्या पाई जाती है? छिद्र युक्त संरचना पाई जाती है, जो कि फिगर आप देख सकते हो यहाँ पे दिख रहा है। देख रहे हो अंदर में कैसे जैसे क्या बोलते हैं उसको, कुंडलित ऐसे किया हुआ है ना। और इसी में ऐसे लपेट कर और ऐसे बनाया गया है। इस प्रकार से स्ट्रक्चर बनाया गया है और ऐसे कुंडली द्वारा लपेट कर बनाया गया है। तो दोनों स्ट्रक्चर को आपको बना लेना है। यहाँ पे फिगर, इसमें आपको 2.5 नंबर छुपा हुआ है। इसमें आप देखिएगा कि बीच में इस फिगर में आपको कुछ छिद्र भी दिख रहा है। क्या दिख रहा है? इस फिगर में छिद्र भी दिख रहा है ना। और इसमें आपको 2 भाग भी दिखाई दे रहे हैं, एक भाग छोटा वाला, एक भाग बड़ा वाला। ऐसा कुछ लग रहा है इसमें। देखो, छोटा वाला कहने का मतलब कि जो ऊपर वाला भाग है, जो ऊपर का भाग है उसको हम लोग, जो सबसे ऊपर वाला जो भाग दिख रहा है ना, जो ब्लैक कलर से पेंट किया हुआ है, उसको मतलब स्प्रिंग के ऊपर वाले भाग को हम छोटा वाला कपाट बोलेंगे, और सबसे नीचे वाले भाग को बोलेंगे हम लोग बड़ा वाला भाग बोल देंगे यहाँ पे। ठीक है। अब ये सब का अलग अलग तरीके से हम लोग नामकरण अभी यहाँ पे करने वाले हैं। ठीक है। और सबसे ऊपर जो आप देख पा रहे हैं ये स्ट्रक्चर बनाना, इसी का 2 भाग होता है। इसी का कितना भाग होता है? 2 भाग होता है। देख सकते हैं, एक ऊपर का भाग हो गया और एक नीचे का भाग हो गया। तो इस प्रकार से आपके पास स्ट्रक्चर है। और इस वाले फिगर में आप देख सकते हैं यहाँ पे छिद्र भी दिख रहा है। क्या दिख रहा है? इस जगह पे छिद्र भी बीच में दिख रहा है। तो यही सब सारी चीज़ों के बारे में हमें लिखना है। और इस प्रकार से हमारा ब्रैकियोपोड जल्दी से खत्म हो जाएगा। छोटा सा क्लिप है, ज़्यादा लंबा हम वीडियो नहीं करेंगे, क्योंकि कल के नेक्स्ट वीडियो में, कल एकदम फिक्स है कि कल क्लास आएगी, तो कल के नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे गैस्ट्रोपोडा के बारे में, जो कि बहुत ईजी होने वाला है। देखो यहाँ पे अब जो है बता दिया आपको कि इनमें एक सेल होता है जो ऊपरी के कवच के रूप में होता है। जैसा कि अभी मैंने इंक का एग्जांपल लिया, वो एक कवच के रूप में होता है। और ये जो होता है कवच ना, 2 भागों द्वारा बना होता है। मतलब इसमें 2 भाग होता है, एक ऊपर का और एक नीचे का। आपको मैं एक सिंपल सा एग्जाम्पल दूँ, क्या बोलते हैं उसको, आप कोई शंख देखें? शंख नहीं, शंख तो नहीं कह सकते। शंख के आकार का आपका गैस्ट्रोपोडा होता है। क्या होता है? गैस्ट्रोपोडा होता है। लेकिन हम पढ़ रहे हैं ब्रैकियोपोडा। तो ब्रैकियोपोडा का स्ट्रक्चर देखना कुछ इस टाइप से होगा। काश मुझे आता फिगर बनाने। देखो यहाँ पे कुछ इस टाइप से इसका फिगर है, कुछ इस टाइप से इसका फिगर है। तो देखो यहाँ पे ये जो ऊपर वाला जो भाग है ना, ऊपर वाला अलग है और ये नीचे वाला अलग है। तो ऊपर वाले को हम लोग छोटा वाला भाग बोल देंगे और नीचे वाला क्या बोल देंगे? बड़ा वाला भाग बोल देंगे। क्या बोल देंगे इसको? बड़ा वाला भाग। ठीक है। इस टाइप से स्ट्रक्चर है। ये ऊपरला भाग और वो निचला भाग आपको बनाना है, मतलब फिगर में आप उसको स्किप कर लीजिएगा और व्हाट्सएप चैनल में आपको सेंड कर देंगे, ताकि 2.5 नंबर आप स्कोर कर सको। देखो ये 2 भागों में बटा हुआ है। अब ये जो सेल है टेस्ट, इसको हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं? सेल ही कहते हैं। क्या कहते हैं? सेल ही कह देते हैं। ये 2 भागों में होता है। सबसे पहला वाले भाग को हम लोग वेंट्रल वाल्व बोलते हैं। वाल्व समझ रहे हो? वाल्व, अरे हृदय पढ़े हो कभी बायो में, उसमें वाल्व लगा होता है। अरे पंप भी होता है ना, पंप मशीन, उसमें भी वाल्व होता है। तो इसको वेंट्रल का मतलब हो गया अधर कपाट। क्या हो गया? अधर कपाट हो गया। अधर का मतलब होता है सबसे बड़ा वाला भाग और निचला भाग। इसको क्या बोलते हैं? सबसे बड़ा वाला भाग और निचला भाग। तो देखो यहाँ पे सबसे बड़ा वाला भाग एंड निचला भाग दिख रहा है ना पूरा ये, तो इसी को हम लोग बोलते हैं अधर कपाट। क्या बोलते हैं इसको? अधर कपाट इसको बोलते हैं। और ये कैसा भाग होता है? बड़ा भाग। मैंने जैसे जैसे लिखा है वैसे ही नोट कर लेना है, लेकिन नोट करते वक्त ध्यान रखना है कि मैं कौन कौन बातों को बता रहा हूँ, उसको सब कुछ नोट नहीं कर लेना है यहाँ पे, इसको भी ध्यान रखना है। इसके बाद नंबर 2 पे आता है हमारे पास कौन सा? पृष्ठीय कपाट। क्या आता है? पृष्ठीय कपाट। और पृष्ठीय कपाट मतलब सबसे ऊपर का सरफेस। यहाँ देखो ऊपर वाला इसकी बात हम कर रहे हैं ना, ये होता है सबसे छोटा भाग। क्या होता है? छोटा भाग हो जाता है।
कोई दिक्कत नहीं। तो जो चीज़ आपको लिखना है वो आपको मैं बता दूंगा यहाँ पे। अब चलो एक चीज़ आप देख पा रहे हैं यहाँ पे मेरे व्हाइट बोर्ड पे कि मैंने दिया है नंबर 1 2 3 4 5 6। ये नंबर 1 2 3 4 5 6 आपको लिखना नहीं है, ये आपको पैराग्राफ चेंज कर करके लिखना है। 1 2 3 आप यहाँ पे कोई काउंटिंग नहीं कर रहे हो, ये हम बता रहे हैं कि पहला स्टेप में परिचय, और ऐसे ही करके अगर आपके पास कोई पासपोर्ट का अगर बुक है, कोई अगर प्रकाशन का अगर कोई आपके पास बुक है, तो उस बुक में आप देखिएगा ना क्या बोलते हैं उसको, मतलब दाल भात सब्जी चोखा सब एक में रहेगा, यानी खिचड़ी बना के देता है, ठीक है, उसमें आपको पता ही नहीं चलेगा। और एक चीज़ याद रखना, अगर आप एग्जाम दे रहे हो ना, आपको सिर्फ स्टूडेंट बन के वहाँ पे नहीं लिखना है। अगर आप कोई भी आंसर लिखने का प्रैक्टिस भी कर रहे हैं तो आप ये प्रैक्टिस ना करें कि आप जो हैं एक स्टूडेंट हैं, आप ये प्रैक्टिस करें कि अगर हमें कॉपी चेक करना होता, आपको दोनों बनना होगा, एक स्टूडेंट भी बनना होगा और कॉपी चेकर भी बनना होगा, ठीक है। तो अगर आप कोई भी आंसर लिखने का प्रैक्टिस करते हैं तो उस लिखते टाइम तो आपको स्टूडेंट बनना है, लेकिन आप लिखने के बाद ये भी एक बार गौर करके सोचें कि अगर आप कॉपी चेकर होते तो आप कहाँ कहाँ नंबर को काट पाते, ठीक है, कि आप पढ़ पाते कि नहीं पढ़ पाते, एक के में कि दाल भात चोखा एक में कर दोगे तो, ठीक है। इसलिए हमें अलग अलग सजा कर लिखने की आवश्यकता है। कैसे होता है, कोचिंग के लिए अलग से सज के चलो, स्कूल के लिए अलग से सज के जाओ, तो वही बात है, एग्जाम देना है तो और अलग स्टाइल में जाओ, तो वैसे ही स्टाइल में यहाँ पर भी लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो संरचना समझ में आ गया। टेस्ट कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के। सबसे पहले वेंट्रल एंड सेकंड वाले को पृष्ठीय, फर्स्ट वाले को आधार और सेकंड वाले को पृष्ठीय, एक बड़ा और एक छोटा, एक बड़ा और एक छोटा वाला भाग हो गया, ठीक है, कोई बात नहीं, आगे बढ़ते। कपाट के पीछे की ओर एक चोंच होता है, चोंच जैसा लग रहा है, ये चोक होता है, ये वाला भाग क्या होता है, चोक होता है। फिगर देखो, वो फिगर को मैं लगा ही दे रहा हूं उस जगह पे, आप देखते रहना उस जगह पे, ठीक है ना। उसके पीछे की ओर क्या होता है, चोंच होता है। अगर उसके पीछे की ओर देखा जाए ना, पीछे की ओर सेकंड फिगर देखो, सेकंड फिगर में भी आपको लग रहा होगा कि चोंच है, इस जगह पे क्या है, चोंच। तो मैं दोनों फिगर लगा दे रहा हूं, एक देखो यहाँ पे और एक देखो यहाँ पे, दोनों फिगर में लगा दे रहा हूं एक साथ, ठीक है। तो वहां पे एक चोंच लगा होता है, ठीक है। इसमें क्या होता है, दांत। अच्छा, चोंच जो होता है ना, उस चोंच हमको नहीं बोलना है भैया, चोंच तो पक्षी में न पाया जाता है, चोंच कैसे बोलिएगा। तो चोंच को हम लोग अम्बो बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अम्बो, अम्ब्रेला वाला अम्बो, ठीक है। आगे पढ़ते हैं। तो कपाट के पीछे, कपाट मतलब दोनों कपाट के पीछे, एकनी के पीछे वैसे क्या रहेगा भैया, मतलब वैसे रहेगा, मतलब लग रहा है ना, क्या बोलते हैं उसको, रामायण में नहीं देता है गिद्ध महाराज, वैसे रहेगा पूरा, इधर शरीर आगे जाके वैसे ठोर निकला हुआ रहेगा, ऐसे टुप टुप ऐसे करेगा, ठीक है। तो ये अम्बो उसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको, अम्बो। देखो इनमें दांत जो होते हैं जोड़ों में पाया जाता है। किस में पाया जाता है, जोड़ा में इन लोग का दांत पाया जाता है। ऐसा नहीं कि एक दांत रहेगा, जोड़ा में पाया जाता है, 1 2 1 2 1 2 ऐसे पाया जाता है, 2 4 2 4 6 2 4 6 8 10 12 ऐसे के रूप में दांत पाया जाएगा। या तो पाया जाएगा 2, या तो 4, या तो 6, या तो 8, या तो 10, या तो 12, या तो 14 ऐसे पाया जाता है, ठीक है। हाँ, एक चीज याद रखिएगा कि ब्रैकियोपोडा ये सिर्फ जीव नहीं है, जीवों का एक फाइलम है। क्या है, एक फाइलम है। कौन सा जीवों का, जीवाश्मों का। किसका, जीवाश्मों का। ये आपको बायोलॉजी में नहीं पढ़ना है। बायोलॉजी में सिर्फ आपको आर्थ्रोपोडा पढ़ना होता है, जो पृथ्वी के संपूर्ण पृथ्वी का 1/3 भाग पर वो कब्जा किया हुआ है, उसमें हमारा कीड़े मकोड़े आ जाते हैं, ठीक है। इधर ये नहीं आता है। तो ये बैक्टीरियोपोडा सिर्फ और सिर्फ आपको कहाँ पढ़ने को मिलेगा, जियोलॉजी में मिलेगा, ठीक है। अगला, इनमें दांत जो होता है जोड़ों में पाया जाता है। पहला कॉन्सेप्ट हो गया। अब देखना हर बार कॉन्सेप्ट है नया। ये दांत जो होते हैं ना, ये दांत सॉकेट में बैठ जाते हैं। सॉकेट जानते हैं क्या होता है, सॉकेट नहीं जानते हैं। एक होता है, जैसे देखो यहाँ पे देखना दांत है, मान लो कि ये जो है ये इसका ढक्कन है, ये क्या है इसका ढक्कन, और ये इसका इतना बड़ा दांत है। देखना सॉकेट में बैठ जाएगा, जहां इसका सांचा होगा ना उस सांचा में पैक हो गया, बैठ गया। तो बैठने के बाद आप देख सकते हैं इस जगह पे एक लाइनिंग बन जाता है। क्या बन जाता है, इस जगह पे एक लाइनिंग बन जाता है, जो देखो यहाँ पे दिखाता है कि भैया इस जगह पे ना आपने किसी चीज को जोड़ा हुआ है, ऐसा लगता है ना। तो यही बात है यहाँ पर। तो देखिए एक सॉकेट में बैठ जाता है, और दांत और सॉकेट मिलकर हिंज बनाते हैं। दांत और सॉकेट मिलकर क्या बनाते हैं, हिंज। मैं आपको कैसे एग्जांपल दूं, ये चीज आपको सिर्फ कल्पना करना पड़ेगा। फिगर आप देखते रहो, ठीक है। देखो पहला ये है इसका ढक्कन, और ये है मार्कर। इन दोनों को अगर हम फिट कर दें एक कंप्लीट मार्कर बन जाता है। तो यही बात है, एक दांत और एक सॉकेट, एक दांत और एक सॉकेट दोनों आपस में मिलकर एक हिंज बनाता है। क्या बनाता है,
हिंज बना देता है। कोई दिक्कत नहीं ना, यही बात है। इनमें दांत जोड़ों में पाया जाता है और ये दांत सॉकेट में बैठ जाते हैं। दांत और सॉकेट मिलकर हिंज बनाते हैं। क्या बनाते हैं? हिंज। अब देखिए एक और बात, हिंज को हम लोग इंग्लिश में पता है क्या बोलते हैं? गार्डनर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? गार्डनर, GARDNER, इसको क्या बोलते हैं? गार्डनर बोलते हैं। ठीक है, अगला चलो यहाँ पे, तो एक रेखा बनता है। जैसे इसको हमने मिला दिया, पहला ये हो गया सॉकेट, ये हो गया इसका दांत, इन सभी को हम आपस में मिला दिए तो ये एक मार्कर बन गया पूरा पूरा। लेकिन जहां पे मिला उस जगह पे एक रेखा बन रहा है, जहां पे मिला वहां पे एक रेखा बन जा रहा है। इसी रेखा को हम लोग बोलते हैं हिंज रेखा। क्या बोलते हैं इसको? हिंज रेखा। जब इसको जोड़ दिए तो हिंज बन गया, तो हिंज बन गया। देखो यहाँ पे समझ, फिर से कोई बात नहीं, पेर के रख दो दिमाग को। ठीक है, इसमें दांत जोड़ों में पाया जाता है, हो गया, जोड़ा में पाया गया। दांत जो है सॉकेट में बैठ जाते हैं। ये दोनों था, सॉकेट में हम बैठा दिए भैया, कंप्लीट हो गया, सॉकेट में बैठ गया। दांत और सॉकेट मिलकर हिंज बना दिया। चल, दांत था सॉकेट था, दोनों को मिला दिए, क्या बन गया? हिंज बन गया। अब इस हिंज के बीच में आपको एक चीज देखने को मिल रहा है, हिंज में इससे एक रेखा बनता है, लिखा हुआ है ना, इससे एक रेखा बनता है, इसे हम लोग हिंज रेखा बोलते हैं, जिसको हम लोग इंग्लिश में कार्डिनल मार्जिन बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? कार्डिनल मार्जिन। इससे एक रेखा बनता है, इस रेखा को हम लोग हिंज रेखा कहते हैं। यही बात मैं 50 पर आपको समझा रहा हूं। देखो यहाँ पे ऐसे जोड़े, इसको जोड़ने के बाद देखो यहाँ पे ज्वाइंटर के रूप में एक रेखा बन रहा है, इसी को हम लोग बोलते हैं हिंज रेखा। क्या बोलते हैं इसको? हिंज रेखा बोल देंगे। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। तो अब आता है चौथा स्टेप, मतलब फिर आपको पैराग्राफ को चेंज करना है, बिकॉज मेरे पास जगह कम था इसलिए मैंने नहीं किया। अगला, तो यहां पर आपको ये लिखना है, किसी ब्रैकियोपोडा में, हर किसी में नहीं, किसी ब्रैकियोपोडा एक फाइलम है और इसमें बहुत सारे जीव आते हैं। तो किसी ब्रैकियोपोडा में अम्बो मतलब क्या होता है? चोंच होता है, मुर्गी का ठोर होता है। अम्बो का मतलब क्या होता है? चोंच होता है। तो किसी ब्रैकियोपोडा में अम्बो तथा हिंज लाइन में तिकोनी जगह बनती है। पढ़ना ध्यान से बबुआ लोग, यहाँ देखो, किसी ब्रैकियोपोडा में, किसी ब्रैकियोपोडा के जीव में, जो पढ़ा रहा हूँ ध्यान से, क्योंकि ये चीज़ आपके लिए बिल्कुल नया है, इसीलिए मैं बार बार एकदम बेसिक से लेकर चल रहा हूँ। कोई नाराज मत होना जो ज़्यादा तेज बनने का कोशिश करता होगा। ठीक है, प्रैक्टिस पे प्रैक्टिस मारो। ठीक है, किसी ब्रैकियोपोडा में अम्बो का मतलब अभी तुरंत बताए थे, कहाँ गया। देखो यहाँ अम्बो, चोंच को ही क्या बोलते हैं हम लोग? अम्बो। तो किसी ब्रैकियोपोडा में अम्बो जो है तथा हिंज लाइन इसी को ना बोलते हैं, हिंज लाइन में तिकोनी जगह बन जाता है। देखो यहाँ त्रिकोण ऐसा दिख रहा है, ऐसा कुछ, देखो यहाँ पे ऐसा कुछ दिख रहा है, ऐसे त्रिकोण ऐसे दिख रहा है, ऐसे कुछ अंदर की ओर से, ऊपर की ओर से नहीं, ऐसा कुछ त्रिकोणी भाग दिख रहा है। फिगर देखो, इधर ऐसा नहीं करना है, तिकोनी जगह बनती है, इसे ही को हम लोग हिंज क्षेत्र बोलते हैं। तो ई बबुआ के क्या बोल देंगे हम लोग इसको? हिंज क्षेत्र। बाबू तू हिंज क्षेत्र है, तानी हम लोग के जीने दो इधर। ठीक है, चलो, तो ये हो गया क्या चीज? हिंज क्षेत्र हो गया। जो हिंज क्षेत्र है इसको हम लोग इंग्लिश में गार्डनर एरिया बोलते हैं, GARDENERAREA, गार्डनर एरिया। इसको क्या बोलते हैं इंग्लिश में? हिंज क्षेत्र बोलते हैं। फिगर बना लो, इसके बारे में कुछ भी डिस्क्राइब कर दो भैया, छोटा मोटा भी, आपको 4 से 3 नंबर मिल जाएगा। लेकिन जो जितना मैंने लिखा है, ये पूरे कॉन्सेप्ट को आप लिख लीजिएगा ना, हो जाएगा। और ज़्यादा प्रयास नहीं, सिर्फ 1 से 2 प्रयास करना है, पूरा कंप्लीट हो जाएगा ब्रैकियोपोडा। आगे बढ़ते हैं। तो देखिए अब आ गया, तिकोनी जगह बन रही है और इस तिकोनी जगह को हम लोग क्या बोल रहे हैं? हिंज क्षेत्र। अगर अभी भी समझ में नहीं आया तो भैया बैक करने का सिस्टम है, आप ऑनलाइन क्लास में हो ना कि ऑफलाइन में, कि आपको 50 बार पूछना है, आप बैक करो, फिर से देखो, समझ में आ जाएगा। अगला, यह प्रायः कहाँ मिलेगा? अधर कपाट की ओर ज्यादा पाया जाता है। मैंने बताया था कि अधर कपाट निचले वाले भाग को कहते हैं। यहाँ देखो, अधर कपाट का मतलब क्या होता है? बड़ा भाग। तो बड़ा भाग कहाँ दिख रहा है? ये वाला ना, तो नीचे की ओर न मिलेंगे भैया, अंदर से, उधर से, अंदर की ओर से मिल जाएंगे। ठीक है, तो किसी ब्रैकियोपोडा में अम्बो तथा हिंज लाइन में तिकोनी जगह बनती है, इसे हम लोग हिंज क्षेत्र कहते हैं। एंड यह प्रायः अधर कपाट की ओर ज्यादा पाया जाता है। अधर कपाट का मतलब क्या होता है? पीछे की ओर से बड़का भाग जाने था ना, उसी साइड में ये पाया जाएगा। इसके बाद ठीक है, इनमें से एक छिद्र, इसमें क्या पाया जाता है? एक छिद्र भी पाया जाता है, जो कि मैंने बताया था अभी फिगर में। इसमें एक छिद्र भी पाया जाता है। इनका आकार समय समय पे बदलते रहता है, इनका आकार और रचना बदलता रहता है। कभी कभी यह प्लेट द्वारा ढका रहता है, और उसी प्लेटवा का हम लोग क्या बोलते थे अभी? सेल। क्या बोलते थे उसको? सेल। कभी कभी कुछ अलग प्रकार के भी प्लेट इसमें हो सकते हैं, तो इसको आपको लिखना पड़ेगा। कभी कभी यह प्लेट द्वारा ढका रहता है, ठीक है, जिसे त्रिकोणिका कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको?
त्रिकोणिका इसे कहा जाता है, ठीक है, त्रिकोणिका कहते हैं। ये हालांकि अलग से डिफिनेशन नहीं पूछेगा, बट ये आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। अब आता है यहाँ पे, अब जो दोनों का पार्ट है, दोनों का पार्ट, ये दोनों का पार्ट भैया अलग अलग है ना, तो इनको जोड़ने का एक पेशी होता है। क्या होता है? पेशी। तो ये देखो क्या होता है यहाँ पे, ये दोनों का पार्ट जो है पेशियों के सहारे खुलते हैं तथा बंद होते हैं। अपना मन थोड़े ना खुलेगा कि भैया दरवाजा हम ओपन करते रहे, ना 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 ना, एक पेशी है, वो उसको अनुकूल वातावरण तथा प्रतिकूल के कंडीशन में जब जब इसको शरीर की आवश्यकता पड़ती है तब तब उससे ओपन करेगा, बंद करेगा। तो एक पेशी उसके लिए सहायक हो जाता है उस जगह पे, ठीक है। ये मैंने लिख दिया है, पूरा थ्योरी को ही लिख दिया है लंबे चौड़े बोर्ड पे। यहाँ पे आपको आराम से लिखने की आवश्यकता है, आपको स्क्रीनशॉट लेने का टाइम हम दे रहे हैं, ठीक है। पहले समझो, तो दोनों का पार्ट जो है पेशियों के सहारे खुलते हैं तथा बंद भी हो जाते हैं। यह सेल के भीतर होते हैं, सेल के भीतर। सेल बताए थे ना, ये जो भी आपका जो प्रोसेस हो रहा है ये कहाँ हो रहा है? सेल के भीतर। और प्रोसेस घंटा कुछ नहीं है, प्रोसेस के बारे में हमने बात ही नहीं किया। प्रोसेस कहाँ? ये देखो, ऊपर से मैंने सेल खोला, अंदर में जीव, अंदर में क्या है? जीव है, ठीक है। और ऊपर से ये है भैया सेल। इसी के अंदर में क्या निवास करता है? देखो यहाँ, इसी के अंदर में सेल, यहाँ देखो, यह सेल के भीतर रहते हैं, क्या? अंदर में रहता है। लेकिन ये जो सेलवा बना हुआ है ना, ये कैल्शियम कार्बोनेट का बना हुआ है। देखो CaCO3 का बना हुआ होता है, कंप्लीट, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद चलिए इसके जियोलॉजिकल हिस्ट्री के बारे में बात कर लेते हैं कि भैया ये कहाँ पे पाया जाएगा। तो देखो कहाँ पाया जाएगा, यह एक समुद्री जीव है। कैसा जीव है? समुद्री। अरे ऊपर वाला ही लिखा हुआ है। यह एक समुद्री जीव है जो सागर तट तथा, सागर तट माने समुद्र के किनारे, सागर का अर्थ समुद्र होता है, ठीक है। सागर तट तथा जो डीप जो समुद्र है उसके तट पर पाया जाता है। कोई दिक्कत नहीं, ये तो बताया हुआ है ऑलरेडी, आप जानते हैं, बहुत समझदार हैं आप लोग तो। और दूसरा कंडीशन में प्री कैम्ब्रियन समुद्रों में पाया जाता है। कैम्ब्रियन जियोलॉजिकल टाइम स्केल में मैंने पढ़ाया हुआ है, प्री कैम्ब्रियन में पढ़ाया हुआ है। जैसे प्रेट्रोजोइक हो गया, फेनरोजोइक हो गया, आपका मीसोजोइक आता था, ये सब जितना आता था ना, ये सब में आपका ये पाया जाएगा, ठीक है। तो उस टाइम में जो भी समुद्र बनते थे ना, उस टाइम के जीव होते हैं आपके ब्रैकियोपोडा, और वो जीव आज भी हमारे पाए जाते हैं। समझ में आ गई बात? चलिए आगे बढ़ जाते हैं। तो इसके उदाहरण की बात कर लेते हैं कि इस ब्रैकियोपोडा में और कितने प्रकार के जो है एग्जाम्पल आ सकते हैं। तो देखो, पहले आया है लिंगुलेला, पहला नंबर पर क्या है? लिंगुलेला, तथा दूसरा है ओबेलेला। इसका नाम भैया जहां जहां लेला आ गया वहां मजनू के नाम लेके ब्रैकियोपोडा मार देना है, ठीक है। तो देखिए, लिंगुलेला ओबेलेला, लिंगुलेला ओबेलेला, लिंगुलेला ओबेलेला, लिंगुलेला ओबेलेला, ये क्या है भैया? उदाहरण है। किसका उदाहरण है? ब्रैकियोपोडा का। किसका उदाहरण है? ब्रैकियोपोडा का। अब मैं आपको बताता हूं, मेरे पास है पासपोर्ट का बुक, और उसमें से मैं आपको बताता हूं कि क्या क्या और भी एग्जाम्पल्स इसका हो सकता है। अगर आपके पास है ऐसा वाला बुक, मेरे पास तो यह, इसका तो ढक्कन भी नहीं है भाई, तो आप इसे और भी बेहतर तरीके से कर सकते हैं। देखो, कुछ नहीं, कुछ खास नहीं है, कुछ प्रमुख में चला जाता है। लेप्टिना, ठीक है, लेप्टिना हो गया आपका, एट्रिपा हो गया, टेरेब्रेचुला हो गया, आर्थिस हो गया, ठीक है, ये सब आपका नाम चला जाएगा। रिंकोनेला हो गया, इस टाइप से बहुत सारे नाम है। ये सब उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट आप इतना लिख दोगे, आपका 5 नंबर रखा हुआ है। अब आप क्या करोगे, इसको छोड़कर आप लो इसका स्क्रीनशॉट, आप ले लो इसका क्या चीज? स्क्रीनशॉट। और आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर और आप करो इसको नोट, और नोट करके, और इस वाले फिगर को, आपको जो अभी फिगर जितना भी आपने देखा, फिगर अगर कंप्लीट पता नहीं चल रहा है तो आपको फुल HD में चैनल के नीचे डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सअप चैनल है, और व्हाट्सअप चैनल पूरी तरीके से सेफ है। किसी भी लड़का लड़की का नंबर उसमें शो अप नहीं करेगा, यहाँ तक कि मेरा भी नंबर उसमें शो अप नहीं करेगा। तो आप उस चैनल पे जुड़ जाइए, क्योंकि जियोलॉजी का मोस्ट इंपॉर्टेंट अगर जो भी हमारे पास आएगा कंटेंट, अभी तो जियोलॉजी का एग्जाम बहुत लेट है यार, 20 फरवरी को है आपका जियोलॉजी एग्जाम, तो टेंशन नॉट लेना है, ठीक है। तो चलो आगे करके पूरा हम लोग कंप्लीट करेंगे, और उस व्हाट्सअप चैनल में जुड़कर आपको सिर्फ कंटेंट ही खोजना है, उसको फॉलो करके उसका मेंबर बन जाना है, ठीक है। उसमें अनावश्यक चीज कुछ नहीं, बस लिखित रूप से कुछ नोटिफिकेशंस भेजते हैं, और जो इंपॉर्टेंट होता है नोट्स, ये सब हम लोग सेंड करते हैं। तो जल्दी जल्दी आप लोग उससे जुड़ जाएंगे। और ये हो गया आज का ब्रैकियोपोडा, और कल जो है हम लोग पढ़ेंगे गैस्ट्रोपोडा, जो कि मोस्ट भी आई है। और ये क्वेश्चन एक बार नहीं, मैं आपको अगर बताना चाहूँ तो ये क्वेश्चन 4 से 5 साल तक पूछा हुआ है, 2009 से लेकर 2021 के बीच में। 2021 में तो एग्जाम हुआ नहीं था 12th का, ऐसे, ठीक है, कोरोना था ना, फ्री में पास कर दिया था, फ्री फोकट का, ऐसे। तो अब आपसे उम्मीद है कि आप इसे प्रैक्टिस करो। जब तक प्रैक्टिस आप नहीं करोगे, चांस बहुत ही कम है, ठीक है।
जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक चांस बहुत कम है। और आपका डेट शीट जारी कर दिया है पूरा पूरा। और क्या बोलते हैं उसको कि जो एग्ज़ाम है वो एग्ज़ाम पहले क्या होता था 12th में, और 12th में होता था कि 35 नंबर का ऑब्जेक्टिव और 35 नंबर का सब्जेक्टिव होता था। लेकिन इस बार आपका 10 नंबर कम कर दिया, यानी कि 35 नहीं होगा, आपकी 25 नंबर का ऑब्जेक्टिव होगा एंड 35 में 10 उधर बढ़ा दीजिए सब्जेक्टिव वाले में, तो 35 और 10 45 का आपका होने वाला है सब्जेक्टिव, और आपका 25 का कर दिया ऑब्जेक्टिव। तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा सब्जेक्टिव पे गौर करना है, ऑब्जेक्टिव तो बन ही जाएगा। और जियोलॉजी के लिए ऑब्जेक्टिव के लिए आप टेंशन ही मत लेना, और इतना क्वेश्चन कराऊंगा ना आप सोच भी नहीं सकते हो। क्लास में हम लोग जानेंगे आपका गैस्ट्रोपोड के बारे में, जिसको हम लोग गैस्ट्रोपोडा भी कह देते हैं एक लाइन में। याद रखिएगा गैस्ट्रोपोडा है, इसको आर्थ्रोपोडा नहीं समझना है, नहीं तो बहुत ज़्यादा इन दोनों में डिफरेंस है। खैर उतना खास इस टाइप से हम लोग नहीं लेकर चलेंगे यहाँ पे, ठीक है। चलिए जल्दी जल्दी इसको देखते हैं। और ये भी आपका 5 मार्क्स में पूछेगा, जैसा कि मैंने पीछे ही बता दिया था कि ये 5 मार्क्स के क्वेश्चन है। अगर आप इसका फिगर बनाते हैं तब आपको पूरा पूरा 5 नंबर मिलेगा, अन्यथा आपको 2.5 नंबर देकर बोल देगा भैया घरे जाओ, ठीक है। आपको 2.5 नंबर लेना है तो फिगर भी बनाना पड़ेगा। तो फिगर पहले चीज़ अपलोड कहाँ होगा, तो फिगर को मैं भेज दूंगा आपका व्हाट्सअप चैनल पे, ठीक है। आप व्हाट्सअप चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उस पर आप टैप कीजिएगा और उस पर जाकर फॉलो कीजिएगा, और वहाँ पर आपको पूरा चीज़ आ जाएगा ऑटोमेटिक, ठीक है। चलिए वो एक चैनल है, वहाँ पे एक बार अपलोड होने के बाद दोबारा वो कट नहीं होता है, ऑटोमेटिक वो आते रहता है, ठीक है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हमारा गैस्ट्रोपोडा। और सबसे पहले समझिए गैस्ट्रोपोडा यह एक मोलस्का, ठीक है। यह एक, सबसे पहले यही पॉइंट आपको नंबर 1 पे यही लिखना है कि यह एक मोलस्का फाइलम का जीव है। यह एक मोलस्का फाइलम का जीव है। ऐसे में मोलस्का फाइलम जो बायो वाले स्टूडेंट होंगे बहुत अच्छे तरीके से जानते होंगे कि वैसे शरीर वैसे जीव जिनका शरीर का भाग कोमल होता है, वैसे शरीर या वैसे जीव जिनका शरीर जो होता है ना वो कोमल होता है, यानी कि कोमल भाग वाले शरीरों को हम लोग या वैसे जीवों को किस में रख देते हैं, मोलस्का में रख देते हैं। समझ गए, ठीक है। किस में रख देते हैं इसको हम लोग, मोलस्का में रख देते हैं। यानी कि आपको समझ में आ रहा है कि गैस्ट्रोपोडा, आर्थ्रोपोडा तो पहले हो नहीं सकता, आर्थ्रोपोडा में कीड़े मकोड़े आ जाते हैं, ठीक है। आर्थ्रोपोडा में आपका ट्राइलोबिटा आता है। कौन सा आता है, ट्राइलोबिटा आता है, जो कि हम लोग आने वाले दूसरे और फ्यूचर क्लास में करने वाले हैं, ठीक है। तो आपको यही समझना है कि जो हमारा जो गैस्ट्रोपोडा होगा, सबसे पहला चीज़ ये गैस्ट्रोपोडा आपका होगा क्या चीज़, आपका मोलस्का फाइलम का एक जीव होगा। तो चलिए जल्दी से हम लोग शुरू कर देते हैं। सबसे पहले आप वहाँ पे फिगर देख सकते हैं कॉर्नर में, आप फिगर ही देखते रहो। पहले इस फिगर में मैं आपको डिस्क्राइब कर दूँ। चलो निकालिए फिगर सभी लोग, देख सकते हैं ध्यान से, थोड़ा सा क्वालिटी को आप बढ़ा लेंगे ताकि अच्छे से दिखे। सबसे पहले एक साइड वाले को देखिएगा, शिखर क्या दिख रहा है, एक आपको इसके अंदर का 3D पिक्चर के रूप में दिख रहा है और एक आपको बाहर के रूप में दिख रहा है। देखने से ऐसा लग रहा है ना कि ये शंख है। क्या, कौन सा शंख, जैसे पानी बहता है ना तो नदी वदी के किनारे ना ऐसे कुछ शंख टाइप के आ जाते हैं, ठीक है। तो यही शंख छोटे छोटे कीड़े जैसे आते हैं ऐसे, ये आपको दिखेंगे। इसमें आपको एक चीज़ मिलेगा देखने को, देखिए ऊपर में आपको शिखर देखने को मिल रहा है। क्या देखने को मिल रहा है, शिखर देखने को मिल रहा है, अपेक्स जिसको बोल रहे हैं हम लोग, क्या बोल रहे हैं, अपेक्स बोल रहे हैं ना। इसी के साथ हम लोग होर्ल देख पा रहे हैं, लेकिन वहाँ पे आपको ध्यान नहीं देना है, ठीक है। आपको आ जाना है नीचे, सबसे ऊपर शिखर और सबसे नीचे में आना है, जिसको हम लोग द्वारक बोल रहे हैं, उसको इंग्लिश में अपेर्चर कहते हैं। कि हम लोग क्या कहते हैं इंग्लिश में, अपेर्चर कह देते हैं, ठीक है। तो ये दोनों भागों को आप पहले देख लीजिएगा। बीच वाले चीज़ों को आपको ऐसे ही फिगर में सिर्फ लिख कर डिस्क्राइब कर देना है, उसके बारे में यहाँ पे बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करना है इस जगह पे, ऐसा समझ में। चलिए तो हम लोग बढ़ते हैं अपने टॉपिक की ओर आगे, और सबसे पहले ये देख लेते हैं कि पाए कहाँ जाते हैं। सबसे पहला यही जरूरी है। तो ये जब भी पाए जाएंगे अलवणीय जल में पाए जाएंगे। पहला चीज़, समुद्र का पानी खारा होता है, तो समुद्र में जो पाया जाने वाला था वो ब्रैकियोपोडा था, जो कि हम लोग लास्ट क्लास में किए थे। अब ब्रैकियोपोडा लवणीय जल में पाया जाता है, क्योंकि समुद्र का जो जल होता है वो लवणीय होता है। लेकिन ये जो पाए जाएंगे ना भाई साहब, ये पाए जाएंगे अलवणीय जल में। दैट मीन्स कि नॉर्मल जो पानी जो स्थिर है उसमें पाए जाएंगे। क्योंकि आपको याद होगा जितने भी चीज़ प्रवाहित होते हैं वो सभी क्या होते हैं, लवण होता है, सभी में नमकीन होता है, खारा होता है। लेकिन जो स्थिर होता है उसमें किसी प्रकार का लवणों का प्रवाह नहीं हो पाता है, इसलिए वो क्या हो जाते हैं, अलवणीय रहते हैं, ठीक है। तो इसके जीव अलवणीय होते हैं, यानी कि बिना मतलब साल्ट की मात्रा बहुत कम रहता है। भूमि पर ये पाए जाते हैं, याद रखिएगा। कहाँ पे पाया जाएगा, भूमि पे। ये बेहद जरूरी है, भूमि पे ज़्यादा मात्रा में होता है ना इसलिए। और जल में मिलेगा तो किस में मिल जाएगा आपको, अलवणीय में मिलेगा, ठीक है।
यह गर्म जलवायु में अधिक पाया जाता है। पहला कॉन्सेप्ट किसमें पाया जाएगा? गर्म जलवायु में, यानी कि गर्मियों के दिन में ये बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं। कब पाए जाते हैं? गर्मियों के दिन में। इसके बाद अगला है इसके शरीर के आकार की हम लोग विशेषता मतलब ये देखते हैं कि इसका शरीर का जो है ना वो आकार जो है किस टाइप से होगा। तो इनके शरीर का आकार ये है। सबसे पहले हम लोग वहाँ पे देखे थे सेल, क्या देखे थे? सेल। और उसी सेल को हम लोग टेस्ट भी कर रहे थे। क्या कर रहे थे यहाँ पे? टेस्ट भी कर रहे थे। किसमें? ब्रैकियोपोडा में। बट यहाँ पर हमें सेल ही लेना है। सेल का मतलब आप जानते हैं कि क्या होता है? कवक सेल का मतलब यहाँ पे हम लोग एक कवच समझे थे। कवच की एक ऊपर से बक्सा टाइप कैसे रहता है, उसके अंदर में जीव रहता है, इसको हम लोग सेल बोल रहे थे। ओके, तो यहाँ पर आप ये देख रहे हैं कि कवक वर्ड यूज हो रहा है यहाँ पे, कवक। तो कवक मैंने बताया कि मेरे शरीर में नाक है, कान है, आँख है, ठीक है, और ऐसे तो बहुत सारे जीवों में ऐसे भी हो सकता है, खासकर कीड़े मकोड़े में, कि उनका नाक तो रहेगा बट उनका नाक के रूप में अलग उसका नाम हो जाएगा। तो यही होता है गैस्ट्रोपोड जो होते हैं इनमें, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? यहाँ पे सेल ही रहेगा, यानी कि सेल आप एक अर्थ में समझ जाओ, इसके ऊपर भी कवच लगा रहेगा बट उसे हम लोग अब की बार टेस्ट ना मतलब टेस्ट ना बोल करके क्या बोल लेंगे? उसको कवक बोलना है। यहाँ पे बायोलॉजी वाला फंजाई मत समझ लीजिएगा, ठीक है? उसको हम लोग कवक, ये नहीं है ना, ये सेल है। एक का पार्टी होता है, उसमें दो का पार्टी था, एक पार्श्व था और एक था अधर। लेकिन यहाँ पे कौन सा है? यहाँ पे सिर्फ एक का पार्टी है, जिसको हम लोग सिंगल वाल्व बोलेंगे ना, सिंगल वाल्व। सिंगल वाल्व आप फिगर में देख पा रहे हैं ना कि सिर्फ ऊपर की ओर आपको दिखेगा और नीचे क्या है? नीचे द्वारक है, बड़ा सा आपको लग रहा है ना कि बहुत बड़ा छिद्र है नीचे की ओर से, और ऊपर सिर है, इसका मतलब शीर्ष वाला भाग है, ठीक है। इस कवक की यानी कि इस सेल की, सेल का मतलब ऊपरी कवच की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इसके सेल पेंच की तरह कुंडलित एवं सर्पिल होते हैं। पेंच समझते हैं? पेंच क्या होता है? अगर आपके पास एक नट होता है ना, नट, तो देखो यहाँ ऐसा वाला स्ट्रक्चर, ऐसा वाला स्ट्रक्चर, ऐसा वाला स्ट्रक्चर, पेंच की तरह। कुंडलित समझते हैं? कुंडलित क्या होता है? परिनालिका जानते हैं? परिनालिका क्या होता है? ठीक है, तो ये परिनालिका की तरह ऐसे 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 लपेटाई रहेगा आपस में, लेकिन जीव रहेगा। सेम एक प्रकार से एक मंदिर होता है ना, तो मंदिर का कुछ इस टाइप से स्ट्रक्चर भी बना दिया जाता है, ऊपर में शिखर और ऐसे घुमावदार स्ट्रक्चर के रूप में, ऐसे स्प्रिंग जैसा, ऊपर पतला नीचे मोटा, इस टाइप से आप फिगर में देख सकते हैं इसको जूम करके। ये मैंने लिया हुआ है, कोई प्रकाशन का बुक था तो वहाँ से, चूंकि हमारे पास बहुत सारे फिगर हैं तो उससे आपको छापना है और उसको नाम मतलब नोमेनक्लेचर उसका अच्छा होना चाहिए, तो किसी बुक के प्रकाशन से हमने ये लिया हुआ है फिगर, आप इसे देख लेंगे, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। तो सर्पिल जो होता है ना, अच्छा, ये पेज की तरह कुंडलित होता है, यानी कि नट बोल्ट आप देखते हैं ना कैसे कुंडलित होता है, उसको जैसे जैसे कसिएगा तो नीचे की ओर जाता है, उस टाइप से इसका स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। अब आगे बात करते हैं। सर्पिल, सर्पिल मतलब घुमावदार, ठीक है। सेल के नुकीले भाग को हम लोग शिखर बोलते हैं। दैट मीन्स आप देख पा रहे हैं ऊपर में, ऊपर वाले भाग को हम लोग क्या बोलते हैं? शिखर। क्या बोलते हैं? शिखर। और सेल के दूसरे सिरे में नीचे, नीचे की ओर से क्या होता है? एक छिद्र होता है। आप देख पा रहे हैं फिगर में, ऊपर रहेगा आपका शिखर, अपेक्स जिसको बोलते हैं, और नीचे क्या रहेगा? आपका होल रहेगा, एक छिद्र रहता है ना। इसी छिद्र को हम लोग द्वारक बोलते हैं और इसी को इंग्लिश में अपेरचर कह देते हैं। हम लोग क्या बोलते हैं? इसको अपेरचर कह देते हैं। अगला स्टेप, आपको पैराग्राफ चेंज कर करके लिखना है। जो भी आपको हम लिखवा रहे हैं वो पैराग्राफ को चेंज करना है और उसके बाद ही आपको लिखना है यहाँ पे, ठीक है। तो द्वारक जो होगा ना वो अंडाकार भी हो सकता है, आयताकार भी हो सकता है। चूंकि जो आप ये फोटो को देख पा रहे हैं ये सिर्फ एक गैस्ट्रोपोड का हमने एक एग्जाम्पल यहाँ पे मतलब दिया हुआ है। आप अगर इंटरनेट पे आप सिर्फ इतना सर्च मारो गैस्ट्रोपोड इमेजेस HD, इतना भयानक भयानक आ जाएगा, आप सब कुछ देख देख कर फुल HD में समझ सकते हैं। और आप गैस्ट्रोपोड ही नहीं, ब्रैकियोपोड को भी देखकर आप क्या कर सकते हैं? समझ सकते हैं। साथ ही ये जो द्वारक होते हैं वृत्ताकार भी हो सकते हैं, इत्यादि आकार का हो सकता है, ठीक है। अगर इसका भौमिकीय इतिहास के बारे में हम बात करें कि जो इसका जो जियोलॉजिकल जो आपका जो हिस्ट्री है वो क्या है, तो सेम यही चीज़ लिखेंगे कि इनमें जीव जो होता है ना, इनके जो भी जीव होते हैं वे अलवणीय जल तथा भूमि पर पाए जाते हैं और यह छिछले जल तथा गहराई में भी पाई जाती है, ठीक है। ये गर्म जलवायु में अधिक पाए जाते हैं। कंप्लीट। ये आपको ऐसे स्टेप हैं कि आप आंसर को लिखिएगा और फिगर को भी बनाना पड़ेगा। मतलब ऐसा होगा ना कि मान लीजिए बीच में आप इधर फिगर बना लो, इधर आंसर लिखो, तो ये सबसे बेस्ट तरीका हो जाएगा। लेकिन हाँ, याद रखना फिगर पे 2.5 नंबर है एंड 2.5 नंबर आपकी इस थ्योरी पे है, ठीक है। और 5 नंबर फिगर अच्छा रहेगा, नोमेनक्लेचर अच्छा रहेगा, बहुत भयानक नंबर आने वाला है, ठीक है। देखिए इसको हम बहुत शॉर्ट करने का प्रयास किए, क्योंकि वो वाला जो था ना उसमें कुछ लोगों का कहना था कि सर बहुत लंबा हो जा रहा है, थोड़ा सा इसका स्ट्रक्चर वह मोटा मोटी ऐसे ही बता दीजिए ना। तो चलो मोटा मोटी मैंने स्ट्रक्चर ही बता दिया। एक तरीके से सर्पिलाकार ऊपर से रहेगा और नीचे आकर द्वारक बन जाता है, ठीक है। चलो
तो अब आता है कुछ प्रमुख गैस्ट्रोपोड जो कि हमारे होते हैं प्लूटोमारिया सबसे पहला, ठीक है, बेलरीफॉन, इसके बाद आता है टर्बो, इसके बाद आता है ट्रोकस, इसके बाद आता है कोनस, इसके बाद आता है इत्यादि, खत्म। और यह कौन सा फाइलम का जीव है? आपका मोलस्का फाइलम का जीव है, फाइनल। अब आपको क्या करना है कि इसके पीछे पागल नहीं होना है, पहला चीज रटना तो है नहीं, बहुत सिंपल था। मोलस्का फाइलम था, अलवनीय में पाया जा रहा है, जल में गहराई में भी पाया जा रहा है। ज़्यादातर ये गर्म मरुस्थलीय इलाकों में आपको ज़्यादातर मिलेंगे, जहाँ पे लवण की मात्रा कम हो उस जगह पे ये पाए जाएंगे बहुत ज़्यादा मात्रा में। इसके बाद इनका जो द्वारक होगा, एक द्वारक होता है और एक आपका शिखर होता है। तो सबसे ऊपर वाले भाग जो सर्पिलाकार है उसको शिखर बोल रहे हैं, नीचे वाले को हम लोग द्वारक बोल रहे हैं। द्वारक का आकार गोलाकार भी हो सकता है, आयताकार भी हो सकता है, अंडाकार भी हो सकता है, जो कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। इसके बाद भौमिकीय इतिहास, ये अलवनीय जल में मिलेंगे, भूमि पे पाए जाएंगे और छिछले जल तथा गहराई में भी पाए जाएंगे, और ये गर्म जलवायु के साथ अधिक पाया जाता है। साथ ही साथ कुछ प्रमुख गैस्ट्रोपोड्स की हम लोग बात कर रहे हैं, प्लूटोमारिया आ गया, बेलरीफन आ गया, ट्रोकस आ गया, कोनस आ गया इत्यादि, ये सब आ जाते हैं। और ये किस फाइलम का जीव है? मोलस्का। क्वेश्चन पूछता है सर कि गैस्ट्रोपोड किस फाइलम का जीव है? तो मोलस्का। ऑब्जेक्टिव करवाया होंगे, आपको याद होगा, इसमें मोलस्का हो जाता है। साथ ही साथ पूछता है ट्राइलोबीटा, तो ट्राइलोबीटा हम लोग के आगे है। तब तक आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना यार, क्योंकि जो भी जियोलॉजी वाले स्टूडेंट है सब लोग मिलकर एक टीम बना के रखो। इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं लैमली ब्रोंकिया के बारे में। इससे पहले वाले लेक्चर में जो है हम लोग पढ़ लिए थे गैस्ट्रोपोड के बारे में एंड ब्रैकियोपोड के बारे में, और इससे अलग आपका एक भी प्रश्न नहीं पूछेगा, ठीक है। तो इसे भी ध्यान से समझिएगा और इसको भी कवर अप करते चलिएगा। देखिए इसका जो है मिलता जुलता जो अर्थ है, ठीक है, ये मिलता जुलता इसका पूरा स्ट्रक्चर ब्रैकियोपोड से मैच करता है। आप ब्रैकियोपोड के अगर वीडियो नहीं देखे हैं, सबसे पहले तो यही गुजारिश करेंगे हम आपसे कि जो भी मेरा पिछला जो वीडियोज़ हैं, पहले पिछले वीडियोज़ को देख लीजिए, क्योंकि जब तक आप उसे नहीं देखते हैं ना तब तक आपको समझ ही नहीं आएगा। अभी क्या होता है ना कि बहुत सारे स्टूडेंट को यही पता नहीं कि सर लैमली ब्रोंक क्या होता है। भैया आपको हम जियोलॉजी पढ़ा रहे हैं, और जियोलॉजी में पैलियोंटोलॉजी एक इकाई है, यूनिट है। उसी पैलियोंटोलॉजी का एग्जाम्पल यानी कि ग्रुप बोल सकते हैं। इस जैसे हमने पढ़ा ब्रैकियोपोड, तो ब्रैकियोपोड जो है ना एक ग्रुप है, उसमें जीव जो है उसके चोंच को अम्बो कहते हैं। पूरा स्ट्रक्चर भैया ब्रैकियोपोड का वीडियो देख लीजिए, समझ में आ जाएगा। तो वो एक ग्रुप है, ठीक है। तो हम उसमें आपको बताते हैं कि कौन सा फाइलम में रखा जाएगा, उसको किसको मोलस्का में रखा जाएगा, किसको अभी किस में रखेंगे। तो जैसे हमने देखा था कल के वीडियो में गैस्ट्रोपोड, ठीक है, तो गैस्ट्रोपोड में भी आता है कि इसको मोलस्का फाइलम में रखा गया है। भैया आपको पता होना चाहिए कि मोलस्का फाइलम का ही मतलब होता है कोमल शरीर वाले भाग का जो भी जीवाश्म होंगे वो आपको गैस्ट्रोपोड में आ जाते हैं। उनका स्ट्रक्चर हमने बता दिया। सेम उसी प्रकार से एक प्रकार का ये भी जीवाश्म ही है, कौन? लैम्बली ब्रोंकिया, जो आज का हमारा टॉपिक है। इसमें हम मुख्यतः पढ़ते क्या है ना, इसमें हम जीवों के बारे में नहीं पढ़ते हैं, जीव का स्ट्रक्चर किस प्रकार से हो सकता है और उसके कुछ कुछ जो मुख्य जो विशेषता होती है, जो मुख्य बातें होती है, सिर्फ उसे हम लोग पढ़ते हैं। बाकी चीज़ों के बारे में यहाँ पे अब मान लीजिए कि एक अगर मान लीजिए लैम्बली ब्रोंकिया, इसमें अगर 100 प्रकार के अलग से एग्जाम्पल आ जाते हैं, 100 उदाहरण आते हैं, इन 100 के बारे में हमें नहीं पढ़ना। जैसे आपको कोई बोल देगा कि मानव जाति होता है ना, उस मानव जाति के बारे में आप उसके बताइए, उसके मॉर्फोलॉजिकल स्ट्रक्चर बताइए, ठीक है। तो आप क्या बताओगे कि इसका होता है मतलब सर पे बाल होता है, लड़कों का छोटा छोटा होता है, लड़के छोटे छोटे रखते हैं, लड़कियां बड़े बड़े रखते हैं, ठीक है। लड़कों में मतलब एक इसमें अंतर क्या होता है? सेम अंतर होता है, नर जननांग एंड स्त्री जननांग का अंतर होता है, बाकी तो सारा चीज़ सेम होता है कि नहीं। हार्मोनल थोड़ा सा ये होता है, लड़कों में टेस्टोस्टेरोन होता है, लड़कियों में एस्ट्रोजन होता है, ठीक है। ये मतलब इनका अलग हार्मोन है, उनका अलग हार्मोन है, बाकी सारी गतिविधियां तो सेम है ना। स्ट्रक्चर देखो लगभग सेम है। ऐसा तो नहीं कि लड़की लोग बंदरिया हो गई और लड़का लोग बढ़िया लड़का वाले कैटेगरी में है, ठीक है। ऐसा तो नहीं लड़का लोग सुअर कैटेगरी में चला गया और लड़की लोग लड़की रह गई, ऐसा तो कभी नहीं हो सकता है। हाँ, तो आकारिकी का मतलब होता है कि क्या ये भाग जो लड़का में हो रहा है, मतलब जो भाग वहाँ पे है वो भाग इसमें है कि नहीं है, ऐसे में। तो अभी देखिएगा आपको कुछ मिलता जुलता यहाँ पे स्ट्रक्चर मिलने वाला है। लैमली ब्रोंकिया जानने से पहले ब्रैकियोपोडा में आपने पढ़ा था कि वहाँ पे जो उसका जो 2 भाग होता था, एक अधर कपाट होता था और एक पृष्ठीय कपाट होता था। अधर कपाट माने हो गया सबसे निचला कपाट होता था, एक ऊपर का भाग होता था। मतलब आप समझो कि एक सांप होता है ना, नागिन सांप, तो उसका इस प्रकार से स्ट्रक्चर होता है ऐसे। तो ऊपर वाले का भाग और एक नीचे वाले का भाग, ऐसे हम लोग पढ़े थे। उसका फिगर भी आपको व्हाट्सएप चैनल पे बहुत बेहद ज़रूरी है।
आप में से क्यों नहीं आप लोग समझते हैं कि आप सभी लोग व्हाट्सअप चलाते हैं, और जो व्हाट्सअप चैनल है ना वो कोई ग्रुप नहीं है भाई साहब, वो एक बहुत सेफ है, उसमें आपका नंबर कभी लीक नहीं हो सकता है, ना आप मेरा नंबर ले सकते हो ना कुछ भी। तो वो लिंक डिस्क्रिप्शन में वहाँ पर जाओ ना, उसके बाद यहाँ पर तो मैं आधा काम करा रहा हूँ। मैं बार बार कहते आ रहा हूँ कि अगर ये 5 नंबर का क्वेश्चन पूछ रहा है तो 2.5 नंबर आपको ये लिखने से मिल जाएगा, पूरा पूरा लिखोगे तो, और 2.5 नंबर आपको फिगर बनाना पड़ेगा। तो फिगर यहाँ पे वीडियो में आप नहीं ना अच्छे से देख पाइएगा, इसलिए हम फिगर नहीं चिपका पा रहे हैं बार बार, ठीक है। तो आधा काम तो आपका व्हाट्सएप चैनल पे हो रहा है वहाँ पे, तो वहाँ पर जाइए, सेंड मटेरियल किया हुआ है, जो पिछला भी वीडियोज है, वीडियोज के बाद उस फोटो को हमने सेंड कर दिया है, उसको देखिएगा तब समझ में आएगा। तो ब्रैकियोपोडा से मिलता जुलता लेमली ब्रोंकिया का जो है उसका स्ट्रक्चर है। सबसे पहले ये कॉन्सेप्ट फाइनल होना चाहिए कि लेमली ब्रोंकिया जो है ये पूरा पूरा मैच किससे कर रहा है, उसमें। अब ब्रैकियोपोड जो था ना, ब्रैकियोपोड में जो उसका जो हिस्सा था वो हिस्सा बराबर नहीं था, मतलब अधर का पार्ट था वो थोड़ा सा बड़ा था, पृष्ठीय था थोड़ा सा, वो क्या था, मतलब जो ऊपरी का पार्ट था थोड़ा सा छोटा था। आप पहले सबसे पहले आप देख लो ब्रैकियोपोड का फिगर इस टाइप से, ठीक है। और ब्रैकियोपोड का नोट आप फिगर देखोगे तबे या वो वीडियो देखोगे तबे समझ में आएगा, और नोट करते चलना है, ठीक है। अभी नहीं, हम नोट करने का टाइम देंगे आपको। देखो इसमें क्या होता है, इसमें लेम्बली ब्रोंकिया में, लेम्बली ब्रोंकिया ना, देखिए इसमें कैल्शियम युक्त सेल पाया जाता है। सेल आपको पता है कि यहाँ पे रॉक्स नहीं समझना है, सेल जो होता है कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। तो क्या इसको हम एक लाइन में बोल सकते हैं क्या कि कैल्शियम युक्त होता है? क्या होता है? कैल्शियम युक्त होता है। कैल्शियम तत्वों की मात्रा यानी कि Ca का मात्रा ज़्यादा होता है इसमें। कार्बोनेट एक कवच होता है, सेल क्या बोलते हैं, कवच होता है, और उसी कवच के अंदर में जीव निवास करता है। आपको हमने एक मार्कर का एग्जांपल लिया हुआ था यहाँ पे, इसके बारे में मैंने बताया हुआ था कि अगर ये हमारा जो है ऊपर का कवच है, ये जो मार्कर का जो डिब्बा है, ये जो डिब्बा है ये ऊपर का कवच हो गया, और ये वाला ये जीव है, फॉर एग्जाम्पल आप समझो लेम्बली ब्रोंकिया ही है, तो ये जीव जो है अंदर में निवास करेगा। ये जीव कहाँ पे निवास करेगा? अंदर में। इसके ऊपर से एक कवच बना हुआ है, मतलब ये ढक्कन बना हुआ है। इसी ढक्कन को हम क्या बोल रहे हैं यहाँ पे कि एक कैल्शियम कार्बोनेट का बना हुआ है। क्या समझ रहे हैं हम लोग कि कैल्शियम कार्बोनेट का बना हुआ है। लेकिन एक अर्थ है, उसमें भी ब्रैकियोपोड में भी 2 कपाट होता था, और यहाँ पर भी कितना कपाट हो जाएगा? 2 रहेगा। लेकिन ब्रैकियोपोड में ये बात था कि वहाँ पर दोनों वे असमान थे। असमान था ना, एक था अधर और एक था पृष्ठीय, वहाँ पे था असमान, लेकिन यहाँ पे क्या रहेंगे? एक समान। क्या रहेगा यहाँ पे? एक समान। तो देखिए इसमें भी एक, ये सेल क्या है? ये एक प्रकार का कवच है। क्या है? एक प्रकार का कवच है। और इसी के अंदर में जो लेम्बली ब्रोंकिया नाम में जितने भी उदाहरण आते हैं उसके, वो सभी जीव क्या करते हैं? निवास करते हैं। इसके 2 कपाट होते हैं। मतलब कपाट का मतलब समझो कि अगर कोई इस टाइप से कोई जीव है, इस टाइप से कोई जीव पाया जा रहा है, कुछ जो भी स्ट्रक्चर है, ठीक है, तो एक कपाट इधर और एक कपाट इधर। कपाट का मतलब क्या होता है? सिरा। क्या होता है? सिरा। एक सिरा ऊपर एक सिरा नीचे, और दोनों जो होते हैं ना, ये दोनों आपस में बराबर हैं। क्या है? बराबरी। याद रखना, यही एग्जाम्पल में पूछता है। अगर ब्रैकियोपोड है तो दोनों कपाट असमान रहेंगे, और यही अगर लेम्बली ब्रोंकिया है तो दोनों समान हो जाते हैं, यानी कि बराबर हो जाते हैं। अब अगर बराबर है तो उसे हम लोग क्या नाम देंगे? अधर और छोटा बड़ा करने से क्या मतलब है? ठीक है, उसको एक लाइन में बोलेंगे क्या चीज़? लेफ्ट राइट। क्या बोल देंगे? लेफ्ट राइट या अप एंड डाउन। अप एंड डाउन बोल सकते हैं। तो कपाट है, इसको हम लोग बोलेंगे दायां कपाट, और क्या बोल देंगे? वो बायां कपाट बोल देंगे। दोनों क्या होते हैं? आपस में इक्वल होते हैं। क्या होते हैं? दोनों आपस में क्या है? बराबर है। क्या है? बराबर। इसी के आगे हम लोग अगले स्टेप की ओर बढ़ते हैं। छोटा सा है, ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं होगा। इनके दांत जो हैं सॉकेट से जुड़े होते हैं। आप अगर ब्रैकियोपोडा वाले अगर नोट आप किए हैं तो वहाँ से ही आपको स्पष्ट हो जाएगा। उसमें हमने साफ साफ पूरा चीज़ डिस्क्राइब किया हुआ है, ठीक है। वही चीज़ वहाँ यहाँ पे कुछ लिखना पड़ा है, बाकी कोई नया स्ट्रक्चर इसमें नहीं है, बस यही था इसका स्ट्रक्चर। आप फिगर भी देखिएगा ना, तो फिगर अभी आपको हम व्हाट्सअप चैनल पर सेंड कर देंगे। वहाँ पर भी आपको एक चीज़ समझ में आएगा कि जैसे ब्रैकियोपोड में था सेम स्ट्रक्चर इसका भी वैसे ही होने वाला है, ठीक है। वो भी एक प्रकार के जैसे गैस्ट्रोपोड था, तो ये सर्पिलाकार था, ऐसे लपेटा हुआ। ये लपेटा हुआ नहीं रहता, इसमें भी चीन हिंज रेखा पाया जाता है इसमें। तो देखो ये दांत जो इनके होते हैं ना, दांत जोड़ा में इसका भी पाया जाएगा। दांत कैसे पाया जाता है? जोड़ों में पाया जाता है। जोड़ों में इसका भी दांत पाया जाएगा। जोड़ा में दांत पाया जाएगा, मतलब 1 जोड़ा 2 जोड़ा ऐसे पाया जाएगा। और ये जितने भी इसके दांत होते हैं सॉकेट से जुड़े होते हैं। सॉकेट हम आपको बताए थे, देखो यहाँ पे ये मार्कर जो है ये दांत है, और इसका जो ठेप्पी है यानी कि ढक्कन है ये सॉकेट है। देखो दांत और सॉकेट में हम इसको धर के मिला दिए, ऐसे जुड़ा रहेगा। दांत और सॉकेट क्या रहेगा? आपस में मिक्स रहेगा। फिर से समझाते हैं, 1 मिनट रुकिए। माइक को हाथ में पकड़ना पड़ रहा है ना, यही सबसे बड़ा ड्रामा है। देखिए यहाँ पर ये है दांत और ये है हमारा सॉकेट, ठीक है। अब इन दोनों को हम क्या करते हैं ना, आपस में देखो मिला दिए। क्या कर दिए? मिला दिया। मिल गया,
ठीक है, इन दोनों को हम आपस में मिला दिए तो देखो एक प्रकार का चिन्ह बन जाता है इस जगह पे। क्या बन जाता है इस जगह पे? एक चिन्ह बन जाता है। वेट, देखो यहाँ पर जहाँ पे ये गया, जहाँ पे ये जा रहा है, इस जगह पे एक चिन्ह बनता है। तो पहले चीज समझ में आ गया कि दांत और सॉकेट एक साथ ही आपको पाए जाएंगे, जहाँ पे दांत वहाँ पे सॉकेट। तो दांत और सॉकेट जहाँ पे जाएंगे ना, वहाँ पे एक निशान बन जाता है। देखिए यहाँ पे क्या बन जाता है? एक निशान बन जाता है, ठीक है। तो देखो अगर निशान बन रहा है ना, तो ये तो पृष्ठीय हो गया भाई। जो सिरा था, सिरा तो पृष्ठीय हो गया, चाहे वो दांते में मतलब सिरे में ना दांत रहेगा ऐसे। तो पृष्ठीय सिरा का दांत तथा, मतलब दांत तथा सॉकेट वाला स्थान को हम लोग क्या बोलते हैं? हिंज रेखा बोलेंगे। मतलब पृष्ठीय सिरा आपको याद नहीं रहेगा तभी कोई दिक्कत नहीं है। दांत तथा सॉकेट, मतलब ये दांत तथा सॉकेट के बीचवा में जहाँ से जुड़ा ना, इस जगह एक रेखा बनता है। इसी रेखा को हम लोग क्या बोल देते हैं यहाँ पे? हिंज रेखा, यानी कि कार्डिनल मार्जिन कहते हैं। इस इंग्लिश में क्या कहते हैं? कार्डिनल मार्जिन कह देते हैं, ठीक है। अब आता है यहाँ पे, इसमें दोनों तरफ चोंच पाया जाएगा और ब्रैकियोपोडा में सिर्फ एक ही तरफ चोंच पाया जाता था, ऐसे नागिन रूप में ऐसे पाया जाता था। तो सिर्फ ऊपर की ओर चोंच, लेकिन एकरा में अंदर से भी चोंच रहेगा। ऐसे में दोनों तरफ से क्या रहता है? चोंच रहता है, ठीक है। मतलब चोंच कहने का मतलब कोई सिरा टाइप का रहेगा। और आपको पता है चोंच को हम लोग यहाँ पे अम्बो बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अम्बो, ठीक है। और इस पूरे इलाके को अगर ये पूरा अगर हम लोग पैक कर देते हैं तो ये पूरे इलाके को हम लोग क्या बोल देते हैं? हिंज क्षेत्र बोलते हैं, यानी कि कार्डिनल एरिया। क्या बोलते हैं इंग्लिश में? कार्डिनल एरिया बोलते हैं इसको, ठीक है। चलिए यहाँ तक भी कोई दिक्कत नहीं है। अगला, यह कहाँ पाया जा रहा था? यह ऑर्डोविशियम में पाया जा रहा था और सिल्यूरियन से पाया जा रहा था, और ये अब तक भी पाया जाता है। यानी कि लैम्बली ब्रोंकिया जितने भी होते हैं वे जो हैं आज भी हमारे पाए जाते हैं। लेकिन ये कब से पाए जा रहे हैं? जैसे हमने पढ़ा था कि जो आपका ब्रैकियोपोड था, ये ब्रैकियोपोड प्री कैम्ब्रियन काल से चलते आ रहा था और प्री कैम्ब्रियन काल से ही पाया जा रहा था इस पृथ्वी पे। लेकिन और उसी का हमें जीवाश्मों के बारे में भी पढ़ना था। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, कुछ लेट से बाद, मतलब अगर उस टाइम में अगर इन जीवों का स्ट्रक्चर बनता तो इन लोग भी ब्रैकियोपोड के ही कैटेगरी में चला जाता और इनका स्ट्रक्चर भी क्या हो जाता आज से बहुत ज़्यादा, मतलब ये अंतर हो जाता। लेकिन देखिए समझिए ध्यान से, क्या होता है कि ये करोड़ों साल बाद आते हैं, तब थोड़ा थोड़ा तो इवोल्यूशन होगा। आप जियोलॉजिकल टाइम स्केल का मेरा 3 घंटे का वीडियो है चैनल पे, उसे आप देख लोगे ना पूरा समझ में आ जाएगा। 3 घंटा पूरा पढ़ाया हुआ है, 3 से 4 घंटा, मतलब 4 दिन तो उसका शूटिंग चला था सिर्फ, इसमें हमने पूरा चीज़ पढ़ाया हुआ है। तो यही चीज़ आता है कि देखो अगर अभी के समय में अगर कोई जन्म लेता है, कोई छोटा जीव हो या बड़ा जीव जो भी है, उसका स्ट्रक्चर कुछ अलग रहेगा। और इसी कैटेगरी का जीव, सेम स्ट्रक्चर वाले जीव अगर आज से 50 करोड़ साल बाद जन्म ले रहा है, तब क्या हो जाएगा? इतना इवोल्यूशन हो जाएगा, वातावरण थोड़ा 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 नहीं बहुत ज़्यादा बदल जाएगा और कुछ नया आ जाएगा हमारे परितंत्र में, और उस जीव का या मतलब क्या होता है, थोड़ा सा स्ट्रक्चर बदल जाएगा। तो सेम आपने देखा कि पूरा परिभाषा, पूरा कॉन्सेप्ट ब्रैकियोपोडा वाला यहाँ पे मैच हो रहा है। बट इसमें क्या होता है कि इवोल्यूशन के कारण उस जीव का स्ट्रक्चर जो वहाँ पे असमान था, यहाँ पे आकर समान हो जाता है पूरा पूरा। देखना अभी इंसानों में भी टकला होने का, बाल झड़ने का, ये सब समस्या आने लगा है। पहले के समय में जो होता था ना, उसके शरीर पर बाल ही बाल रहता था, अब तो पूरा इंसानी गजनी दादा बन चुका है पूरा पूरा, कहीं पर कुछ नहीं मिल रहा है ऐसे में। इसके साथ ही देखिएगा बाल झड़ने वाला कुछ लोग देखिएगा टकला बन जा रहा है, टकला मुंडा एकदम पूरा पूरा बन जा रहा है, ठीक है ना। तो उस समझो क्या होता है, इवोल्यूशन इसी को बोलते हैं। अब आप क्या अपेक्षा कर सकते हैं, इस प्रकार से जब हो रहा है तो अब आप बायोलॉजी के स्टूडेंट अगर हैं तो आपको इवोल्यूशन पूरा पता होगा, डीएनए पूरा पता होगा कि बदलते वातावरण के अनुसार हमारा शरीर भी उसी परिवेश में ढलने लगता है, ठीक है। तो आगे चल के मान लीजिए कि आज से आप 50 लाख साल बाद की कल्पना सिर्फ कर रहे हैं, तो आने वाले समय में क्या लगेगा, सिर्फ चमड़ी रहेगा और इंसान का हाइट पहले बहुत होता था, अब हाइट भी कम होने लगा है, ठीक है। सब नाटा कुटा 12 मुठा का होने लगा है, ठीक है। तो वो सब क्या होने लगेंगे, साइज में कम होने लगेंगे, उनका शरीर मतलब ये बन जाएगा, पूरा पूरा गजनी बना रहेगा सब। तो इसी प्रकार से इवोल्यूशन का एक प्रकार है, ठीक है। इसीलिए कोई समान हो जा रहा है, कोई ये हो जा रहा है। देखिए तो ये पाया जाता है ऑर्डोविशियम में, वो पाया जा रहा था प्री कैम्ब्रियन में, जिसका हम लोग असली आज तक भी वो नाम पूरा ज्ञात नहीं कर सकते, लेकिन एक अनुमानित आपको हम बता दिए थे वहाँ पे, मतलब जियोलॉजिकल टाइम स्केल वीडियो में, उसको देख लीजिएगा थोड़ा सा। सिल्यूरियन, सिल्यूरियन से अब तक पाया जा रहा है। सिल्यूरियन तथा ऑर्डोविशियम ये लगभग है। देखो सिल्यूरियन नया था, सिल्यूरियन से पहले ऑर्डोविशियम आया था, सबसे पहले ऑर्डोविशियम आया था, इसके बाद ही क्या आया था, सिल्यूरियन आया था। देखो ऑर्डोविशियम जो आया था ना, ये आया था आज से 505 मिलियन साल पहले। देखो 505 कहने का मतलब क्या है, पहले आपको ये समझना है। 505 मिलियन ईयर पहले क्या है, एम से मिलियन, वाई से ईयर, 505। आप समझो 10 मिलियन को हम लोग क्या बोलते हैं,
10 मिलियन को क्या बोलते हैं, 10 लाख बोलते हैं, सॉरी 1 मिलियन को, तो इसको 10 मिलियन को 1 करोड़ बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम लोग, 1 करोड़ बोलते हैं, ठीक है। अब 10 गुने 10 कर दो, 10 गुने 10 कर दो, तो 10 गुने 10 करोगे तो कितना हो जाएगा, 10 करोड़। तो 100 मिलियन कहने का मतलब कितना हो गया, 10 करोड़ हो गया, ठीक है, 10 करोड़ हो गया। अब यहाँ पे 100 मिलियन नहीं आपको देखना है, यहाँ पे 500 मिलियन आप अप्रोक्स लेकर चलो, ठीक है। तो कितना हो गया, 50 करोड़। कितना हो गया, 50 करोड़। यानी कि आज से 50 करोड़ साल पहले वाले समय को हम लोग आर्डोविशियम बोलते हैं, ठीक है। और आज से 408 करोड़, कितना, 408 करोड़, यानी कि हम लोग ऐसे बोल सकते हैं, ठीक है। ये हो गया क्या, कोई दिक्कत नहीं ना है, कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं ना है कैमरा में, क्या हो गया, ज़्यादा प्रॉब्लम हो गया, चलेगा ना, यदि इतना नहीं चलेगा। तो देखिए अगर हम सिल्यूरियन की बात करते हैं तो 408 कहने का मतलब हो गया कि 40 करोड़ साल पहले, आज से 40 करोड़ साल पहले जो है आपका सिल्यूरियन था। तो 40 से 50 करोड़ साल पहले जो है ये जीव जन्म लेते हैं आज से, और ये आज भी पाए जाते हैं। आगे समझ में, तो यही है, और अब तक पाए जाते हैं। तो इसका कहने का मतलब है ये पूरा चीज़ आप लिख देना, पूरा समझ में आ जाएगा। और वो प्री कैम्ब्रियन, आज से लगभग तो 100 करोड़ साल पहले वो सब आया हुआ था, प्री कैम्ब्रियन वाला। अब आते हैं इसके भौमिकीय इतिहास पे। तो भौमिकीय इतिहास यह है कि यह जलीय जीव है। यह कैसा जीव है, जलीय जीव है। ये कहाँ पाए जाएंगे, आपको जलों में पाए जाएंगे। और ये एक प्रकार के जल में नहीं पाए जाते हैं, ये सभी प्रकार के जल में पाए जाएंगे। ये लवणीय जल में भी पाए जा सकते हैं, अलवणीय में भी पाए जा सकते हैं, ठीक है। अब आपको कल गैस्ट्रोपोडा पढ़ाए थे, उसमें हमने बताया था कि ये मरुस्थलीय इलाकों में बहुत ज़्यादा पाए जा सकते हैं। उसी प्रकार से लेकिन वो जल में भी पाए जाते थे, लेकिन कौन सा जल में, अलवणीय जल में, ठीक है। और उन लोग लवणीय जल में पाया जा रहा था, समुद्र में साफ बोल दिया था, ब्रैकियोपोडा समुद्र में पाया जा रहा था, और ये सब जीव में मतलब सब प्रकार के जल में पाया जाता है, ठीक है, ऐसे। तो देखो लिखा है यह जलीय जीव है और यह सभी प्रकार के जलों में पाए जाते हैं। लवणीय जलों में यह अत्यधिक तैरते हुए पाया जाता है, मतलब ये समुद्र में। ब्रैकियोपोडा भी तो समुद्र में ही पाया जा रहा था, ब्रैकियोपोडा भी कहाँ पाया जा रहा था, समुद्र के छिछले भागों में, गहराई वाले भागों में पाया जा रहा था। तो सेम ये भी आपको लवणीय जल, लवणीय जल कहने का मतलब क्या है, समुद्री जल। कौन सा जल, समुद्री जल, समुद्र में पाया जाएगा। चलिए इसके भी कुछ इंपॉर्टेंट्स जो लैम्ब्लिब्रोंकिया जो है इनका कुछ एग्जाम्पल हम लोग देख लेते हैं। तो पहला आता है पिन्ना। क्या आता है, पिन्ना, ठीक है। पिन्ना के बाद आपका आ जाता है माइडिनस। क्या आ जाता है, माइडिनस। इसको माइडिनस नहीं माइटिलस इसको बोलते हैं। हमको लगा कि इस जगह पे पूरा मिस्टेक है, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, इसको माइटिलस ना, इसको अच्छे से कर देते हैं माइटिलस, माइटिलस, ठीक है। इसके बाद एक आता है निम्मा। एक क्या आ जाता है हमारे पास, निम्मा। आ गया समझ में। इसके बाद निम्मा भी नहीं होता है, इसको लीमा बोलते हैं। ये कुछ स्टूडेंट्स थे जो नोट किए हुए थे जब हम ऑफलाइन में इसको पढ़ाए थे ना तब। तो ये नीमा क्या होता है, ये तो साबुन का एक प्रकार होता है भाई साहब, ठीक है, लिग्मा। इसके बाद एक ऑस्ट्रिया सही है, इसके बाद ट्राइगोनिया इत्यादि, ये सब पूरा सही है, ठीक है। तो आप ये लैम्ब्लिब्रोंकिया का ये एग्जाम्पल हैं, इसे आप समझ सकते हैं। सबसे पहले आता है पिन्ना, माइटिलस, लिमा, ऑस्ट्रिया, ट्राइगोनिया इत्यादि, ये सब आते हैं। आगे समझे। तो इस प्रकार से आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। एंड आप अगर मेरे जैसे जैसे हमने पढ़ाया होगा उस टाइप से आप नोट किए होंगे तो बेहतर होगा, वो और भी अच्छा है, ठीक है। तो इस प्रकार से आपका खत्म होता है लैम्ब्लिब्रोंकिया। अब आपसे थोड़ा सा कुछ ज़रूरी बात है। ज़रूरी बात यह है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं कुछ मतलब उतना खास नहीं पढ़े हैं, तो आपके लिए प्लेलिस्ट ग्रुप में ही शेयर किया हुआ है, व्हाट्सअप चैनल पे सेंड किया हुआ है। वहाँ पर आप जाओगे और वहाँ से आप शुरू से, अभी टाइम है, ये तो है सबसे बड़ी बात कि आपने टाइम नहीं दिया, लेकिन अभी एक और खुशी की बात है कि अभी भी आपके पास 1-1.5 महीना टाइम है। जितना जितना शॉर्ट हो सकता था, जितना लंबा चौड़ा हो सकता था, उतना एक्सप्लेनेशन मैंने कर दिया है। अब सिर्फ एक टॉपिक और है जो कि ट्राइलोबिटा है। ट्राइलोबिटा पढ़ा देंगे, सिलेबस आपका कंप्लीट हो जाएगा। क्वेश्चन आंसर का सीरीज सिर्फ चलेगा, सिर्फ क्वेश्चन आंसर चलेगा। आपका ऑनलाइन ही टेस्ट होता है, तो ऑनलाइन तरीके से हम टेस्ट भी ले लेंगे आपका, ठीक है। इसी के साथ साथ आपको हम क्या ले लेंगे, अब देखो एक और ड्रामा ये आता है कि अभी पेट्रोलॉजी हम लोग ख़त्म कर चुके थे बहुत पहले, वो गर्मी के दिन में ही हम लोग ख़त्म कर लिए थे। वो वीडियोस तो है ना। अरे भैया देखो, आप लोग बोलते हैं कि क्लास नहीं चल रहा है, क्लास चल रहा है या नहीं चल रहा है उससे क्या मतलब है। आपका वीडियो जब गर्मी में आप लोग एक्टिव नहीं थे ना, तो उस वाले गर्मी में हमने वीडियो को शूट कर दिया है। तो वीडियो सड़ता थोड़े है, ऐसा थोड़े ना कि मतलब बासी हो जाता है, जैसे खाना बासी होता है ना वैसे ख़राब थोड़े हो जाता है वीडियो। उससे गंद थोड़े ना आता है, आने लगता है कि भैया पुराना हो गया, सड़ गया है। ऐसा नहीं हो सकता है। वीडियो को देखिए, हाँ उसमें हो सकता है कि मेरा ढचकल पचकल होगा, गाल और मुंह पचकल होगा उस समय,
ठीक है, बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो गए थे, तबीयत खराब रहता था। तो ऐसा नहीं कि ये सर बहुत पुराना है, इसमें आप अच्छे नहीं दिख रहे हैं, भैया उससे कोई लेना देना नहीं है। खुद हम देखते हैं तो लगता है कि यार फिर से इसको मॉडिफाई करके बनाया जाए क्या, शक्ल अच्छा नहीं लग रहा है। लेकिन कोई बात नहीं, जैसा भी है साउंड सुनो और नॉलेज से मतलब रखो, ठीक है। ये सब कुछ नहीं करना है, उल्टा सीधा बात नहीं बोलना है यहाँ पे कमेंट बॉक्स में, ठीक है ना जी। इसके साथ साथ और भी देखो, इसमें ना आपको स्टेप बाय स्टेप करके आंसर लिखना है। और ऐसा नहीं कि देखो बहुत सारे स्टूडेंट के माइंड में ऐसा कुछ भरा रहता है कि सर 5 नंबर का बोला है तो कम से कम 200 वर्ड में लिखेंगे ना। यहाँ एक बात आपसे हम पूछ रहे हैं, यहाँ आप निबंध लिखने आए हुए हैं का, कि मतलब ये लिखना है, ऐसा नहीं होता है ना। आप निबंध लिखने नहीं आए हैं, आपको मेन कॉन्सेप्ट जो कॉपी चेकर जो होगा उसको देना है। और आप अगर एग्ज़ाम लिख रहे हो तो आपको सिर्फ स्टूडेंट ही नहीं बनना। ये बात मैं पिछले वीडियो में बताया था कि आपको एक कॉपी चेकर बन रहा है, कि अगर आपको कॉपी चेकर बनाया था तो आप कौन कौन नंबर काट सकते थे। ज़्यादा दयावान भी नहीं बनना है कि सर हम तो कहीं नहीं नंबर काटते, ऐसा नहीं बनना है। आप नंबर काटते, लेकिन कहाँ काटते, कौन से काटते, वो चीज़ समझना है। तो फिगर आप पता है कैसे बनाओगे, देखो ये हो गया पहला स्टेप। ये 1 लाइन 2 लाइन में पूरा कर लीजिए, जो भी होगा आपके हिसाब से। कपाट जो है इसको भी पूरा कर लीजिए, और इसी के नीचे इस साइड में आप क्या कर लीजिए, फिगर बना लीजिए, ठीक है। और फिगर यहाँ नहीं मिलेगा, फिगर आपको कहाँ मिल जाएगा, अभी व्हाट्सअप चैनल पे जाइए फटाक से, और वहाँ पे आपको सेंड किया हुआ मिलेगा, ठीक है। और उसके बाद सिर्फ 2 दिन या 3 दिन गिन कर आप वेट करो, पूरा सिलेबस का सत्यानाश ऐसे ही कर देंगे पूरा। आज जो है हम लोग पढ़ने वाले हैं ट्राइलोबाइट्स, जो कि सबसे मेरा फेवरेट एकदम सब्जेक्ट होता है। मतलब एकदम आप देखिए तो पैलेंटोलॉजी का सबसे फेवरेट ये मेरा एक टॉपिक है, जिसको आज के इस वीडियो में हम बेहतर से बेहतर तरीके से आपको समझाने का प्रयास करेंगे। देखिए उससे पहले जो मेरा पुरानी जो परंपरा है भाई, पुरानी परंपराओं को फॉलो करते हुए हम ये बताना चाहते हैं, पुरानी परंपरा मतलब पिछले कुछ वीडियोज़ का परंपरा, उसमें यह है कि ये जो मैं सीरीज चल रहा है ये सिर्फ 5 मार्क्स वाले हैं, ठीक है, 5 मार्क्स वाले। अभी जो मैं यहाँ पे बोर्ड पे आपको जो लिखवाऊंगा, पूरा कॉन्सेप्ट बताऊंगा, समझाऊंगा, इसमें सिर्फ आपको 2.5 मार्क्स मिलने वाले हैं। 2.5 मार्क्स आपको कहाँ मिलेंगे, सिर्फ फिगर पे मिलेंगे, इसलिए आप फिगर पे ज़्यादा गौर करें, ठीक है। आपको फिगर एकदम साइड में यहाँ पर ही दिख जाएगा, यहाँ पे आप जितना भी देखिए सब फिगर ही है पूरा, ठीक है। वो यहाँ पर फिगर आपको बदला बदली भी हो सकता है, कोई बाहर के ऊपर, कोई बाहर की ओर से देखेगा, कोई अंदर की ओर से भी दिख सकता है, पूरा मतलब एनिमेशन टाइप की जगह पर हम लगाते रहेंगे, अपना आपका लगता रहेगा। तो चलिए आज हम लोग पढ़ते हैं ट्राइलोबीटा। आपने नाम बहुत सुना ट्राइलोबीटा का, और हम बताए भी थे, बहुत प्रकार के मतलब क्वेश्चन भी आता था कि ट्राइलोबीटा को अगर तिरछे ढंग से देखा जाए तो कितने भागों में बटा होता है, तो आंसर आता था 2। क्या आता था, 2। लेकिन आज की इस क्लास में हम लोग सारी चीज़ों को कंप्लीट करने वाले हैं। सो जितने भी स्टूडेंट जुड़े हैं, चाहे जितने भी फ्यूचर में कभी भी आप रिकॉर्डेड वीडियो है, कभी भी आप अगर जुड़ रहे हैं तो पूरे क्लास को देखिएगा, उसके बाद ही कहीं पे जाइएगा। तो चलिए हम लोग करते हैं इस क्लास को स्टार्ट। तो देखो सबसे पहले हम लोग पढ़ लिए यहाँ पे, जैसे ब्रैकियोपोडा हमने पढ़ा, ठीक है। और उसके अलावा हमने पढ़ा क्या बोलते हैं उसको, गैस्ट्रोपोड पढ़ लिया, लैम्बरीब्रोंग पढ़ लिए। इसमें से हमने कुछ देखा कि इसमें से ना कुछ जो होते हैं कोमल शरीर वाले, दैट मीन्स कि वो मोलस्का फाइलम के जीव होते हैं। लेकिन यहाँ पर जो ये जीव होगा ये आर्थ्रोपोडा है। कौन सा जीव है, आर्थ्रोपोडा। तो आप इसे एक सेंटेंस में लिख सकते हैं कि ट्राइलोबीटा जो है वो आर्थ्रोपोडा मतलब समूह का एक सदस्य होता है, ठीक है। अभी देखिए हमने कभी भी ब्रैकियोपोड को एक जीव नहीं माना है, सिर्फ वो एक जीव नहीं है, उसके वो एक जीव का प्रजाति बोल सकते हैं, समुदाय या वर्ग बोल सकते हैं। उसमें बहुत प्रकार के, लास्ट में आपको हम देता हूँ ना एग्जाम्पल, वो जितना भी एग्जाम्पल होता है ना वो एग्जाम्पल उसमें होता है। फॉर एग्जाम्पल मानव, फॉर एग्जाम्पल क्या होता है, मानव। तो मानव में क्या आता है, स्त्री प्लस पुरुष दोनों आ जाते हैं ना, ये दोनों आते हैं, तो मानव एक जाति हो गया। होमोसेपियंस, होमोसेपियंस, ठीक है। इस ऐसा कैटेगरी है, ये क्या है, ये कैटेगरी। तो इस कैटेगरी में बहुत प्रकार के जीव आते हैं जो कि आपको अलग अलग स्ट्रक्चर से आपको मिल जाएंगे। आपने कॉकरोच देखा होगा, कॉकरोच जैसा स्ट्रक्चर वाला आपको फिगर भी अभी एनिमेशन में यहाँ पे आते रहेगा, वो सब आप देखते चलना, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आता है आर्थ्रोपोडा। आर्थ्रोपोडा पहले आप ये समझो, बायोलॉजी वाले स्टूडेंट बेहतर ढंग से समझते होंगे आर्थ्रोपोडा क्या होता है। आर्थ्रोपोडा में आते हैं कीड़े मकोड़े, क्या आते हैं, कीड़े मकोड़े आते हैं। आर्थ्रोपोडा में क्या आ जाते हैं आपके, कीड़े मकोड़े। और कीड़े मकोड़े जो है ना पूरे पृथ्वी का 1/3 भाग को, पूरे पृथ्वी के 1/3 भाग को अपने मतलब कब्जे में रखे हुए हैं। मतलब समझो कि इंसान यहाँ पे हमारे पास 1.7, ध्यान रखना 1.7 से लेकर 1.8 मिलियन तक हमारे पास सिर्फ जीवों की प्रजाति है। याद रखिएगा बढ़िया से ना, एकदम एक एक कॉन्सेप्ट पे ध्यान देना है। 1.7 से 1.8 मिलियन तक हमारे पास यहाँ पे पृथ्वी पर ज्ञात, ऐसा नहीं कि अज्ञात है, ये ज्ञात है, इतने प्रकार के जीवों का प्रजाति है भाई साहब। जात बोल सकते हैं, मतलब इतना जीव नहीं है, मतलब इसको प्रजाति के रूप में हम लोग देखते हैं, जाति स्पीसीज है इतना, समझ। मतलब इसको मिलियन में है तो इसको ऐसे देखो तो कितना हो जाएगा, 1 मिलियन को 10 लाख बोलते हैं, तो 7 है तो कितना बोल देंगे इसको,
17 लाख, 17 से 18 लाख जो है वो स्पीसीज है, सिर्फ जाति है। तो समझो इसी 17 से 18 लाख जातियों में से एक जाति है हमारा मानव, है कि नहीं। और देखो मानवों की संख्या कितना है, अप्रोक्स 7 अरब के अप्रोक्स में हम लोग पूरे विश्व की जनसंख्या को मतलब काउंट करते हैं, ठीक है ना, ऐसे। तो समझो इतना में से एक है। अब इसी में से पूरे 17 से 18 लाख में से 1/3 भाग जो है पूरे पृथ्वी का, मतलब 1/3 जो पूरा भाग है पूरे पृथ्वी का, तिहाई भाग पर सिर्फ आर्थ्रोपोडा है। यहाँ पर भी आर्थ्रोपोडा है, कीड़े मकोड़े हैं, सूक्ष्मजीव सूक्ष्मजीव जितने होते हैं ना सब इसी में आ जाते हैं। ऐसे में उस तरीके से आपने पढ़ा होगा मोनेरा, प्रोटिस्टा, ये सब बहुत आप देखे होंगे, है ना। तो ये सब का भी अलग अलग पूरा कैटेगरी बांट कर रखा हुआ है। तो बायो वाले स्टूडेंट जो होंगे वो बेहतर तरीके से समझते होंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन हमारे पास ये आता है कि इस पृथ्वी पर कुल जीवों की जातियों की संख्या क्या है। थोड़ा सा बायोलॉजी में हम लोग एंटर करना पड़ेगा। कितना होता है 1.7 से लेकर 1.8 मिलियन, यानी कि 17 से 18 लाख के अप्रोक्स। और आर्थ्रोपोडा में कौन से जीव आते हैं, कीड़े मकोड़े। तो ऐसा कोई जीव जो कीड़े मकोड़े की कैटेगरी में आता है, जैसे तेलचट्टा हो गया, है ना, उसी कॉकरोच बोलते हैं। इस टाइप के जितने भी आते हैं आपको, जैसे मक्खी हो गया, ठीक है, ये सब मच्छर हो गया, ये सब जितने भी होते हैं ना, ये सब आपको किस में आ जाते हैं, आर्थ्रोपोडा में आ जाते हैं। एग्जाम्पल आप लिख सकते हो यहाँ पे मधुमक्खी, क्या लिख सकते हो, मधुमक्खी। और मधुमक्खी तो चलो उधर बायोलॉजी में हम लोग चले जाएंगे, लेकिन सबसे बेहतर एग्जाम्पल आप यही लिख दो, ट्राइलोबीटा। क्या हो जाएगा, ट्राइलोबीटा। ट्राइलोबीटा जो है आपका खुद किसका है, आर्थ्रोपोडा का सदस्य है। इसी के साथ साथ इसका जो ओरिजिनल जो क्लास है वो क्लास है क्रस्टेशिया। क्लास का नाम याद रखें, क्लास का मतलब होता है वर्ग। क्या होता है, वर्ग। तो बायोलॉजी में आपने पढ़ा होगा वर्ग पढ़ा होगा, उसके पास गण पढ़ा होगा, ठीक है, उसके बाद आपने वंश के बाद क्लास, वर्ग, ये सब बहुत सारा आता है, ठीक है ना। इस टाइप से इसका जो क्लास है, क्लास के बाद उप क्लास भी आता है। तो क्लास इसका है क्रस्टेशिया, और इसका जो उप क्लास है, उप क्लास को हम लोग कहते हैं ट्राइलोबीटा। याद रखिएगा, ट्राइलोबीटा जो है ना, ये एक उप क्लास का नाम है। बताया था ना मैंने कि ये एक ग्रुप है, एक प्रजातियों का ये ग्रुप है, ऐसा में। उसी प्रकार से ये क्या हो गया आपका, ट्राइलोबीटा जो है उप क्लास है। तो ये अगर बोलेगा, अगर ऐसा भी दे देगा क्रस्टेशिया, तो क्रस्टेशिया में थोड़ा सा हमको मतलब ऐसे ही जीवों का ऊपर से आकारी की मोटा मोटी बताना होगा, ऐसा समझ। और अगर उप क्लास में जाते हैं थोड़ा सा डीप में जाना पड़ेगा, जूम करना पड़ेगा। जैसे नहीं होता है एक ब्रह्मांड है भैया, आराम से छोटा दिख रहा है, उसको शॉर्टकट बता देंगे कि भाई ऐसा संरचना है, जूम करो जूम करो जूम करो जूम करो, जूम करते 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 एकदम डीप में जाना पड़ता है। तो ऐसे ही क्लास जो होता है थोड़ा सा इससे ऊपरी मतलब पद का हो गया, और इससे नीचे में क्या हो गया आपका उप क्लास। तो उप क्लास को हम लोग बोलते हैं ट्राइलोबीटा। क्या बोलते हैं, ट्राइलोबीटा। अभी देखिएगा इसमें आएंगे बहुत सारे जीव, इसमें आएंगे बहुत सारे जीव, ऐसा समझ में, इसमें आ जाएंगे बहुत सारे जीव। और जब जीव आ जाएंगे तो उनके बारे में मतलब उनका स्ट्रक्चर ऐसे ही हो जाएगा। देखो यहाँ पे सामने आप सब कुछ देख रहे हो। देखिए इसका अवशेष केवल कहाँ मिलेगा, पूरा जीवी। कहाँ मिलेगा, पूरा जीवी कालीन सेलों में मिलता है। आपको जब हम जियोलॉजिकल टाइम स्केल बताए थे ना, पूरा भैया जियोलॉजिकल टाइम स्केल में, देखिए आपको मैंने वहाँ पे 3 प्रकार के जीवी बताए। एक बताया होगा पूरा जीवी, एक बताया होगा मध्य जीवी, और एक बताया होगा नवजीवी। हम लोग नवजीवी में आते हैं, हम लोग नवजीवी में आते हैं। और मध्य जीवी में वो डायनासोर के अप्रोक्स में थे, और पूरा जीवी सबसे प्राचीन, ऐसा में। तो यही है, पूरा जीवी सेलों में पाए जाते हैं आपको कॉमन, तो पाए जाते हैं ट्राइलोबाइट्स। क्या पाए जाते हैं, ट्राइलोबाइट्स पाए जाते हैं। पूरा जीवी मतलब होता है पुराने समय के सेल। क्या होते हैं, पुराने समय के सेल। जो एकदम पुराने, जब जीव जंतु का उत्पत्ति हो रहा था तो उसको पूरा जीवी का नाम हम लोग देते हैं, और उस समय के जो सेल थे उसे ही हम लोग बोलते हैं पूरा जीवी सेल, ठीक है। पूरा जीवी कालीन मतलब पूरा जीवी काल का सेल, ठीक है। ट्राइलोबीटा उस समय पाए जाते थे। यह सागरों में पाया जाता है। कहाँ पे पाया जाता है, सागरों में पाया जाता है। एकदम कंफर्म करो भैया, खेलते हंसते खेलते रोते गाते कैसे भी पढ़ लो, ठीक है। देखिए यह सागरों में पाया जाने वाला छोटे आकार का जीव है। छोटे आकार, मैंने बताया था ना कीड़े मकोड़े, तो क्या हो जाएगा आपका, छोटे आकार के ये जीव होते हैं, सागरों में पाए जाते हैं, छोटे आकार, यानी कि सागरों के कीड़ा इसे कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, सागरों का कीड़ा कहते हैं। इसकी काया, काया का मतलब क्या होता है, शरीर। काया का मतलब क्या होता है, शरीर होता है ना। इसका जो शरीर होता है गोल होता है। कैसा होता है, गोल हो जाता है। आप देख पा रहे हो, गोलाकार स्ट्रक्चर, मतलब ऐसे आपको ऊपर से लगाना कि नहीं भैया ये तो बेलनाकार लग रहा है, लेकिन गोलाकार है, लेकिन ये लंबोतरी होता है, थोड़ा सा लंबवत रहता है। ऐसे देखो, ऐसे थोड़ा सा है ना, ऊपर और नीचे ऐसा कुछ होता है इसका, ठीक है। लंबोतरी, गोलाकार लेकिन होता है। जैसे मैं यहाँ पे हूँ, ठीक है। अभी देखो
सेम अगर देखा जाए तो मेरा मुंडी ऊपर है, ठीक है, नीचे हम ऐसे हैं, शरीरवा तो गोला ही है ना, मतलब गोला नहीं, मतलब जैसा भी है, क्या है, शरीर तो गोला है, ऐसे में क्या है, शरीर मेरा गोला, लेकिन लंबा भी तो है, लेकिन क्या है, हम लंबा भी है। तो यही बात है, इसकी काया होता है गोल और लंबोदरी होती है, तथा इसका शरीर जो है ना 3 भागों में विभक्त होती है। कितने भागों में होती है? 3 भागों में। मैं हर बार अपने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में 2 भागों में बताया हुआ हूं कि ट्राइलोबिटा के शरीर तिरछे ढंग से देखने पर कितने भागों में दिखता है? 2 भागों में दिखता है। कितने भागों में? 2। तो वहां पे आंसर उसको 2 हो जाएगा, लेकिन अगर डायरेक्ट इसका अगर फिगर देखा जाए तो आपको ऐसे भी दिख रहा होगा 3 भागों में। कितना दिख रहा है? 3 भागों में दिख रहा है ऐसे। अगला, ठीक है, इसलिए इसे हम लोग ट्राइलोबाइट्स कहते हैं। क्या कहते हैं? ट्राइलोबाइट्स, ठीक है। तो अगर आपका ऑप्शन 2 दे तो 2 टिक करना है, 3 दे तो 3 टिक करना है, और अगर दोनों दे, 2 3 भी दे दे तो आपको 2 ही टिक करना है, 3 यहाँ पे टिक नहीं करना है। ऐसे में चलिए, तो यहाँ पे होता है कि 3 भागों में विभक्त होती है। अगर तिरछे ढंग से देगा ना, तभी तिरछे ढंग से देगा तबे 2 में, मतलब ये आपको टिक करना है। और अगर सिंपली दे दिया ऐसे ही कि ट्राइलोबिटा के शरीर जो होते हैं कितने भागों में विभक्त होते हैं, तो वहाँ पे आप टिक कर देना 3। कितना टिक करना है? 3। और ऐसे आपको कितना करना है? 2। ठीक है, याद रखिएगा। इसलिए इसे क्या कहते हैं? ट्राइलोबिटा। इसका शरीर 3 भागों में बटा होता है ना ऐसे ऐसे, इसीलिए हम लोग क्या बोलते हैं? इसको ट्राइलोबिटा कह देते हैं। ठीक है, चलिए, इसकी ऊपर का पृष्ठ सतह आप देख पा रहे हैं, ऊपर में एक सतह बना हुआ है, ऊपर में यहाँ पे मुंडी के पास क्या बना हुआ है? एक सतह बना हुआ है। इस सतह को हम, ये कैल्शियम ही होता है। जैसे ब्रैकियोपोड में, गैस्ट्रोपोड में और लैमेलिब्रोंक में हमने देखा कि ऊपर से एक सेल पाया जाता है, सेल, जिसको SHELL कहते हैं। क्या कहते हैं? SHELL। अच्छा देखो, एक यहाँ भी सेल आया हुआ है, कहाँ पे? पुराजीवी कालीन सेल हो। ये सेल का मतलब स्टोन है ना, रॉक्स जिसको बोलते हैं, यानी कि क्या बोलते हैं? इग्नियस रॉक। इग्नियस रॉक ऐसे होता है ना, इस प्रकार से रॉक में। तो देखो, यह कैल्शियम ही होता है। कैल्शियम ही मतलब जितने भी कवच बनते हैं ना भाई साहब, वो कैल्शियम का ही होते हैं। फॉर एग्जांपल, आपसे क्वेश्चन है, जो अंडा होता है ना, अंडा, तो कोई भी अंडा के ऊपर का कोई कवच होता है? अरे भैया, उसी को ना फोड़कर अंदर में से चूजा निकलता है, या चूजा नहीं निकला, या मुर्गी का अंडा हो गया। तो जो अंडा नॉर्मल हम लोग भी खाते हैं, उसके ऊपर में भी क्या होता है? कवच होता है, सेम कवच होता है। तो वो कवच किस पदार्थ का बना होता है? आपसे क्वेश्चन है, जल्दी से यहाँ पे रिप्लाई कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में भी आप रिप्लाई कीजिएगा। ठीक है, तो चलिए, ये कैसा होता है? कैल्शियम। और एक हिंट आपको देना चाहते हैं कि मैक्सिमम जो जीवों का जो कवच होता है, चाहे वो अंडे का हो जाए, चाहे अगर जैसे हम लोग ब्रैकियोपोड पढ़े, गैस्ट्रोपोड पढ़े, ये सब का कवच जो होता है ना, ये कवच होता है कैल्शियम कार्बोनेट का। किस चीज़ का होता है? कैल्शियम कार्बोनेट का। तो कैल्शियम कार्बोनेट तो एक यौगिक हो गया, लेकिन हम लोग एक लाइन में उसको कैल्शियम ही बोल सकते हैं। ठीक है, तो इसके ऊपर का जो सतह है ना, थोड़ा सा मतलब एक ढक्कन टाइप के लगा हुआ है ऊपर में, जो कि क्या दिखता है आपको? कि कैल्शियम ही होता है। ठीक है, इसे पृष्ठीय शिल्ड कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? पृष्ठीय शिल्ड कहा जाता है। पृष्ठीय शिल्ड कहते हैं ना, ऊपर वाले भाग को क्या बोलते हैं? जिसको मुंडी कहते हैं उसको क्या बोलते हैं? पृष्ठीय शिल्ड। उसको हम लोग जो है बोल देते हैं। कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। तो चलिए, एकदम कंप्लीट पूरा एकदम देखते चलो, फिगर को आपको देखते चलना है। देखिए, बहुत सारे बुक में ना आपको ऐसे ही दे देगा, मतलब जैसे पहले रंगीन टीवी, सादा टीवी, ऐसे याद आता ना, वाइट वाइट ऐसा। तो हम आपको इंटरनेट से डाउनलोड करके दे दिए हैं कि आपको सिर्फ नाम पता चले या ना चले, नाम आप वहाँ पे दर्शाओ या मत दर्शाओ, लेकिन आपको मेन जो भाग है, अगर आप इसे प्रिंट मतलब छाप लेते हैं, तो छापने के बाद देखो आपको क्या करना है कि आप तो ये तो बता सकते हैं ना कि पृष्ठीय शिल्ड, यानी कि मुड़ी को इंडिकेट करके आप तो बता सकते हैं ना कि ये क्या है? आपका पृष्ठीय शिल्ड होता है। इस प्रकार से आपको कुछ कुछ भागों का नाम जो है उसको लिखना पड़ेगा। ठीक है, यह एक अवशेष के रूप में पाया जाता है। कैसे पाया जाता है? अवशेष के रूप में पाया जाता है। और सिर जो ढकता है ना, ऊपर से जो ढक के रखा है, तो सिर ढकने वाले भाग को हम लोग इसको कैफेलिन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कैफेलिन। तो क्या आप नहीं लिख सकते हैं कि इसका जो मुंडी है, इसके मुंडी वाले भाग को हम लोग कैफेलिन बोलते हैं? आराम से लिखा जाएगा। ठीक है, बोर्ड पे फिगर बनाना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जा रहा था, इसीलिए हमने इसको नहीं बनाया है। यह अर्धवृत्ताकार होता है। अर्धवृत्त क्या होता है? अर्धवृत्त क्या होता है? देखो इधर देखो, साइड में यहाँ देखो, अर्धवृत्त ऐसे ही तो होता है, ऐसे तो ऊपर से होता है, बट ये थोड़ा सा इसका स्ट्रक्चर वो ऐसे हो जाता है, ऐसे। तो अर्धवृत्त हम लोग, अरे भैया यहाँ पे हम लोग मैथ तो नहीं ना पढ़ रहे हैं, यहाँ पे जियोलॉजी पढ़ रहे हैं, उसका थोड़ा सा आकारिकी के बारे में हम लोग देख रहे हैं कि भैया इसका आकारिकी कैसा होता है। अगर आपसे कोई बोले कि एक क्या बोलते हैं उसको, कि आप संयोजी ऊतक ले लो, पेशीय ऊतक ले लो। पेशीय ऊतक समझते हैं आप, बायोलॉजी वाले होंगे तो पता होगा। पेशीय ऊतक का अगर संरचना आपसे बोल दिया कोई कि बेलनाकार होता है, तो क्या सच में बेलना होता है? नहीं ना, ऐसा होता है पूरा व्यास उसका सीमित थोड़ी रहेगा, असीमित भी तो होता है। ऐसा में तो यही समझना है आपको कि अगर अर्धवृत्त बोल रहे हैं तो पूरा अर्धवृत्त वहाँ पे नहीं होगा। ऐसा में तो अर्धवृत्ताकार टाइप के कुछ होता है। ऊपर के जो भाग होता है, टोपिया जिसको कैप बोलते हैं, ये अर्धवृत्ताकार भाग का होता है। पहले ट्राइलोबिटा को 2 भाग में बांटा जाता था, समझो ध्यान से।
यही 2 भाग वहाँ पे दिया है। अब जो तिरछे ढंग से भी है ना, 2 भागों में क्या किया जाता था, बांटा जाता था। कौन सा, जो लाइनिंग पहले आता था ना, इसका जो शरीर जो होता है 3 भागों में विभक्त होता था, पहले इनका शरीर 2 भागों में विभक्त होता था। इसलिए पुरानी परंपराओं के अनुसार सारे बुक्स में क्या देता है, 2 भागों में। लेकिन इवोल्यूशन यानी कि विकास का क्रम बताए थे कल की वीडियो में हमने इंसानों के बारे में बताया था कि कुछ दिन में इंसान जो होता है 12 मुठा का होने चला है, यानी कि मतलब नाटा खुटा होने चला है, छोटा छोटा होने लगा है। कुछ दिन में इंसान गजनी दादा एकदम पैदा लेने लगेगा। इस प्रकार से जो है इसका शरीर पहले 2 भागों में बढ़ता था, लेकिन विकास के क्रम इसी को क्या बोलते हैं इंग्लिश में, इवोल्यूशन। क्या बोलते हैं इसको, इवोल्यूशन। की जो चीज़ का यूज नहीं है भैया फालतू में वो चीज़ है, ठीक है। इसे कितने भागों में बांटा जाने लगा, 3 भागों में। मतलब शरीर में कुछ डिफरेंट संरचना हो गया। क्या हो गया, डिफरेंट संरचना हो गया। तो इसलिए इसे कितने भागों में बांटा जाने लगा, 3। और इसके 3 प्रकार भी होते हैं। देखो यहाँ पे जो नए सिरे से जो बांटा गया है ना, इसको 3 भागों में हम लोग ये करते हैं। तो ऑप्शन देखिए, सबसे पहले आता है प्रोपेरिया। क्या आता है, प्रोपेरिया। और दूसरा आता है, ठीक है, अपिस्थोपेरिया। क्या आ जाता है, अपिस्थोपेरिया। इसके बाद हाइपोपेरिया। क्या आता है, हाइपोपेरिया। तो 3 प्रकार के हमारे ट्राइलोबाइट्स होते हैं। अभी आपसे पूछ सकता है कि प्रोपेरिया क्या होते हैं, मतलब किसके प्रकार है, तो किसका, ट्राइलोबिटा का। अपिस्थोपेरिया किसका है, ट्राइलोबिटा का। हाइपोपेरिया क्या है, ट्राइलोबिटा का होता है, ठीक है। तो चलिए इसका भौमिकीय इतिहास देख लेते हैं थोड़ा सा। यह सागरीय जीव है, बता दिए थे ना, ऊपर में ही बताया हुआ है कि यह सागरों में पाया जाने वाला छोटे आकार का जीव है। इसकी काया गोल एवं लंबोतरी होती है। इसे 3 भागों में बांटा जाता है, इसीलिए इसको ट्राइलोबिटा नाम दिया गया है। ऊपर के भाग को हम लोग कैफेलिन कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको, कैफेलिन बोलते हैं। ऊपर के जो सिरा होता है, ऊपर का संरचना इसका अर्धवृत्ताकार होता है, ठीक है। बस हो गया। पहले ट्राइलोबिटा को 2 भागों में बांटा गया था, लेकिन अब कितने भागों में बांटा गया है, इसको 3 भागों में बांटा गया है। किस आधार पर बांटा गया है, विकास के क्रम के आधार पर इसे बांटा गया है। बहुत ईजी हो गया। चलो भौमिकीय इतिहास देख लो। यह सागरीय जीव है तथा पुराजीवी सेलों में पाया जाता है। मतलब इसका जियोलॉजिकल जो हिस्ट्री है ये मतलब ये बताता है कि यह सागरीय जीव है और यह पुराजीवी सेलों में पाया जाता है। इसमें से कुछ तैरने वाले होते हैं, भैया समुद्र में तो थोड़े ना डूब के मरेगा, ठीक है, उसमें तैरने वाले पाया जाता है। अगला, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ देखो, आंख फाड़ के यहाँ से सीधे तकना, यहाँ पे देखो, ये सूचक जीवाश्म के रूप में प्रयुक्त होते हैं। पूछता है, ऑप्शन में पूछता है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सूचक जीवाश्म है। अब मेरे ऑब्जेक्टिव वीडियोज का सीरीज 2-3 लाया था मैंने बीच में, उसको देख लीजिएगा। इसमें मैंने बताया था कि भाई ये सूचक मतलब निम्नलिखित में से कौन सा सूचक जीवाश्म है, तो कौन सा, ट्राइलोबिटा। क्या होता है, ट्राइलोबिटा। आपको ऑप्शन भी दे देगा, क्या देगा, ब्रैकियोपोड, गैस्ट्रोपोड, ये ट्राइलोबाइट्स, ठीक है, और एक लैमलिब्रोंक। 4 ऑप्शन देगा। तो कौन सा टिक करोगे, एकदम आंख मूंद के चुटकी बजा के एकदम कर देना। क्या चीज़ आपका, मेरे से चुटकी भी नहीं बजता भाई साहब, चुटकी सच में नहीं आता बजाना। चुटकियों में तो बोल देते हैं, लेकिन चुटकी बजाना नहीं आता। तो क्या होता है, तो देखो सूचक जीवाश्म के रूप में यूज हम लोग किसको करते हैं, ट्राइलोबिटा को बोलते हैं, ठीक है। कुछ प्रमुख ट्राइलोबिटा, देखो जीव का नाम आने लगा ना, तो बोलते हैं ओलेनेल्स, ओनेलेंस होता है कि ओनेलेनस होता है, आई होप, हाँ ओलेनेलस होता है ना। यहाँ पे थोड़ा सा मेरे को कंफ्यूजन था, ओलेनेलस हो गया। इसके बाद एम्पिनस, क्या होता है वो, एम्पिनस होता है। एक सेकेंड, हाँ एम्पिनस, एम्पिक्स होता है ना जी, एम्पिक्स। एक सेकेंड, रुक जाइए। हाँ देखो, इसको बोलते हैं एम्पिक्स। एंड इसके बाद एक आ गया कैलिमिन और एक आ गया एसाफस ना, एक आ गया क्या चीज़ आपका, एसाफस इत्यादि। तो ये हमारे ट्राइलोबिटा जो हैं ये खत्म होते हैं। इसमें आपको 5 नंबर मिलते हैं। जो फिगर आपको दिख रहा है, ये फिगर को आप बना लो, 2.5 नंबर मिल जाएगा। इसको बना लो, 2.5 नंबर मिल जाएगा। लेकिन हाँ, लिखने का जो सिद्धांत है ये सबसे बेहद जरूरी है, क्योंकि जब आपको लिखने नहीं आएगा ना, तब बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाएगा। यानी कि आप लिखने अगर जब तक नहीं सीखते हो तब तक नहीं। आपको कितना भी आपको कंफर्म है ट्राइलोबिटा, चाहे आपको ब्रैकियोपोड, गैस्ट्रोपोड, लैमलिब्रोंक कुछ भी है, पूरा कंप्लीट है, लेकिन आपको उसको सजा कर और बढ़िया से डायग्राम बनाने। मैंने देखा भाई, जब मैं यहाँ पे पढ़ा लेता हूँ, पढ़ाने के बाद अभी ये जैसे ट्राइलोबिटा का फोटो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, इस ट्राइलोबिटा का फोटो को मैं सेंड करूँगा ग्रुप में, हर जगह आपके पास तक पहुँच जाएगा ये पूरा, अगर आप मेरे से पहले से कॉन्टैक्ट में होंगे तब से। लेकिन उनको मैं बार बार बोलता हूँ कि भैया इसको फिगर बना के ना आप हमें सेंड कीजिए, कि आपको मैं ये उसका जो है पूरा बता सकूं कि भाई कहाँ मिस्टेक हो रहा है, कहाँ पे इसको क्या सुधारना है। मैक्सिमम लोगों का 99.9% लोगों का गलती हो जाता है। मतलब यार, अगर आप लोग के गुड्डा गुड़िया छापना हो ना, बड़ा फटाफट छाप लीजिएगा, लेकिन एक ऐसा फिगर नहीं छाप सकते। इसमें ना आपका टैलेंट है, असली टैलेंट इसमें। इसको मतलब आप इसे छापिएगा तो इससे आपको कुछ मतलब मार्क्स मिलेंगे, उससे क्या मिलेगा, ठीक है। तो चलिए, यहाँ तक आपका कंप्लीट है। आप अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप स्क्रीनशॉट इसे ले सकते हैं। हम इधर हो जाते हैं थोड़ा सा, हाँ, तो आप इसे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। और ऐसे आई होप दैट समझ में आ गया, समझ में आया होगा तो
तो ही कहना, अन्यथा अगर नहीं आया होगा तो बोल देना कि नहीं आया और फिर से देखना। इसका कोई इलाज नहीं है, क्योंकि रिकॉर्डेड वीडियो का यही फायदा है कि अगर नहीं समझ आया तो फिर से देखो, पूरा चीज़ एक्सप्लेन किया जा चुका है, ठीक है। और हाँ, आज के बाद हमारा ये चैप्टर खत्म होता है, पैलियोंटोलॉजी और मॉर्फोलॉजी, जिसको पैलियोंटोलॉजी मॉर्फोलॉजी हम लोग बोलते हैं ना।